ये कहानी एक ऐसे बच्चे की जो कि काफ़ी ज़्यादा वीक समझा जा रहा होता है। लोग उसको बिल्कुल अच्छे से ट्रीट नहीं करते बिकॉज़ वो एक ऑर्फन होता है। लेकिन आगे चल के वो एक मोस्ट पावरफुल सॉर्सरर बनता है। सॉर्सरर एक मैजिशियन की तरह होते हैं और वे मैजिक यूज़ करते हैं। लेकिन लोग सॉर्सरर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। लेकिन इस बंदे की कहानी अलग होती है। ये बंदा इतना पावरफुल बनता है कि आगे चल के इसको डेमन लॉर्ड का भी सामना करना पड़ता है और बाकी सारे सॉर्सरर्स होते हैं उनका भी सामना करना पड़ता है। और ये एक एल्फ को भी सेव कर लेता है जो कि खुद एक पावरफुल होती है लेकिन किसी को नहीं पता होता है। लेकिन इसके यहाँ मेड के तौर पर काम करती है जिनके बीच इनका लव तो डेवलप होता है। लेकिन ना मेड को ना ही इसको दोनों को ही लव के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती, इसलिए काफी ऑकवर्ड लव स्टोरी जाती है। लेकिन काफी इंटरेस्टिंग और काफी फनी भी होती है। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमको दिखाया जाता है एक नाइट का जो कि एक गर्ल को हरेस कर रहा होता है और जो उसे मारने वाला होता है, लेकिन वह चिल्लाने लगती है और अचानक से उस पर स्लैप मारती से देखकर एकदम शॉक्ड रह जाती है क्योंकि उसके इस चेहरे की जो स्किन होती है वह निकल जाती है। वह कहने लगता है तो अभी वो उसको सेक्रीफाइस करने वाला, उसका पूरा चेहरा होता है वो केवल माँ से दिख रहा होता है। वो उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है। बंदा उसे जैसे मारने वाला होता है, वह गर्ल चिल्लाती है हेल्प की, लेकिन पीछे से बंदा आकर उसको सर को पकड़कर उठा लेता है। तो नाइट कहता है आखिर वह कौन है, तो ये पीछे बंदा होता है, वह सॉर्सर होता है और वह कहता है उसका नाम जैक है। आखिर वह सोने की ट्राई कर रहा था लेकिन तुम उसकी टेरिटरी में घुसकर आ गए जिससे उसकी नींद खराब हो गई है। वह बंदा सोचता है क्या ये जैक है जो कि सॉर्सर है, सच में बहुत पावरफुल है। और वह कहने लगता है डरते हुए मुझे माफ़ कर दो, मैं सिर्फ तुम्हारी टेरिटरी में गलती से आ गया था, तो मुझे जाने दोगे, तुम अपनी सारी जो भी सॉर्सरी स्किल्स मैंने सीखी है न्यू उनको भी मैं तुमको बता दूंगा। लेकिन इस बात में जैक काफ़ी ज़्यादा ही गुस्सा दिख रहा होता है। उसे उस तरह की ईविल टेक्निक्स की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसीलिए उसके सर को क्रश कर देता है। लेकिन जिस वजह से वह ब्लडी ब्लड समय हो जाता है, वह गर्ल के ऊपर गिरता है तो वह गर्ल भी वहीं पर बेहोश हो जाती है। जैक सोचता है आखिर ये क्या, वह गर्ल उसकी वजह से ही फेंटेड हुई है, क्या उसको उसे सीपीआर देना चाहिए। लेकिन तभी वह देखता है ठीक है, और ये कहकर अपनी मैजिक यूज करता है जिससे कि सब कुछ ब्लड वगैरह होता है वापस से बंदे के सिर में चला जाता है और बंदा नॉर्मल हो जाता है, उसकी स्किन भी उसके चेहरे पर आ जाती है। फिर तभी देखता है उस गर्ल के गले में एक क्रॉस पड़ा होता है, यानी वे चर्च से होती है। वह उसको सोचने लगता है देखकर यदि मैं एक सॉर्सरर हूँ और सॉर्सर और चर्च की काफ़ी बड़ी दुश्मनी चलती रहती है और मैं यदि लेकर जाऊँगा उसे चर्च में तो लोग समझेंगे कि इसके साथ में जो भी कुछ गलत हुआ है वह मैंने ही किया है, इसलिए इसको टेलीपोर्ट कर देता हूँ उसके रूम में यानी चर्च में, जिससे कि उठे तो सोचे ये एक सपना था। टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करने लगता है उसको उसके घर टेलीपोर्ट करने के लिए, लेकिन उस मैजिक को पूरा होने से पहले ही वहाँ पर कुछ रुकावट आने लगती है। तो वह सोचता है क्या आखिर ये क्या, बिकॉज पीछे से अचानक सर्कल आता है और जहाँ पर उससे पावरफुल एक सोर्सर आ जाता है जिसका नाम बार्ब होता है। वह कहता है आखिर वह यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या चल रहा है। तो उसको जैक बताता है कि वैसे यहाँ पर वे एक छोटे मोटे कीड़े को मारने के आया है जो तो बहुत थोड़ी परेशानी खड़ी कर रहा था, शोर मचा रहा था। वह कहने लगता हाँ बिल्कुल, हम जैसे सॉर्सर होते हैं उनके लिए आम लोग हैं बिल्कुल ही बेकार हैं, वीक लोग बिल्कुल बेकार हैं। हम लोगों का केवल एक ही मकसद होता है जो कि और ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल बनना। तभी उस गर्ल की तरफ देखता और कहता कि ये गर्ल कौन है, ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा ही माना है इसके बॉडी में, क्यों ना हम इसको सेक्रीफाइस के तौर पर यूज करके और दोनों लोग पावरफुल और बन जाएं। तो जैक कहता नहीं, उसे खुद को पावरफुल बनाने के लिए किसी सेक्रीफाइस की जरूरत नहीं है, इसीलिए वह उसको वापस भेजने वाला है जहाँ से कि आई है। और ये कहकर टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करने लगता है और उसको वहाँ से टेलीपोर्ट कर देता है और वह वहाँ से जाने लगता है। लेकिन बार होता है वो उसके पीछे जाते हुए बताता है क्या तुम्हें उस न्यूज के बारे में पता है जो मतलब 13 जर्नल मतलब 8 सॉर्सरर्स हैं उनमें से एक जो 13 में आए 13वां वह मर चुका है, इसलिए उसकी पोजीशन अभी खाली हो गई है और उसके लिए अभी ऑक्शन चल रहा है, जिसके बाद में भाई कोई है जो कि सिलेक्ट किया जाएगा और 13 जनरल बनेगा और जो कि पूरे वर्ल्ड पर रूल करते हैं, मतलब सारे जो छोटे सरसर्स होते हैं उनको ऑर्डर्स देती हैं, भाई 13 जनरल्स मतलब सॉर्सर्स होते हैं, इसीलिए उनकी पोजीशन काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। वो उसकी बात सुनकर काफ़ी इंटरेस्ट दिख रहा होता है, तो वह कहता है क्यों ना हमें जाना चाहिए उस ऑक्शन में। लेकिन जैक कहता है तुम तो बस वहाँ पर जाकर मेरा पैसा यूज करके कुछ शॉपिंग करना चाहती हो और ऑक्शन से सौदा खरीदना चाहती हो ना। भाई कहने लगता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वे वहाँ से जा रहे होते हैं सिटी में, जिस सिटी में कि ऑक्शन हो रहा होता है और जहाँ पर कि वह 13 जो सॉर्सर था वह रहता था। इधर वहाँ पर बहुत सारे लोग आए होते हैं उसी ऑक्शन में जहाँ पर कि वह शॉपिंग वगैरह कर रहे होते हैं आसपास में, और जहाँ कुछ स्लेब्स होते हैं जो कि बस इंतजार कर रहे होते हैं नेक्स्ट उनका मालिक कौन बनने वाला है। इधर वह सामने देखता है तो कुछ सोल्जर्स या नाइट्स होती हैं, तो उन्हें देखकर बार बताता है कुछ सॉर्सर्स हैं जो कि बहुत सारी गर्ल्स को किडनैप करके उन्हें सेक्रीफाइस के तौर पर यूज कर रहे हैं खुद को पार उड़ाने के लिए। तो वह सोचने लगता है जैक आखिर किस तरह से लोग हैं, किस तरह के सॉर्सरर्स हैं जो कि खुद को पावरफुल बनाने के लिए चर्च के खिलाफ जा रहे हैं। सच में उन्होंने हद कर दिया, अगर ये सब करने की क्या जरूरत है। वे लोग वहाँ से ऑक्शन की तरफ निकल जाते हैं जहाँ पर कि बार बताता है फिर काफ़ी सारी एंटीक और काफ़ी पावरफुल चीज़ें हैं। नेक्स्ट स्वार्ड का ऑक्शन हो रहा होता है और बार जैक से कहता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही पावरफुल जो सॉर्सर्स हैं वह भी इस ऑक्शन में शामिल हुए हैं। उसी ऑक्शन के देखने के लिए लाइट जो होने वाला है उस 13 आर्ट सॉर्सर के लिए, और यहाँ पर जो 12 आर्ट्स सॉर्सर हैं उनमें से ही मिलकर
एक और सॉर्सर को चूज किया जाएगा, यानी वही लोग चूज करेंगे और जो कि यहाँ पर रूल करने वाला है 13 जनवरी की जगह पर। ऑक्शन खत्म हो चुका होता है, केवल लास्ट ऑक्शन के लिए बचा होता है, जो कि लास्ट वही जो 13 जनरल्स होती है उनमें से उसकी एक स्लेब होती है और जो कि एक्सपायर्ड हेयर वाली एल्फ होती है, जिसे देखकर जैक होता है अचानक से उसकी खूबसूरती में ही ब्यूटी में खो जाता है और शॉक्ड होते हुए कहता आखिर ये कितनी ब्यूटीफुल है। इधर ऑक्शन स्टार्ट होता है जिसकी बोली $10,000 से स्टार्ट होती है। किसी की बॉलिंग स्टार्ट होने से पहले ही जैक कहता है वह $1 मिलियन देगा। बार काफ़ी शॉक्ड होते हुए कहता आखिर ये तो काफ़ी ज़्यादा कीमत है, लेकिन वह उसकी बातों को जवाब नहीं देता। जैक जो सोच रहा होता है उसको कोई सोच भी नहीं सकता है, इसलिए बस उसको डेविल स्माइल देकर वहाँ से चला जाता है और कहता तुम नहीं समझ पाओगे। इधर वह आ गया होता है ऑक्शन अरीना में और उसके एक चेन देखता है गर्दन में बंधी हुई, तो पीछे जो एंकर बताता है ये चेन इसलिए है जिससे कि वहाँ से भागे नहीं, लेकिन उसके गले में जो कॉलर है उसको कोई भी अब तक नहीं खोल पाया, न किसी मैजिक ट्रिक से। इधर दिखाया जाता है जैक अपने मेंशन में वापस आ गया होता है और सोच रहा होता है आखिर वह उस मेट से मतलब एल्फ है उससे बात कैसे करे, किस तरह से स्टार्ट करनी चाहिए, बिकॉज उसकी जो गर्ल से कम्युनिकेशन की स्किल बहुत ज़्यादा बुरी होती हैं। लेकिन अचानक से वह एल्फ होती है, खुद बात करती हुई कहती है क्या मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। वह उनकी मीठी आवाज़ सुनकर काफ़ी खुश और शॉक्ड भी होता है, लेकिन वह सोचता है क्या उसने पूछा कि वो क्वेश्चन पूछ सकती है। अचानक से शॉक होती हुई कहता है आखिर क्या पूछना चाहती हो। वह अपने बारे में बताती है और कहती है उसका नाम नैन्सी है और वह कहती है कि आखिर मैं जानना चाहती हूँ वह किस तरह से मरने वाली हूँ, यानी उसे पता होता है कि उसे सेक्रीफाइस करने के लिए यहाँ पर लाया हुआ है। वह काफ़ी शॉक्ड होता है, कहता क्या आखिर ये उसका मतलब क्या है। वह कहने लगता नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम यहाँ पर कैसे भी नहीं मरने वाली हो, चिंता मत करो। लेकिन वह कहती है ये आपको कहना सही है, मतलब झूठ बोलकर तसल्ली देना ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर इतनी सारी टॉर्चर करने की चीज़ें हैं तो आखिर भरोसा कैसे कर सकती है। तो वह कहने लगता है वह सच में मतलब सोचने लगता है कि आखिर ये चीज़ें उसने इस तरह से नहीं हटाई बिकॉज जो काफ़ी ले जीता उन सभी चीज़ों को हटाने के लिए। वह कहती है ये बस उसने डेकोरेशन के लिए यहाँ पर रखी है। वह किसी भी ऐसे अननेसेसरी किसी को भी हार्म नहीं करता है, ना ही उसे किसी को टॉर्चर करने का शौक है। क्या उसकी कोई फैमिली है, तो वह कहती नहीं वह एक ऑर्फन है और वह एक कर्स चाइल्ड है, इससे ज़्यादा उसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है और ये सब चुप जाती है। तो वह कहती आखिर वो उसको मारना क्यों नहीं चाहता है। ये बस उनका जैक कहता है कि उसको अभी इसी जब जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वे कैसे बता सकता है अपनी फीलिंग को, उसे कन्फ्यूज भी कैसे कर सकता है, बिकॉज वो एक जैक जो कि एक सॉर्सरर है, एक कोल्ड सॉर्सरर मतलब कोल्ड पर्सनालिटी वाला सॉर्सरर। वह उससे कहती है अगर वह मरने के लिए मतलब मारने जा रहा है उसे, तो वह कहती है बिल्कुल नहीं, अगर तुम मरने की बात ही छोड़ दो। वह सोचता है कि सच में अब तक छोटे पैसे ट्रीट की गई है एक स्लेब के तौर पर उसे, जिससे बताया गया है या उसे पता चला है कि छोटे पैसे कोई ना कोई सॉर्सरर उसको सेक्रीफाइस करने के लिए खरीदेगा और जिसकी लाइफ उसकी तरह ही सेम है, जो कि हमेशा से वह भी इस तरह से ट्रीट होता हुआ आया है, उसकी लाइफ भी उसकी तरह ही सेम रही अब तक। इसलिए वह उसे कहता है चलो तो तुम्हें सोने के लिए कोई रूम दे देता हूँ जिससे कि तुम वहाँ रुक सको। तो वह कहती है क्या सच में बाद में तुम मुझे मारने वाली हो या टॉर्चर करने वाली हो। लेकिन वो उसकी बातों को ही छोड़ देता और वह वहाँ से लेकर चला जाता उसको एक जगह जिसमें कि लाइट वगैरह चलाता। वह कहता क्या तुम्हें हार्ट से डर तो नहीं लगता है। तो वह कहती है हाँ तुम जहाँ पर भी चाहो उसको वह लटका सकता है। वह कहता है कि तुम हमेशा टॉर्चर करने की बात भूल नहीं सकती हो क्या। वह ऊपर की तरफ से ले जा रहा होता है सीढ़ियों में, तो वह गिरने लगती है, लेकिन जैक उसको पकड़ लेता है और वहाँ से खींचते ले जाता है। वह एक दरवाज़ा खोलता है लेकिन अंदर देखकर शॉक रह जाता है, बिकॉज जो अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसके अंदर गर्दन लोगों की काटी जाती है या उसे सेक्रीफाइस किया जाता है। वह तुरंत ही दरवाज़ा बंद कर देता है और कहता है आखिर ये कैसे स्केरी रूम है। तो वह अपने सर को ऑफर करती है और कहती है वैसे से चाहे उसे टॉर्चर करके मार सकता है, लेकिन वह एक ब्लास्ट करता है जिससे कि अंदर की सारी चीज़ें ब्लास्ट हो जाती हैं और अंदर रूम क्लीन हो चुका होता है, मतलब कुछ तो नहीं बचा होता है। वह अंदर आता है और इधर बालकनी के बाहर जाते हैं, तो जहाँ पर कि नैन्सी देखती है कि एक मून की तरफ और कहती है कि वे सॉर्सरी यूज नहीं कर सकती जिससे कि वह मून को अपने पास ला सके। इससे उनके बीच थोड़ी फ्रेंडशिप बातें तो होने लगी होती हैं और वह कहता है कि यहाँ पर तुम रुक सकती हो। वह काफ़ी खुश होती है और लेकिन वह वहाँ नहीं सो सकती बहुत बेकार रूम होने की वजह से, इसीलिए जो थ्रॉन होता है जैक का उसके पास में आकर वह सो जाती है। लेकिन जैक को काफ़ी ज़्यादा ही परेशानी हो रही होती है गर्ल के इतने करीब रहने की वजह से और वह पूरी रात नहीं सो पाता है। लेकिन नेक्स्ट डे जब वह जागते हैं तो दोनों लोग ही खाना खा रहे होते हैं, जो काफ़ी नॉर्मल खाना होता है। वो उसको देखती है और कहती है आखिर ये क्या, वह जो खाना खा रही है वही खाना वह भी खा रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल होता है और उस खाने को हमेशा ही स्लेव्स वगैरह को या फिर जानवर वगैरह को खिलाया जाता है। इसलिए वह भी शॉक्ड होता है उस खाने को देखकर और कहता है कि हाँ सच में वह हमेशा से ही छोटे पैसे इस खाने को खाता आया है और ये एक नॉर्मल है, उसको सच में अच्छा खाना कभी खाने को नहीं मिला है। जब वह भी एक स्लेव के तौर पर ट्रीट किया है, स्लेव बनाया गया था सैक्रिफाइस करने के लिए, तब से वह बचकर भागा है और इसी खाने को खाता हुआ आया है। और वह सीन चेंज होता है और दिखाते जब लोग जा रहे होते हैं तो कुछ बैंडिट्स होते हैं, उन्होंने कुछ लोगों के ऊपर यानी गाड़ी पर अटैक कर दिया होता है, जहाँ पर वो उसकी स्वाड को या फिर
एक्स को ऐसी पकड़ लेता, हाथों से क्रश कर देता, उसे पंच मारने का धोखा देता, लेकिन एक फिंगर से उसको नॉकआउट कर देता है। सारे बैंडिट्स अब ढेर हो चुके होते हैं। सारे लोग कह रहे होते हैं आखिर ये क्या, वो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया था। लेकिन वह उस सॉर्सरर को देखकर, जैक को देखकर काफ़ी घबरा रहे होते हैं। लेकिन वह उसके उन लोगों की मदद क्यों करेगा? तो वे कहते हैं ओ उसके साथ में एक क्यूट गर्ल भी है, शायद वो उसके लिए ये सब कर रहा है। वही सब उसने किया। सच में कितनी ज़्यादा क्यूट है, वे इतनी ज़्यादा स्केरी भी नहीं है। वे लोग वहाँ से जा रहे होते हैं तो नैन्सी पूछती है आखिर उसने उन लोगों की हेल्प क्यों की? तो वह कहता है, मतलब एक स्टाइल मारते हुए कहने की ट्राई करता है, लेकिन वह खुद की बेइज्जती करा लेता है। इधर दिखाया जाता है एक जगह पर आई होती है मार्केट में कुछ नए कपड़े दिलाने के लिए, लेकिन जब चेंज करके आती है तो गुस्से में मतलब फेरी से कहता है हे अभी के अभी उसको कुछ कपड़े पहनाओ, वरना मैं अभी की अभी तुम्हारी पूरी शॉप को जला दूंगा। मैं कहती कि वैसे अच्छी नहीं है। दोबारा वापस ले जाती है और उसको मेड की ड्रेस पहना के लाती है, जो कि सच में काफ़ी ब्यूटीफुल उस पर लग रही होती है। मैं कहती सच में ये तुम्हारे लिए सूटेबल है, ये सच में काफ़ी हाई लेवल थिंग्स से बनी हुई है। उसको खाना खिलाने के लिए एक रेस्टोरेंट में ले जाता है, जहाँ पर कि वह खाना देखकर कहते उसने ऐसे खाने को कभी भी ट्रीट नहीं किया है, मतलब चेक भी नहीं किया है। तो सोचने लगता है उसकी लाइफ भी सेम उसी की तरह ही है, एंड नैन्सी की लाइफ जैक की तरह ही है। इसीलिए वो उसको खाना ऑफर करता है। जैसे भी एक बाइट लेती है और वह काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, इसीलिए वो उसको थैंक्स कहने के लिए उसको अपने हाथों से खिलाती है। तो जैक भी सेम करता है, उसको सेम खिलाता है, जिस वजह से दोनों काफ़ी एम्बेरस से आते हैं और लवली डबली लग रहे होते हैं और लोग उनका हंस रहे होते हैं उन पर। लेकिन वे एम्बेरस होकर वहाँ से जल्दी से भाग जाते हैं आधा खाना खा कर ही। इधर दिखाया जाता है थ्रोन पर वह बैठा होता है, जैसी आंखें खोलकर देखता है उसके सामने नैन्सी खड़ी होती है और नैन्सी कहती है कि क्या तुम खाना खाना पसंद करोगे? तो वह कहता है कि सच में तुमने खाना तैयार किया है? तो वह कहती है हाँ उसने ब्रेकफास्ट तैयार किया है। तो वह कहता सच में? वह उसके साथ में जाने लगता है और अपने आप को थोड़ा सा संभालते हुए और कोल्ड ड्रिंक्स को संभालते हुए कहता है गुड मॉर्निंग। इधर वहाँ से निकल जाते हैं और वह जाकर शॉक्ड होकर रह जाता है डाइनिंग टेबल को देखकर, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही एक फेरी टेल्स की तरह लग रही होती है, बिकॉज उसकी तो एक ग्रेव यार्ड की तरह बिल्कुल बेकार सी मतलब डाइनिंग टेबल थी। इधर बैठकर देखता है जहाँ पर कुछ खाना होता है और कहता ये क्या, वह तो ब्रेड खरीद कर ही न लाया था। तो वह कहती है उसने जैक के लिए यानी मास्टर के लिए खुद ही फ्रेश खाना बनाया है। तो उससे पूछता क्या उसने खाना खा लिया? तो वह कहती नहीं उसने खाना नहीं खाया और वह अपने लिए खाना बनाना भूल गई थी। तो वह कहता ठीक है तुम हम उसके साथ में उसकी वैसे ही आधा खाना खा सकती हो। लेकिन वहाँ पर एक ही चेयर होती है। तो वह काफ़ी शॉक्ड होता है और एम्बैरेस होते हुए कहता है कि उसकी लेस पर बैठकर खा सकती है, और बैठ भी जाती लेस पर, लेकिन वह काफ़ी ब्लश कर रही होती है। तो जैक अपने हाथों से उसे खाना खिला रहा होता है, लेकिन थैंक्स होने के लिए वह भी उसको अपने हाथों से ही खाना खिला रही होती है, जिसलिए काफ़ी यदि ऑकवर्ड सिचुएशन उनके बीच में होती है। नेक्स्ट दिखाया जाता है जब बैठकर लाइब्रेरी में काफ़ी सारी बुक्स पढ़ रहा होता है एक बार में, जहाँ पर नैन्सी पहुँच जाती है और कहती है आखिर वह किस तरह की बुक्स को पढ़ता रहता है इस पूरे टाइम पर, मतलब पढ़ते रहते हैं। तो वह कहता है ये सब मैजिक में सॉर्सरी की बुक्स हैं, जिससे कि मैजिक वगैरह सर्कल जो तुम्हारे पीछे पड़ा उसको तुम एक बार देख सकती हो, ऐसी मैजिक सर्कल्स वगैरह ड्रॉ करने के लिए की आती हैं, जैसे मैजिक पावर क्रिएट करने के लिए। और तुम्हारी सॉर्सरी होती है एल्फ की सॉर्सरी तो काफ़ी ज़्यादा ही अलग होती होगी ना, लेकिन नेफी बता दिया कि नहीं वह सॉर्सरी मैजिक यूज करना नहीं जानती है। ये सुनकर वह काफ़ी शॉक्ड होता है और कहता है क्या सच में तुम नहीं जानती हो? तो उसको स्पेल्स के बारे में बताना स्टार्ट करता है, सॉर्सरी स्पेल्स के बारे में, जिसमें कि एक स्पेल जिसके चारों तरफ एक और स्पेल को यूज किया जाता है यानी कर सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट काम होता है, इसको कोई भी नहीं कर सकता है। लेकिन जो भी इसको कर लेता है वह सच में काफ़ी बड़ा सॉर्सरर माना जाता है, बिकॉज उससे वह एक स्पेल से दूसरी स्पेल को कैंसिल कर सकता है, जिससे कि वह एक मोस्ट पावरफुल सॉर्सरर को तौर पर माना जा सकता है। लेकिन ये करना आसान भी नहीं है और कोई भी इसमें इतने जल्दी मतलब अब तक सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। वो उसको कुछ दिखा रहा होता है सर्कल्स के बारे में, यानी जो सॉर्सरी को सर्कल्स होते हैं। वह काफ़ी ज़्यादा खुश होती है सब सुनकर और वह पूछती है आखिर इतना पावरफुल बनने के बाद क्या करेगा, यानी और पावरफुल बनने के बाद। तो वह कहता है सोचते हुए कि शायद कुछ नहीं, वह बस अपने आप को ट्राई कर रहा है, खुद को प्रोटेक्ट करने की और जीने की ट्राई कर रहा है। वह बताता पास्ट के बारे में, वह जब बच्चा था तब से ही एक ऑर्फेन है और हमेशा ही लोगों के फूड को चुरा कर ही अब तक जीते हुआ आया है। लेकिन एक सॉर्सरर ने यानी आर्च सॉर्सरर ने उसको किडनैप कर लिया और उसको एक डंजन में कैद कर दी, उसे सेक्रीफाइस कर सके। लेकिन अचानक से उसने टेबल को पलट दिया और या फिर कह सकते हैं चाल बदल दी और उस सॉर्सरर को उसने मार दिया। नेफी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है और वह कहती है उसकी तरह कभी नहीं बन पाएगी। उसे काम कराने की ट्राई करता है, लेकिन उसे कुछ महसूस होता है और कहता कुछ घुसपैठ ही आए हैं, तुम जाकर डिनर तैयार करो, मैं उनके साथ जाकर थोड़ा बात करता हूँ, यहाँ से दफ़ा करता हूँ। इधर दिखाया जाता है कुछ लोग आए होते हैं जो कि चर्च से आए होते हैं, जिसमें एक पैलेडिन होती है, इसके पास एक सीक्रेट स्वॉर्ड होती है जिससे कि उस बैरियर को कट कर देती है। अचानक से ही वहाँ पर आ जाता है जैकिन भी और वह कहता है आखिर ये क्या, चर्च के कुछ यहाँ पर कीड़े मकोड़ियाँ आए। वह इसी बात सुन के एक नाइट ऑफेंड होता है, तो उसको पैलेडिन होती है रोकती है, लेकिन जैगिन उसको देखकर काफ़ी फेमिलियर फील कर रहा होता है। लेकिन उसके हाथ में एक स्वॉर्ड होती है जो कि 12 मोस्ट पावरफुल होली स्वॉर्ड्स में से होती है, इसको चर्च की पावर मिली होती हैं। लेकिन वो उसको सोचता है ये तो पास्ट वाली यानी उसी दिन वाली वह गर्ल है जिसको उसने बचाया था। यदि उसे पता होता तो शायद उसे मर नहीं दिया होता, उसे नहीं प्रोटेक्ट करता। यदि वह पहला दिन है इसे
उसके बारे में पता होता। वह कहने लगता कि तुम लोग यहाँ से दफ़ा हो जा मेरी टेरिटरी से, और एक अटैक करता है, एक नॉर्मल सी बेसिक स्किल। लेकिन एक बंदा आकर तुरंत ही उसे डॉज कर लेता है, ब्लॉक कर लेता है पैलाडिन पर अटैक होने से पहले ही। ये जैकिन की एक बेसिक स्किल होती है, लेकिन फिर भी जैकिन काफ़ी इंप्रेस्ड होता है उसकी स्किल ब्लॉक करने के लिए। वह बंदा कह रहा होता है अटैक करने के लिए, लेकिन जैकिन कहता है उससे ये सच में कितने ज़्यादा वीक लोगो तुम यहाँ से अभी के अभी उसकी टेरिटरी से दफ़ा हो जाना चाहिए। लेकिन वह उस पर अटैक करने जाने लगता है अपने जोश में, लेकिन वह पंच तैयार करता है और अटैक कर देता है, जिससे उसके आर्मर को क्रश करते हुए दूर जाकर गिरता है। और वह कहता है तुम सारे लोग ही बीक कीड़े मकोड़े के अलावा कुछ भी नहीं हो। एक दूसरा ब्लॉन्ड हेयर वाला बंदा अटैक करने जाता है तो केवल 2 उंगलियों से उसकी स्वॉर्ड के 2 टुकड़े कर देता है। वह काफ़ी शॉक्ड होता है, तो एक फिंगर से उसको नॉकआउट करते उसके अपने पैर से दबाते उसके सिर को कहता है यदि तुम भाई की भी अपनी स्वॉर्ड नहीं रखोगी तो मैं इसको यहीं पर क्रश कर दूंगा। वैसे ही बेचारा मारा जाएगा। जो पैलाडिन होती है अपनी स्वॉर्ड को वहीं पर रख देती है और वह कहती है आखिर वो उनको टॉर्चर क्यों कर रहा है उनको मारने के बजाय। तो जैकिन कहता है वह उस उनको टॉर्चर इसलिए कर रहा है कि मार दूंगा तो और भी नाइट्स वगैरह बेचता रहेगा, चर्च पैलाडिन बेचता रहेगा, लेकिन मैं उसको डरा कर भगा दूंगा पीट कर तो वे लोग मेरे बारे में और कहानियां सुनाएंगे लोगों को, उनके अंदर डर बैठेगा। पैलाडिन कहती है वह बस ब्लफ कर रहा है, इसलिए वह अटैक करने लगती है, लेकिन वह अपने मैजिक सर्कल से उसके अटैक को ब्लॉक करता है। लेकिन फिर उस शॉट की वजह से मैजिक सर्कल वहीं पर क्रश हो जाता है, जिससे वह काफ़ी यदि पीछे को हटना पड़ता है। दोबारा से वह अटैक करने जाने लगती है तो हर अटैक से वह डॉज कर रहा होता है। हर अटैक से डॉज करते हुए कह रहा होता है कि वह वुमन से फाइट करने नहीं चाहता, खासतौर से वह नैन्सी की तरह दिखती है या फिर उसकी याद दिलाती है, इसीलिए वह उससे कह रहा होता है वह सच में इस तरह से सॉर्सर को ख़त्म करते रहते हैं। तो पैलाडिन्स उन्हें पता भी नहीं आखिर सॉर्सर हैं वह गलत या नहीं, बस उनका केवल एक ही मकसद है कि उन लोगों को मारना कितनी ज़्यादा हिपोक्रेसी है। और वह ये भी नहीं जानता है कि आखिर जानती है कि आज सॉर्सर कुछ काइंड भी होती हैं या फिर नहीं, या गलती है या नहीं। इस वजह से वह काफ़ी गुस्से में अगर अटैक करने लगती है तो उसकी स्वॉर्ड को अपने पैर से दबा लेता है, लेकिन फिर भी उसको फ्री कराने में कामयाब रहकर अटैक कर देती है। लेकिन अपने मैजिक सर्कल से रोक को अपने हाथ से उसकी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है, तो वह दोबारा से उसको और पावर से पीछे तरफ फेंक देती है, लेकिन उसके हाथ इंजर्ड हो गए होते हैं उस स्वॉर्ड से। दोबारा जब अटैक करती है तो उससे वह स्वॉर्ड को रोक लेता है और वह कहती है उससे कि अभी के अभी उसको मरने की एक्टिंग करे कि उसने उसको मार दिया है, जिसके बाद और भी लोग वरना चर्च से आते रहेंगे मुझसे भी पावरफुल तुम्हें मारने के लिए। वह कहता है आखिर वह एक पैलेटन पर भरोसा क्यों करे, तो वह कहती वह ऐसे बंदे को नहीं मारना चाहती जिसने कि उसकी लाइफ को बचाई थी और इतना इतना अच्छा भी है, मतलब काइंड भी है, तो इसीलिए वह उसको मारना क्यों चाहेगी। वो उसकी बात पर भरोसा करने लगता है, लेकिन सोचता है कि जब पता चलेगा चर्च को इसके बारे में तो उसको टॉर्चर करके मार दिया जाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर नैन्सी आती है और उसको देखकर वो बंदा होता है दूसरा, वह अटैक कर देता है स्पीयर से, और लेकिन तभी स्पीड से जाकर जो जैक्सन होता है वो उसको रोक लेता है और अपने मतलब नैन्सी को बचा लेता है। लेकिन तभी अचानक से उसको फील होता है एक बहुत बड़ा प्रेशर। जिका ज़्यादा नैन्सी होती है एकदम खड़ी हो जाती है और गुस्से में होती है अपने आउट ऑफ कंट्रोल, और कहती है आखिर उसने उसके मास्टर को हर्ट करने की हिम्मत भी कैसी की। ये कहकर वह अपनी कुछ प्लांट्स की बाइन से अटैक करनी स्टार्ट करती है जो कि जड़ें होती हैं प्लांट्स की, और उन नाइट्स को पकड़ने लगती हैं। लेकिन तभी अचानक से आकर जैकिन उसको रोक लेता है, जिसके बाद वो होश में आती है तो शौक होती है कि आखिर उसने उन सभी नाइट्स को लगभग मार ही दिया था। पैलाडिन होती है वो काफ़ी डर जाती है उसकी इतनी हॉरिफाइंग पावर को देखकर, लगभग जो नाइट्स होते हैं मर ही चुके होते हैं। इधर भी लोग वहाँ से चले जाते हैं, वे लोग कैसे वापस आ जाते हैं तो वह उसके हाथ को ट्रीट कर रही होती है नैन्सी, और सोच रहा होता है कि पहले ने उससे माफ़ी मांगी थी इस तरह से फाइट के दौरान उसने उसकी घर या फिर कह सकते हैं आम व्यक्ति को इंजर्ड करने की ट्राई की। वो माफ़ी मांगती है, उसको उसकी नाइट ने गलती की होती है। तो जैकिन पूछता है अगर तुमने तो कहा तुम कोई मैजिक यूज करना नहीं जानती हो, तो नैन्सी बताती है कि हाँ वह मैजिक नहीं है, वह एक मिस्टिडिज्म है जो कि वह यूज कर सकती है। वह सोचने लगता है इसके बारे उसने कुछ बुक्स के बारे में पढ़ा है, लेकिन ये तो एक मिथ की तरह सुना था उसने। तो वह कहने लगती है हाँ एक लौती बह है जो कि यूज कर सकती है बिकॉज वह एक कार्ड गर्ल है, उसके ऊपर एक कर्ज है जिसकी वजह से वे ये सब यूज कर सकते थे। एक लौती एल्फ थी, इसके वाइट हेयर थे और वह जानवरों से और पेड़ों से बात कर सकती थी, इसीलिए उसको कैद कर दिया गया एक फ्रीक के तौर पर। और जिसके बाद जब अटैक हुआ था विलेज पर तो उन्होंने कहा कि अपनी पावर यूज करके फ्रीक पावर से उस विलेज को प्रोटेक्ट करे, लेकिन उसको सरेंडर कर दिया और सारे विलेजर्स को मरने दिया। ये सच में उसका बदला था और वह उन सभी को मरने देना चाहती थी। इस तरह से वह काफ़ी इस्तेमाल कर रही हो तो उनको मरते हुए देखकर, लेकिन वह रोते होते अचानक से कहने लगती है आखिर वह कितनी ज़्यादा बुरी है कि उस तरह से उसकी एक सोच है। लेकिन उसकी बात सुनकर जैकिन कहता है नहीं तुमने काफ़ी अच्छा किया, मैं तुम्हारे बजाय होता तो उन सभी विलेजर्स को मैं खुद अपने हाथों से भी मारता। वह काफ़ी शॉक्ड होती है कि आखिर वह उसका साथ दे रहा है, ना कि उसको उसके पैर से निकालने के बजाय। तो वह कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कर्ज कर लो या फिर कोई भी हो, वह उसका हमेशा ही साथ देने वाला, अपने साथ में उसको रखने वाला है। वह काफ़ी इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है, आखिर कोई है जिसने कि एक कष्ट गर्ल है उसको अपने साथ में रखा है और ये कहा है कि उसको उसकी ज़रूरत भी है। जैकिन कहता है कि वह उसको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, वह उसकी फूड के बिना भी नहीं रह सकता है, इसीलिए हमेशा उसके साथ रहने वाला है। वह काफ़ी अधिक खुश होती है और इमोशनल होकर रोने लगती है।
कुछ टाइम तक वह उसको शांत कराने लगता है। जब वह शांत हो जाती है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट बैठकर बात करने लगते हैं। वह काफ़ी एम्बेरस होती है कि इस तरह से अपने मास्टर के सामने वह रो रही थी, और वह नेफी से कहता है कि वह सच में काफ़ी अधिक खुश है। उसने नेफी को इतना ज़्यादा कभी बात करते हुए नहीं सुना है, लेकिन जब उससे बात की तो सच में उसे काफ़ी अच्छा लगा। तो वह कहने लगी तुम्हारे हाथ में चोट लगी है, वो सच में हर्ट करती होगी ना, उसकी वजह से ये सब हुआ है। तो वह कहने लगता नहीं, ये इतनी ज़्यादा भी हर्ट नहीं कर रही है, यहाँ तक कहें तो बिल्कुल हर्ट नहीं कर रही है। जब वो चेक करता है खोलकर बैंडेज तो सच में सॉफ्ट होता है, पूरी तरह से हील हो चुके होते हैं। वह कहता है थैंक्स, जो तुमने इस तरह से हील किया, अगर तुमने क्या लगाया था इस पर। तो वह कहते उसे नहीं पता। वह सोचने लगता है कि ये हील कैसे हो गए, तो वह उसे थैंक्स कहता है कि शायद उसकी जो ओवर पावर्स है, इसलिए उसने मतलब ओवर पावर माना कि जैसे बिना किसी जाने हील कर दिया। वह काफ़ी शॉक्ड होती है उसके थैंक्स को सुनकर। वह कहता है आखिर क्या हुआ, तो बताती है उसे कभी भी किसी ने थैंक्स नहीं कहा है, इसलिए वह शॉक्ड होती है। वह सोचने लगता है वह कितना बड़ा बेवकूफ़ है, वह खाना खाता है उसके बना हुआ, कितनी केयर करती है वो उसकी, सब देखभाल करती है, लेकिन उसने एक बार उसे थैंक्स भी नहीं कहा। लेकिन वह काफ़ी खुश होती है उसके साथ रहकर। इधर शाम के यानी रात हो गई होती है और वह अपने थ्रोन पर बैठा होता है, तो देखता है नेफी उसके पास के एक पिलर के पीछे छुपी होती है। तो वो उससे पूछता है, तो वह कहती कि उसके साथ में सोना चाहेगा। वह काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस होती है, कहता है कि आखिर उसका मतलब क्या है, वह गर्ल जो कि उसके साथ स्लीप करना क्यों चाहती है। तो पूछता है कि उसका मतलब क्या है, साफ बताए। तो वह कहने लगती है इस पूरे मतलब पैलेस में केवल एक ही बेड है जो कि तुमने उसे मतलब मुझे दे दिया है, जिसकी वजह से तुम काफ़ी अनकंफर्टेबल होकर इस स्थान पर ही सोती हो। हम लोग साथ में सो सकते हैं जिससे कि तुम भी कंफर्टेबल हो सकते हो। तो वह कहने लगता है कि सच में कितनी ज़्यादा प्योर गर्ल है, और वह कहता है कि नहीं, वहीं पर उसे रुकना पड़ेगा और वह जागता रहेगा, जिससे कि आसपास की बैरियर्स मेंटेन रहें और कोई भी उसको ऑफ गार्ड देखकर अटैक ना कर दे। वो उसकी बात को समझती है और कहती है ओह ठीक है। वह समझ क्यों रही कर वहीं बैठ जाती है और कहती है कि वह उसके लेफ्ट पिलो पर आकर सो सकता है, या फिर मतलब उसे कंफर्टेबल होगा उस थ्रोन से। तो वह काफ़ी शॉक्ड होता है और कहता है क्या आखिर वह उसको लेफ्ट पिलो ऑफर कर रही है, वह सच में कोई इडियट होगा जो इसको रिजेक्ट कर देगा। वह जाकर वहीं लेट जाता है और उससे पूछता है आखिर वो उसकी इतनी ज़्यादा केयर क्यों करती है। तो वह कहने लगती है कि वह पहला बंदा जिसने उसे थैंक्स कहा, और या फिर कहे तो उसकी इतना केयर करती है, वो उसके ऊपर एक कास्ट है, लेकिन फिर भी उसने उसको अपना लिया है और यहाँ पर रखने को तैयार है। ऐसा कोई भी उसके साथ नहीं किया, उसको इतने अच्छी से किसी ने भी ट्रीट नहीं किया था, इसलिए वह काफ़ी खुश है। वह कहता है उसे फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, वह बस चाहता है कि वह थोड़ा बहुत और मैजिक सीख सके, जिसके बाद जो पावर उसने यूज की थी कल, वह काफ़ी ज़्यादा ही ओवर पावर थी, उसको खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। जब वह छोटी मोटी सॉर्सी मैजिक सीख लेगी तो उन पावर्स को अच्छे से कंट्रोल कर पाएगी। तो वह काफ़ी खुश होती है और कहती है बेसिक सॉर्सर मैजिक यूज़ करने के बाद वह अपनी पावर को ठीक से कंट्रोल करके वह उसको और भी यानी मास्टर को और प्रोटेक्ट करेगी। तो वह कहता है कि उसने पहले ही उसको एक बार प्रोटेक्ट किया था आज उन सभी चर्च की नाइट से। वह काफ़ी ज़्यादा खुश है इसके लिए भी, और तभी वो उसको हक कर लेती है, जिसकी वजह से जो जैकिन होता है वो काफ़ी शॉक्ड रह गया होता है और उसके आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। और वह भी मोस्ट पावरफुल डीमन लॉर्ड्स में से होता है, फिर भी एक सॉर्सर होने के बाद भी बिकॉज ऐसा किसी ने उसको ट्रीट नहीं किया होता है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जब वह टी पी रहा होता है, तब वहाँ पर आ जाता है वार्ब और उसे वार्ब कहता है कि उसने सुना कि कल तुम्हारे पैलेस पर उसको मतलब पैलेट ने अटैक कर दिया था, चर्च के कुछ नाइट से अटैक कर दिया था। तो वो कहता हाँ वे सब बहुत ज़्यादा वीक थे। तो वह कहता लेकिन वे पैराडिन को भी तुमने इंजर्ड कर दिया और बचा दिया। तो वह कहने लगता हाँ वो थोड़ी पावरफुल थी, लेकिन फिर भी वह उसने मेरी काफ़ी बैरियर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन तभी वहाँ पर आती है नेफी और उसको एक टी ऑफर करती है, लेकिन उसे देखकर वो काफ़ी शॉक्ड हो जाता है और टी को एक बार फेंक देता है। वह कहने लगता है आखिर ये घर यहाँ पर क्या कर रही, तुमने उसको अब तक सेक्रीफाइस नहीं किया है। तो जैकिन कहता नहीं वह कोई सेक्रीफाइस करने के लिए नहीं है, बल्कि उसने उसको एक अप्रेंटिस के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया है। मैं कहता चलिए काफ़ी अच्छा, एक एल्फ अब तुम्हारा साथ दे रही है और सच में तुम अपने मैन होने की सारी मैजिक पावर्स उनको यूज कर रहे हो, सच में तुम काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो उसके लिए। मैं सोचने लगता है और कहता है कि वह कोई ऑब्जेक्ट नहीं जिसको भी यूज कर सके, और बल्कि मैं कहूँ तो वही है जिसने कि उन सारी नाइट्स उनको डरा कर भगाया था। तो बार्फ कहता ओ तभी तो मैंने बाहर देखा था इतनी सारी रूट्स को, लगता है ये उसने किया है। ठीक है बस इसमें काफ़ी पावरफुल है और अभी वो तुम्हारा साथ भी दे रही है। वह कहता है क्या तुम 8 सक्सेस की लीग कम्पीट कर रहे हो। तो वह कहता है मतलब सोचने लगता है उसको उसकी ज़रूरत नहीं है, बस उसको एक की ज़रूरत है जिससे कि वह नैन्फी को आज़ाद करा सके। वह कहता नहीं, वैसे भी वह इतने ज़्यादा वीक है, या फिर कह सकते हैं 10 साल पहले से ही इस सब सॉर्सरी के बारे में रिसर्च करते हुए आया है और सीख रहा है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि सैकड़ों ईयर से इस सब के बारे में रिसर्च कर रहे हैं और सीखते हुए आए हैं जो कि मुझसे पावरफुल है। वह कहता है ठीक है और ये कर बाय करके वहाँ से चला जाता है। तभी उसे जाते बाद नैन्फी पूछती क्या वो उसका फ्रेंड है। तो वह कहता नहीं उसका कोई फ्रेंड नहीं है। तो नैन्फी कहती है लेकिन वो उसके साथ में काफ़ी यदि एंजॉय कर रहा था फाइट करते टाइम, मतलब बात करते टाइम। इधर बाहर लेकर आता है और उसको कुछ बेसिक मैजिक सिखा रहा होता है जिससे कि वह उस बेरी को मतलब दोबारा से क्रिएट करे और अपनी प्रैक्टिस भी कर ले।
इधर वो कुछ और सोर्स मैजिक सिखा रहा होता है, अपने काम भी डेली के कर रही होती है और इस तरह से वे लोग खाना भी खा रहे होते हैं। यानी इस तरह से उनका डेली का जो दिन होते हैं बीत रहे होते हैं, उसकी जो प्रैक्टिस होती है बैरियर्स को क्रिएट करने में डेली जा रही होती है। और जैकिन कहता है कि तुम्हारी जो मैजिक पावर्स हैं सच में बेसिक मैजिक पावर मतलब बेसिक सोर्सरी के साथ में काफ़ी यदि अच्छी होती जा रही हैं। इस तरह से कुछ मंथ बीत जाते हैं और साथ में भी रह रहे होते हैं। एक दिन अचानक से टू हेडेड एक बर्ड आ रही होती है जिसको अपनी मैजिक से वहीं रोक देता है, लेकिन वो एक छोटा सा लेटर लेकर आई होती है जो उसे डिलीवर करके वहाँ से तुरंत ही रफा दफा हो जाती है। इधर वो उस लेटर को देखता है जिसमें एक इन्विटेशन होता है जो कि 12 आर्च डीमंस बचे होते हैं, उन्होंने उसे इनवाइट किया होता है और वह भी वहाँ से निकल जाता है। उनके इन्विटेशन को लेकर एक अंडरग्राउंड जगह पर आया होता है, उसकी बड़ा सा गेट को खोलकर अंदर आता है जहाँ पर हर प्रकार के सॉर्सर्स और डीमंस खड़े होते हैं, जिनको देखकर वह काफ़ी शॉक्ड होता है। और उनमें से एक जो डीमन होता है आर्च डीमन, वो उससे कहता है, लेकिन उसकी वजह पावर का प्रेशर वह सेक पा रहा होता है कि काफ़ी ज़्यादा ही होता है। वह खुद को संभालता है और वह बंदा कहता है कि तुम हो भाई जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा बीकी हो। वह सोचने लगता है कि ये लोग हैं, तो वह कहता है कि एक छोटी सी झूठी स्माइल देते हुए कि तुम लोगों ने आकर यहाँ पर उसको टाइम वेस्ट करने के लिए बुलाया, यहाँ पर सच में कोई काम भी है। उसकी इस तरह से हिम्मत की बात देखकर एक आर्च डीमन कहता है, सच में मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ कि तुम इसी जगह पर खड़े होकर भी इस तरह से बात करने की हिम्मत कर रहे हो। वह कहते हैं हमने तुमको चूज किया है 13 आर्च डीमन के पोजीशन के तौर पर, और ये कहकर उसकी जो सील होती है 13 आर्च डीमन की उसको समन करने लगता है और कहता है ये जो सील है वह तुमको डिलीवर कर दी जाएगी यदि तुम इसको एक्सेप्ट करते हो तो, और जिसके बाद में उसकी पावर्स और प्रेस्टीजियस तुम्हें सारी ही दे दी जाएंगी, जिसके बाद तुम ही 13 आर्च डीमन होगी। वह उसको देखते हुए कहता है सच में इसकी जो पावर है काफ़ी ज़्यादा ही ओवर पावर है। और वह कहता है यहाँ पर बहुत सारे और भी आर्च डीमंस हैं और सरसरर मतलब सॉर्सरर्स हैं जो कि उससे पहले से सॉर्सर सीख रहे हैं और मुझसे ज़्यादा पावरफुल नॉलेजेबल भी है। तो वह कहता हाँ ये बात है, तुम सच में काफ़ी ज़्यादा वीक हो लेकिन फिर भी तुम उसको हमने सूट किया मतलब चूज किया क्योंकि तुम इसके लिए सूटेबल हो। तुम एक बच्चे थे तब से तुम एक सॉर्सर के तौर पर एक आर्च सॉर्सर डीमन को मार दिया था तुमने, जो कि काफ़ी यदि अजीब है, काफ़ी यदि अलग भी है। उसकी जो मैजिक सर्कल को तुमने एक बार देखा और उसको 2 बार से ड्रॉ कर लिया और सीख लिया, और जो कि कोई आम सॉर्सर नहीं था जिसको तुमने आसानी से ही मार दिया था। उस वजह से बाद से तुम एक नॉर्मल बंदे होने के बाद इस तरह से माना के फ्लो को समझ पाते हो और सॉर्सर स्किल को समझ पाते हो, जो कि सच में काफ़ी यूनिक है। और जिस वजह से कोई भी तुमको यानी और भी सॉर्सर हैं और उनमें से कोई जो सॉर्सर हैं तुम्हारी तरह कंपेयर नहीं कर सकते, ना एक सॉर्सर तुमको मारने भी बचपन में कामयाब था और ना आगे कामयाब हो पाएगा। मैं क्या लगता है यदि मैं इतने ज़्यादा ही पावरफुल हूँ तो मैं क्यों ना तुम सभी कोई मार के यहाँ से हटाकर तुम्हारी सारी पावर प्रेस्टीजियस को भी छीन सकता हूँ ना। वह सारे हंसते हुए कहते हैं, उसका मजाक बनाते हुए। उनमें से ओल्ड बंदा दिख रहा होता है, वह कहता है तुम्हें पहले देखना चाहिए कि तुम कहाँ पर खड़े हो, उसके बाद तुम्हें ठीक से बोलना सीखना चाहिए। यदि तुम ऐसा कुछ करने की सोचती भी हो तो तुमसे जो भी तुम्हारे पास में है वह तुमसे सब कुछ छीन लिया जाएगा। तो वह सोचने लगता है नाइफी के बारे में और कहता है कि वह उस तरह से उसको इतने खतरे में नहीं जाने दे सकता। वह एक आम लाइफ जी रही है, वह चाहता है एक आम लाइफ जिए, ना कि इस तरह से उसकी जो ईविल रास्ते हैं उन पर चले, उतने खतरों से बड़े रास्तों पर चले। यदि वह इसको एक्सेप्ट कर लेगा आर्च डीमन की पोजीशन को तो वह एक अलग ही रास्ते पर चला जाएगा जो कि काफ़ी खतरों से भरा होगा। लेकिन वह नहीं चाहता है कि नैन्वी उसके खतरे बड़े रास्ते पर जाए, वह ये डिजर्व नहीं करती है। तो आर्च डीमन होता है, उससे पूछता है आखिर उस पोजीशन के बारे में उसको क्या क्या एक्सेप्ट करना चाहेगा। तो वह कहने लगता हाँ लेकिन उसके लिए उसकी एक शर्त है। तो आर्च डीमन कहता आखिर एक आर्च डीमन की पोजीशन से ज़्यादा क्या ही तुम्हारी और शर्त है। तो वह कहता है कि उसको 13 आर्च डीमन की सारी ब्लॉगिंग्स चाहिए। तो वह कहता ठीक है एक्सेप्टेड। ये कहकर वह उसकी जो हाथ पर आर्च डीमन की सील होती है उसके अंदर एब्जॉर्ब करा देता है और उसकी सारी चीज़ें भी दे दी जाती हैं। नेक्स्ट दिखाया जाता है नैन्फी का जो कि खाना बना रही होती है और काफ़ी मन से बना रही होती है, काफ़ी अच्छी तरह से। और जैसे ही वहाँ पर आता है जैगिन तो वह उसको खुश होकर ग्रीट करती है, लेकिन वह देखकर शौक रह जाती है कि थोड़ा अजीब लग रहा होता है। वह अपना हैंड दिखाती हुई कहता अब वह 13 आर्च डीमन उसकी पोजीशन उसे मिल चुकी है, इसीलिए वो उसके कॉलर को भी आज़ाद करा देता है खोलकर उसको। और इसे देखकर वह काफ़ी शॉक्ड होती है और कुछ कहने से पहले ही वह कहने लगता है उसे कि अभी आर्च डीमन बन गया, इसीलिए उसको उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल यूजलेस है, इसीलिए वह उसको अपने पहले से किक आउट कर रहा है। ये बात सुनकर तो काफ़ी शॉक्ड हो जाती है, एक जगह बैठी होती है सोच रही होती है आखिर ये क्या, आखिर उसके साथ में ऐसा क्यों हुआ, उसके मास्टर ने उसको निकाल दिया और पहले इस तरफ जाने लगती है। लेकिन तभी वह देखती है उसी को लॉकेट मतलब कॉलर को जो उसके गर्दन में था और सोचने लगती है वह मास्टर जिसने उससे वादा किया था और कह रहा था वह उसके बिना नहीं रहेगा, हमेशा उसको साथ रखेगा, लेकिन उसने उसको अपने घर से निकाल दिया। अब वह क्या कर सकती है, वह कैसे लाइफ जिए, वह मरना डिजर्व करती है। लेकिन तो यहाँ पर कोई आता है जिसको वह ऊपर सर उठाकर देखती है और कहती है कि भाई तो वही लेडी पैलाडिन यानी लेडी नाइट है जो कि अटैक करने आई थी उसके मास्टर के ऊपर। वह उससे कहती है तो तुम यहाँ पर मुझे मारने आई हो ना। वह इतनी ज़्यादा
शॉक्ड होती है अंदर से और वह कह रही होती तो मुझे मारना चाहती तो मार दो, मैं अपने मास्टर के बिना सच में जीना डिजर्व नहीं करती हूँ, ना मैं जी पाऊंगी, इसीलिए मुझे अभी के अभी खत्म कर दो, मैं अपने मास्टर के बिना नहीं जी पाऊंगी। इधर वह काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होकर पीछे तरफ जा रही होती है वह गर्ल, और वह केवल एक ही बात कह रही होती है कि मुझे मार दो। लेकिन वह कहती है आखिर तुम इस तरह से क्या मुझको एक साइको किलर समझ रही हो, मैं हर किसी को मारती फिरूंगी, तो मुझे क्या समझ रही हो और किस तरह से देख रही हो। लेकिन बाकी सारे लोग होते हैं स्टेज पे जाते हुए उनकी कन्वर्सेशन को सुन रहे होते हैं, और यहाँ पर जो भी लोग हैं लगभग सारे लोग ही नैन्फी को पहचानते हैं। नेफी यहाँ पर हर चीज़ें लेने मतलब चीज़ें लेने के लिए आती रहती है, इसलिए सारे लोग उसे जान चुके हैं बहुत अच्छे से, लगभग सबको ही। वह काफ़ी ज़्यादा ही शॉक्ड होती है, उसकी बातें सुनकर वह मारने के लिए उसे कह रही होती है, लेकिन वैसा नहीं करने वाली होती, इसलिए उसे थोड़ा रुक कर काम होने के लिए कहती है। लेकिन उनके बीच में अचानक सी भाई बर्डगर्ल आ जाती है, जो कि बर्डगर्ल से बिंग होते हैं, जिसने कि उससे कुछ क्लॉथ भी खरीदे थे। वह उससे कहती है अभी कभी उसे दूर रहने के लिए, सारे लोग उसे कह रहे होते हैं हाँ बिल्कुल, वह एक पैलाडिन है चर्च से, तो इसका मतलब है गलत फायदा उठाएगी इसके, वह इस तरह से उसे कैसे मार सकती है, वह केवल सॉर्सर के साथ ही साथ रहती है, इसीलिए वह अभी पर कॉलेप्स होकर कहती है उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसे बिल्कुल हार्म नहीं किया है। तभी नेफी कहती है हाँ बिल्कुल उसने उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। तो बर्ड गर्ल भी कहती है कि सच में, वह ठीक है। तो वह काफ़ी ज़्यादा रोती हुई कहती है सच में उसने बिल्कुल भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा, ना उसे कुछ कहा है। इधर वे आकर की जगह बैठ जाते हैं जहाँ पर कि वह कहती है आखिर अब बताओ तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, तुम इस ऐसे क्यों ऐसे चिल्ला रही थी उसे मारने के लिए। तो वह कहने लगती है बर्ड गर्ल क्या सच में तुमने उसको नुकसान नहीं पहुंचा, अभी तुम पूछ रही हो, बिकॉज उसे शक है, तो बिकॉज तुम दोनों ही जान पहचान थोड़ी लग रही थी कि दो एक दूसरे को तुम जानती हो। तो वह कहती है नेफी कहती है हाँ बिल्कुल हमारी लड़ाई हुई थी, लेकिन उसने मुझे हर्ट करने की ट्राई नहीं की, बल्कि उसका सबॉर्डिनेट नाइट था जिसने कि उसे हर्ट करने की ट्राई की। आखिर वह कैसा है अभी, उसकी सिचुएशन ठीक तो है ना। तो वह सोचने लगती है यानी वह बंदा अभी इतना डर रहा है कि प्लांट से, कि लगता है उसे कि प्लांट से उसे खा जाएंगे। इधर कुछ खाना आता है तो नेफी बताती है उसके पास में पे करने के लिए रुपए नहीं है। तो वर्ड गर्ल कहती चिंता मत करो वह उसके लिए पे करेगी, लेकिन उससे कहती नाइट से, पैराडिन से कि तुम्हें खुद ही पे करना होगा, जिससे वह काफ़ी शॉक्ड होती है। वह एक बाइट लेती है और काफ़ी शॉक्ड होकर रोने लगती है कि ऐसा उसने अपने मास्टर के लिए भी खाना बनाया था, और बहुत जोर जोर से रोने लगती है। इसको रोते हुए देखकर वे दोनों ही जाते हैं उसको काम कराने की ट्राई करती हैं और उसे काम कराने लगती हैं। तभी उसको वे खाना भी खिलाती हैं। अब वह पूछती है आखिर तुम्हें दिक्कत क्या है। पैलाडिन कहती है सोर्सर होते हैं इतने अच्छे नहीं होते, वह काफ़ी ईविल होती है, वे गर्ल्स को किडनैप करके उनको सेक्रीफाइस करते हैं, जिसके बाद वे पावरफुल खुद को बनाते हैं। लेकिन नेफी जैगन को प्रोटेक्ट करती है और उसको डिफेंड करती है, कहती नहीं वैसा कुछ नहीं है, ना भी ईविल कुछ काम करता है। तो बड़ गर्ल पूछती है आखिर क्या हुआ, तो बताती जब वापस आए तो उसने बताया कि 13th आर्च जनरल में बन चुका है, इसलिए उसने उसको वहाँ से निकाल दिया। बड़ गर्ल कहती है जो 13 जनरल्स हैं आर्च डीमंस हैं वही हैं जो कि इस पूरे टाउन है उसको लीड करती हैं, फिर कह सकते हैं रूल करते हैं। इधर बताती है सच में काफ़ी ज़्यादा ईविल है, और जो कि काफ़ी सारी गर्ल्स को किडनैप कर रहे हैं और उनको सेक्रीफाइस तौर पे यूज कर रहे हैं, पैलाडिन बताती है। और इसीलिए जो चर्च हैं उनके पास में 12 होली या फिर सीक्रेट स्वार्ड्स हैं, और लेकिन जो आज डीमंस है वह 13 है, इसीलिए वह थोड़े डिसएडवांटेज में उन्होंने प्लानिंग किया है। जो न्यू 13 जनरल है जो कि अभी न्यू बना है उसको मारने के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, बिकॉज उसके पास में सारी जो पावर्स होंगी 13 जनरल की अभी नहीं होंगी, वह काफ़ी वीक होगा, इसीलिए मौके का फ़ायदा वह उठा सकते हैं। लेकिन वह सोचने लगती है सच में आखिर यही वजह है क्या, तो फिर जिस वजह से जो उसके मास्टर उसने वहाँ से निकाल दी, इसलिए किसी खतरे में ना रहे। लेकिन वह कह रही होती है यानी पैलाडिन, लेकिन वह सच में काफ़ी ज़्यादा ही अलग है। कुछ लोग और हैं जो कि जैकिन का नाम यूज करके काफ़ी बुरे काम कर रहे हैं और उसके सेक्रीफाइस तौर पर काफ़ी ज़्यादा गर्ल्स वगैरह को किडनैप कर रहे हैं जैकिन के नाम पर, इसीलिए सारे लोग हैं जैकिन को बुरा समझ रहे हैं। और सच में ये पैलाडिन है बस सच में जानती है और चाहती भी है कि जैकिन के नाम पर कोई बुरा कर रहा है वह ये सब नहीं कर रहा है, इसलिए उसको प्रोटेक्ट करना चाहती है। तो नेफी कहती है कि जो जैकिन है वो कोई अब मतलब ईविल बंदा नहीं है, वह किसी भी गर्ल को यहाँ पर किसी को अपनी सेक्रीफाइस के तौर पर यूज नहीं करता है, ना ही वह किसी को मारता को तो पावरफुल बनाने के लिए। वह तो हमेशा ही अपने आप को बंद रखता है जिससे कि वह खुद को और पावरफुल बना सके, और हमेशा ही सॉर्सरर्स की बुक्स को पढ़ता रहता है। तभी चाकर भी कहती है यानी पैलाडिन कहती है कि हाँ बिल्कुल सही है, जब वह उसे फाइट कर रही थी तब वह खुद को रोक रहा था, बिकॉज वह एक गर्ल है इसीलिए उसके साथ वह ठीक से फाइट भी नहीं कर रहा था। और वह जब पहली बार उससे मिली थी तो उसे लगा था वह काफ़ी ज़्यादा लोनली है। ये बात सुनकर वह सोचने लगती है हाँ बात तो सही है, वह जब पहले उसके साथ में थी तो कितने ज़्यादा हम लोग खुश थे, इसीलिए वापस जाना चाहती है और उसके साथ में फिर से वह उन खुशियों को बांटना चाहती है। और कहती है वापस जा रही है, बेशक उसके मास्टर अकेले हैं या फिर कह सकते हैं उसे छोड़ दिया तब भी। तो वे लोग कहते हैं क्या तुम सच में अकेली चली जाओगी, तो वह कहती है ऑफकोर्स उसे कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज वह कितना भी पावरफुल हो लेकिन फिर भी इस तरह से और लोगों से इतना इजीली तो नहीं हारेगा, लेकिन जब भी हर्ट होगा तो अकेला ही होगा वहाँ पर, इसीलिए वह उसके साथ में साथ देना चाहती है हर एक उसकी किसी भी दुख में भी, और उसको प्रोटेक्ट करके रखना चाहती है, उसके हर एक दुख में उसके साथ रहना चाहती है। उसकी स्पीच सुनकर जो दोनों गर्ल्स होती हैं उनमें से पैलाडिन कहती है ठीक है मैं उसके साथ में चलती हूँ तुम्हें वहाँ तक ले जाने के लिए। लेकिन उसकी बात सुनकर वह कहती है कि सच में तुम फिर से उसके मास्टर से फाइट करने वाली हो, तो वह कहती है अरे नहीं बेवकूफ़, मैं बस तुम्हें वहाँ तक छोड़ूंगी और मैं पता लगाना चाहती हूँ आखिर कौन है, कोई तो है जो कि जैकिन का नाम यूज कर रहा है और बहुत सारी गर्ल्स को
किडनैप करके उनको सेक्रीफाइस के तौर पर यूज कर रहा है। और इसीलिए मैं जानना चाहती हूँ आखिर कौन है जो कि जैकन का नाम लेकर इस तरह से क्राइम्स कर रहा है। लेकिन तो अचानक से वहाँ पर तीनों गार्ड्स भी आ जाते हैं या फिर नाइट्स आ जाते हैं, जहाँ पर वे नेफ्यू को देखते हैं और काफ़ी डरने लगते हैं। तभी अचानक से वहाँ ब्लैक स्मोक फैलने लगती है और जो कि उन तीनों गर्ल्स को अपने लपेटे में लेने लगती है। और तभी वहाँ से जो पैलाडिन होती है वो उस बर्ड गर्ल को वाली तरफ फेंक देती है और वहाँ से भागने के लिए कहती है। लेकिन तो उस आवाज़ अपने आप को क्लेम करती हुए जैकिन है उन दोनों गर्ल्स को ले जा रहा है वह, जिससे कि उसे सेक्रीफाइस के तौर पर यूज कर सके। लेकिन इधर दिखाया जाता है जैकिन का, जो कि अपने सोच रहा होता है अभी भी नेफी के बारे में। लेकिन तभी दिखाया जाता है कुछ गार्ड्स होते हैं, नेट्स होते हैं, उनको ढेर कर दिया होता है उसने। और वह कहता है कि तुम सच में इतना ज़्यादा वीक हो कि उसके सामने उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये तो वहम सर्कल्स हैं जो कि बेसिक मैजिक द्वारा नेफी ने क्रिएट किए थे बस प्रैक्टिस करने के लिए, और तुम उसमें आकर फंस गए। इतना वीक है। वो उसके बारे में सोचकर सैड हो रहा होता है, लेकिन खुश होता है कि सच में वह अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही होगी और वह अपने किसी खतरे से दूर होगी। सब लोग उसे अच्छे से ट्रीट कर रहे होंगे। लेकिन जैसे जाने की सोचता है तो वहाँ से एक नाइट पकड़ते हुए कहता है कि उसे चेस्टर को भी नुकसान ना पहुंचाए, इकलौती है जो कि सोचती है कि तुम बेगुनाह हो और तुम कार्य बजाय कोई और किडनैपिंग कर रहा है। लेकिन अचानक से उसके ऊपर मेलॉन आती है जो कि भाई बर्गल, और वह देखकर वह काफ़ी ज़्यादा ही गुस्से में होता है नाइट, बिकॉज उसके ऊपर वह लैंड की होती है। लेकिन तभी वह कहता है तो ठीक है अभी उनको ब्लो करने का टाइम आ गया। लेकिन वह कहती है तुम्हें पता है नेफी किडनैप हो गई। भाई बस उनका शॉक रह जाता है। लेकिन वह काफ़ी ज़्यादा ही सोचने लगता है इसके बारे में गहराई से कि सच में यदि वह उसको बचाने के लिए जाएगा तो लोग पहचान लेंगे कि वो उसके साथ में है और उसके लिए खतरा होगा। लेकिन वो उसको इसे सोचते हुए देखकर कहती तुम्हें पता है वो तुम्हारे पास वापस आ रही थी और वो उसको किडनैप कर लिया गया रास्ते में। वह तुम्हारे साथ में रहना चाहती फिर से। वह सोचने लगता है उसने उसको इतनी ज़्यादा बुरी तरह से ट्रीट किया, फिर वह उसके साथ आना चाहती है। वह कहता है तुम्हें पता है यहाँ पर जो सॉर्सर जितने भी है वो सारे ही बहुत ईविल हैं और सेल्फिश हैं। उनमें से मैं भी हूँ, मैं कोई अलग नहीं हूँ। मैं जो नेफी है वह उसकी गर्ल है, यानी मेरी गर्ल है, इसीलिए मैं उसको प्रोटेक्ट करने के पूरे वर्ल्ड को भी सेक्रीफाइस कर सकता हूँ और इसीलिए मैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जा रहा हूँ। फिर एक मैजिक सर्कल बना लेता है टेलीपोर्ट करने के लिए और पूछता है कि वह आना चाहेगी। तो वह कहती है ऑफ कोर्स वह आना चाहेगी। लेकिन वे तीनों जो गार्ड्स होते हैं वे पहले कहने लगते हैं मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, प्लीज़ मुझे ले चलो अपने साथ में। लेकिन वो उनसे कहता अभी कि अभी दफ़ा हो जाओ यहाँ से। और वहाँ से मैजिक सर्कल मतलब सर्कल द्वारा वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। इधर सीन चेंज होता है और एक केव में दिखाया जाता है जहाँ पर नेफी की आंखें खोलती हैं और बस देखती है कि उसको चेन द्वारा बांधा गया होता है। उसके पास जो पैलाडिन होती है चेस्टर, वह पूछती है कि अब ठीक है। तो कहती है हाँ भाई ठीक है। लेकिन उसकी जो चेन्स होती है उसके वजह से उसकी माना फ्लो ब्लॉक हो चुका होता है। लेकिन अचानक से वहाँ एक बंदा आता है जो कोई और नहीं बल्कि बार्ब होता है और वह कहता है तो हम फिर मिल गए। वह कहती है आखिर ये क्या, तुम तो भाई हो ना, मैंने सोचा तुम जैकन के फ्रेंड हो। वह कहता है सॉर्सर का कोई भी फ्रेंड नहीं होता है और तुम्हें पता है वह वही है, मतलब सॉर्सर जैकिन जिसने कि उसके जिस सॉर्सर को मारा था वह उसके टीचर थे इसीलिए। और वह अभी अपने सारे पैसे खर्च कर चुका है तुम्हें खरीदने के लिए, और यहाँ तक उसका पैलेस के पैसे और सब कुछ उसका होने वाला है। वह तुम्हें सेक्रीफाइस करके ज़्यादा पावरफुल होकर 13 डीमन आर्च डीमन बनने वाला है। उसकी बात सुनकर वह कह दे कोई फायदा नहीं, तुम्हारी ये सारी चीज़ें हैं या फिर इतनी ज़्यादा परेशानियाँ बेकार जाने वाली हैं, बिकॉज आर्च डीमन 13 आर्च डीमन पहले से जैकन को बना दिया गया है। तो वह कहता कि सच में उसका जो सपना था अब तक आर्च डीमन बनने का वह उसके हाथों से छीन लिया गया है, वो भी जैकन द्वारा। वो उसको ले आने लगता है और कहता है वह उसे सेक्रीफाइस करके दोनों को ही सेक्रीफाइस करके खुद पावरफुल हो जाएगा, जिसके बाद वह जैकन को भी मार देगा और फिर सारी चीज़ें उसकी होने वाली हैं। उसको ले आने लगता है खींच कर, लेकिन वह फाइट करने लगती है वापस और कहती है वह जैकन को बिलोंग करती है, वह उसकी गर्ल है ना कि कोई और लो लाइक तुम्हारी तरह उसको टच भी कर सकते हैं। वह गुस्से में आकर थोड़ा उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन वह एक ब्लास्ट होता है और केव में एक गेट बन जाता है जहाँ पर जैकन आता है और जिसको देखकर बर्ग पूछता है कि उसे कैसे पता है कि भाई किडनैपिंग के पीछे है। तो बताता है उसकी स्टार्टिंग सक्की तो वहाँ से स्टार्ट हुई थी जब उसने पहली बार वो बंदा देखा था उस तरह का सड़ा हुआ फेस वाला, जिसने कि उस गर्ल को हरेस करने की ट्राई की। बिकॉज इतना ज़्यादा सुपर वीक था वह बंदा कि वह उसके बैरियर में घुस भी नहीं सकता था। उसे पता चला, मतलब सोचने लगा कोई और ही इसके पीछे था। लेकिन तुम अकेले हो जो कि उसकी बैरियर के आसपास जाते रहते हो, तोड़कर भी जा सकते हो, और तुम टेलीपोर्टेशन में या फिर कह सकते हैं मिनी पॉकेट की मैजिक में काफ़ी अच्छे हो, जिसके तुम ट्रांसपोर्टिंग में काफ़ी अच्छे हो, और यहाँ तक कि तुम ईविल स्किल्स को भी काफ़ी अच्छे से जानते हो सेक्रीफाइस टाइप। इसीलिए इसके बाद में यदि मैं तुम पर शक न करूँ तो सच में ये मैं बहुत बड़ा स्टूपिड होऊंगा। मैं कहने लगता है तो तुमने उसको टी पर क्यों बुलाया था और टी सर्व क्यों की थी तब पता होने के बाद भी। तो वह गया था बस ऐसे ही मैं जानना चाहता था कि अगर तुम्हारा प्लान क्या है, तुम प्लानिंग क्या कर रहे हो, जिसके बारे में जानने के लिए मैंने इस अब तक तुम्हारे साथ नाटक किया फिर साथ में रहा हूँ। और अब तुमने मेरी गर्ल को हट करने की कोशिश की है, तो इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वह देखने लगता है नेफी की तरफ, वह काफ़ी ब्लश कर रही होती है और तभी वह उस पर अटैक करने लगता है। लेकिन कोई बात नहीं, आसानी जो डॉज करके स्पीड से जाकर अटैक कर देता है, जिससे कि वह यानी
हर्ट हो जाता है, उसके हाथ दोनों काफ़ी इंजर्ड हो जाते हैं। वह काफ़ी चिल्लाने लगता है और तैयो स्पीड से जाता है नेफी के पास में और उसको आज़ाद करा देता है और कहता है क्या वह ठीक है, उसको हर्ट तो नहीं हो रहा है। वह खैर उसके पास जाकर हक करती हुई कहती है हाँ वह बहुत ज़्यादा हर्ट है, बाहर से नहीं बल्कि अंदर से। वह इस बात को एक्सेप्ट कर सकती है कि उसकी मास्टर जो कि उसे नहीं चाहते हैं और उसको वहाँ से भगाना चाहते हैं, वे उसको एक्सेप्ट कर सकते, लेकिन इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकती कि उसकी मास्टर इतना ज़्यादा पेन में है, इतना हर्ट है, लेकिन फिर भी अकेले हैं और वह उसको साथ नहीं दे सकती। इस बात से वे ज़्यादा अंदर से हर्ट है कि उसकी वो कोई हेल्प नहीं कर पा रही है। वे इस बात सुनकर काफ़ी इमोशनल होता है, लेकिन खुद को रोक रहा होता है उसको हक करने से। लेकिन आकर उसे हक कर लेता है और कहता है तुम चिंता मत करो, अब तुम सेफ हो। वो उसको बचाने के लिए आ गया है। तभी दिखाया था पीछे स्नेक अटैक करने वाला होता है। बार जिसे देखकर नेफी काफ़ी ज़्यादा ही शॉक्ड होती है, लेकिन वह कहता है चिंता मत करो, वह कुछ भी नहीं कर पाएगा। और अचानक से उसकी जो मैजिक सर्कल होता है सेटर हो जाता है और धुंध में बदल जाता है। वह फिर से एक और मैजिक ट्राई करता है जो फिर से सेटर हो जाता है। इस तरह से कई सारी स्पेल यूज करता है, सारी सेटर होती जाती हैं। वह काफ़ी शॉक्ड होता है और कहता है कि ये कैसे, उसके मैजिक काम क्यों नहीं कर रहा है। ये बात से नेफी भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है और पूछती है कि मास्टर ये क्या है। तो बताता है मैंने तुम्हें पहले बताया था ना, ये और बोलो अल्टीमेट सॉर्सर स्पेल के बारे में, ये वही है। वह बताता है इस मैजिक का यूज करके आइडेंटिफिकेशन मैजिक के तौर पे यूज करते हैं, जिससे कि वह जो भी बंदा यूज करता है उस पर उसने यूज किया या फिर बर्फ यूज किया, जैसे कोई स्पेल यूज करता है तो वो उसकी स्पेल को नलीफाई कर देता है, जिसकी वजह से किसी स्पेल को यूज नहीं कर पा रहा है। तो बार पूछता है कि ये स्पेल उसी बंदे की जिसको तुमने मार दिया था, उसी सॉर्सर की है, लेक्सी है। तो वह कहने लगता अरे नहीं, यदि उसकी पास ये स्किल होती तो क्या सच में वह मेरे हाथों से मारा जाता। चलो मैं तुम्हें स्टोरी बताता हूँ। भाई उसने मेरे को सेक्रीफाइस करने के लिए एक जगह कैद कर दिया था, लेकिन उसने जो स्पेल यूज़ की थी थंडर की, उसको उसने अपने मतलब जैक ने अपने हाथ पर ड्रॉ कर लिया अपने ब्लड से। भी कुछ मैं ट्राई करना चाहता था अपनी लाइफ के एंड तक कि शायद वर्क करे। जैसे भी उस पर दोबारा अटैक करने के लिए आता है तो भागने लगता है, जैसे वो अटैक करने को होता है स्पेल से तो वह भी अपनी स्पेल से यूज कर देता है। दोगुनी इस स्पेल टकराते हैं, स्पेल कैंसिल हो जाती है, लेकिन एक थंडर का अटैक उसी सॉर्सर के ऊपर आकर गिरता है जिससे मारा जाता है। वैसे बेवकूफ़ था ना, वह क्या लगता तो आखिर ये एक लकी मान सकते हैं, लेकिन तभी बहुत सारी स्पेल यूज करता है लेकिन सारी कैंसिल हो जाती हैं। वह कहता आखिर ये कैसे हो रहा है, क्योंकि इनमें काफ़ी सारी स्पेल्स ऐसी हैं जिसके बारे में तुम भी नहीं जानते होगे, वो उसने नई 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 सीखी हैं, और इनमें से काफ़ी सारी स्पेल्स के बारे में तो उसने सुना भी नहीं होगा। आखिर ये कैसे वह कैंसिल कर रहा है इन सभी स्पेल को इतने जल्दी, उसका माइंड इतनी जल्दी इसको अपलोड कैसे कर लेता है या फिर उसे कैसे रीड कर लेता है। वह कहने लगता है ये सब काफ़ी ज़्यादा ईजी है उसके लिए। वह पहले इसको सीखता है धीरे धीरे करके, उसके बाद में उसको मैनिपुलेट करता है। सच में इसमें टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन उसके लिए सब नहीं, अपने बारे में बताता फास्ट से ही। आज के लिए उसके लिए ये इतना ज़्यादा आसान क्यों है। वह बच्चा था यानी 10 साल का, तब से ही बहुत सारी बुक्स को वह पढ़ने लगा, अपनी क्लोज रीडिंग करने लगा। उसके फ्रेंड भी उसके मिलने के लिए नहीं आते थे, इसलिए उसकी हाई प्रैक्टिस हो रही थी इसके लिए। लेकिन उस बीच में केवल बर्फ था जो कि उसे मिलने आया करता था, लेकिन फिर भी वो उसके साथ में काफ़ी सारे प्रैक्टिस करता था और आखिरकार उसने उसको फ्रेंड के तौर पर एक एक्सेप्ट कर लिया और वे लोग ड्रिंक करते थे, साथ में एंजॉय करके साथ में रहने लगे थे। वह कहने लगता हाँ वह उस मौका ढूंढ रहा था किस तरह से वह जैकिन को मार सके। तो वह कहने लगता है ठीक है, लेकिन अभी उसकी जो पावर्स होती हैं यानी एक मल्टीपल टाइप का एक मैजिक सर्कल बनाने लगता है, जो मैजिक की जैकिन ने बर्फ की मैजिक से ही क्रिएट किया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर लिया था उसने। वह कहने लगता है आखिर ये टेस्ट कैसा लगने वाला है। वैसे भी तुम्हें पता है ना 13 आर्च डीमन बनने के बाद मुझे एक नया टाइटल मिला है, जिसके बाद मुझे टाइटल मिला है सॉर्सरर स्लेयर का। यानी जब वह एक आर्च डीमन बना तो उसकी टाइटल मिला है जो कि उसको बता रहा होता है बर्फ के लिए, लेकिन वह अटैक यूज करता है फुली पावर के साथ में उन्हें पंच से। जैसे ही वह हिट करती है तो बार बार दूर जाकर ढेर हो जाता है और वह कहता है क्या आखिर इतना ज़्यादा पावरफुल है। यदि वह खुद आर्च डीमन होता तब भी उसको नहीं रोक पाता, यहाँ तक कि वह उसका सामना भी नहीं कर पाता। और सच में वह काफ़ी पावरफुल है। वह उसे माफ़ी मांगने लगता है और कहता है उसे माफ़ कर दे, उसने जो किया उसके लिए। वह अपनी सारी नॉलेज उसके साथ में शेयर कर देगा, वह उसको जीवित छोड़ दे तो, और यहाँ से वह अपना कभी चेहरा भी नहीं दिखाएगा आगे। लेकिन तभी अपनी पास्ट की जो मेमोरीज होती है, अच्छी अच्छी मेमोरीज को उसके याद दिलाने लगता है, जिससे कि वह उसे छोड़ दे इमोशनल होकर। लेकिन उन सब का जैकिन पर कोई फर्क नहीं पड़ता और इस्तेमाल करो तो उस पर पंच मार देता है, जो कि ओवर पावर्ड होता है। जैसे हमें धुंध हो जाती है, पूरी केप क्रैश होने लगती है। लेकिन जब धुंध साफ होती है पता चलता है उसने वह अटैक थोड़ा सा पास में ही किया था पार्ट के, और उससे वह मरा नहीं था। वह कहने लगता है यार चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारने वाला हूँ, बिकॉज इतने जल्दी तो मारने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, और तुम सच में काफ़ी अच्छी हो बांस के टेस्ट में, इसीलिए तुम्हें बचा कर रखना। यानी कहे तो तुम बांस को अच्छी बांस को लाने में काफ़ी अच्छी हो, इसीलिए तुम उसके लिए काफ़ी अच्छी हो बांस पिलाने के लिए भी। वह कहने लगता आखिर वह उसको छोड़ना क्यों चाहता, बिकॉज जब बच गए एक बार तो दोबारा वह उसको जरूर मौका ढूंढेगा मारने के लिए और खुद को पावरफुल करके मारने के लिए आएगा। वह कहने लगता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यदि तुम मारना चाहते हो तो ठीक है, तो इतना ज़्यादा बीक हो अभी, उसके लिए तुम्हें बहुत पावरफुल होना होगा। अभी से तुम एक आर्च डीमन हो, तुम खुद को पावरफुल बनाओ। वह कहने लगता है लेकिन मैं तुम्हारे लिए कोई यूजफुल नहीं, यूजलेस हूँ, फिर भी तुम उसे क्यों छोड़ रहे हो। वह कहने लगता है जैसा कि मैंने कहा ना,
तुम एक आर्च डीमन हो और तुम खुद को पावरफुल बनाओ और मेरे पास आओ लड़ने के लिए, वह कहता है। और यदि तुम मुझको हरा सकते हो तो ठीक हो, और नहीं हरा पाए तो उसके बाद तुम मुझे बाइन देने वाले हो, यानी कहे तो बाइन की पार्टी देने वाले हो हर बार हारने के बाद। इस बात से जो नैन्फी होती है वह काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, और यहाँ पर कि चेस्टर को भी मेलबर्न ले आई होती है। अचानक से सर्कल होता है, मैजिक सर्कल चमकने लगता है और एक्टिवेट हो जाता है। तो जैकिन कहता है क्या सच में अभी तुम हारने के बाद भी ये सब करना चाहती हो? तो वह कहता नहीं भाई, ये सब कुछ नहीं कर रहा है, उसका इसमें कोई हाथ नहीं है। तभी वह देखता है कि जिससे उसने पंच मारती उस वजह से ही वे सर्कल डैमेज होने की वजह से अब दोबारा से एक्टिवेट हो चुका है। वह उन तभी गर्ल से कहता है अभी कि अभी यहाँ से एस्केप करने के लिए, लेकिन अचानक से वहाँ पर काफ़ी सारी लाइट चमकने लगती है और वहाँ काफ़ी ज़्यादा और आसपास का होता है जो एब्जॉर्ब करने लगता है। तो वह पूछता है बर्फ से आखिर वह क्या करने की प्लानिंग कर रहा था यहाँ पर। तो बताता है वह यहाँ पर एक असली डीमन को समन करने जा रहा था। वह कहने लगता है कि असली डीमंस। अचानक से अब स्मोक में से एक डीमंस टाइप बंदा जनरेट होने लगता है जो कि काफ़ी अधिक बड़ा और काफ़ी पावरफुल होता है। बताया जाता है जो डीमंस थे वह पहले अर्थ पर रहा करते थे, लेकिन उनके बारे में किसी नहीं सुना है वह दूसरे जगह जाने के बाद। लेकिन जो मैजिक सर्कल वे यूज करते हैं, अभी हम यूज करते हैं मैजिक के तौर पर, चर्च ने उन्हें वेरीफाई किया था या चर्च यूज करती थी, जो कि उन्हीं जो डीमंस थे उनके ही वे मैजिक पावर्स हैं। लेकिन वह देखता उस डीमन के लिए जो कि काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा और काफ़ी पावरफुल होता है, लेकिन वह कहता है ये पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा ही बीका भी बिकॉज यहाँ पर अभी हमने यहाँ पर इस सर्कल में कोई भी सेक्रीफाइस मैजिक यूज नहीं किया, फिर कोई भी सेक्रीफाइस नहीं किया गया है, इसलिए वह काफ़ी ज़्यादा बिग स्टेज में है और फुल्ली यहाँ पर नहीं आ पाया। लेकिन अभी उसकी स्टेज देखी जाए तो इतने ज़्यादा पावरफुल है कि उसने इतने ज़्यादा पावरफुल किसी आर्च डीमन को भी नहीं देखा है। वो लेकिन सोचने लगता है कि वह कितना भी आगे चल के पावरफुल हो जाए, लेकिन इस डीमन का सामना तो वह कभी नहीं कर पाएगा, इतने ज़्यादा पावरफुल है। आर्च डीमन के साथ में सच में कुछ भी नहीं है, इतना पावरफुल अपोनेंट उसने अब तक नहीं देखा। उसके सामने जो है उसके जो टेंटिकल्स होते हैं अचानक से हाथ में बदलने लगते हैं और इस तरफ हाथ बढ़ने लगता है। तो वह एकदम शॉक्ड रह जाता है और सोचता है कि सच में अब मरने वाला है। सारे लोग शॉक्ड होते हैं। अचानक से वही घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है एसएस किंग। ये देखकर काफ़ी शॉक्ड हो जाता है कि वह डीमन है उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं उठा रहा है, लेकिन अचानक उसके हाथ का जो मार्क चमकने लगता है। वह कहता है ये सब ये डीमन मार्क की वजह से हो रहा है, उसके हाथ पर है। वो उसे ऑर्डर देते हुए कहता है हे तुम यहाँ से अभी कोई वापस चले जाओ, ये वर्ल्ड तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है, इस वर्ल्ड के तुम क्रीचर नहीं हो, इसलिए तुम्हें यहाँ वापस चले जाना चाहिए। बस चुप कर, बस शांत होता है और अचानक से वहाँ से वह वापस चला जाता है उसी सर्कल के अंदर, जिसके बाद वो अपने आप को काम करता है और सर्कल होता है वहाँ से गायब होने लगता है मैजिक सर्कल। लेकिन अचानक से गायब होते ही पूरी जगह में क्रैक्स आने लगे होते हैं और सब जो केव होती है डिस्ट्रॉय होने लगती है। तो वहाँ से वह लेसी को उठा लेता है, लेफी को उठा लेता है और वह कहता है उन सभी से भी उसकी लिए पकड़ने के लिए, और बार को भी खुद को पकड़ने के लिए कहता है और सभी गर्ल्स को एक साथ में लेकर बाहर आ गया होता है। लेकिन बाहर के साथ देखते हैं तो भाई जो चेस्टर के अंडरगार्ड्स होते हैं वह आ गए होते हैं और उनमें से एक बंदा कहता है वह बस अपनी लीडर को यहाँ बचाने के लिए आए थे, ना कि उसके साथ कोऑपरेट करने के लिए, और यहाँ पर आम लोग हैं उनको वह सेव करने के लिए आए थे। ये मत समझना कि वे डीमन के साथ में कोऑपरेशन कर रहे हैं, यानी एक सॉर्सर के साथ में कोऑपरेशन कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग बस और आम जो लोग यहाँ पर फंस रहे हैं उनको सेव करने आए हैं। वह कहने लगता है कि अभी तुम्हारी बकवास पूरी हो गई है तो तुम यहाँ से जा नहीं सकते हो। वे कहते हैं ठीक है और वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन तब वहाँ पर मेरलन आती है और वह कहती है थैंक्स उसे बचाने के लिए, और वह कहती है तुम्हारे जो पीछे गर्ल है उससे थोड़ी बात करना प्यार से। इधर वे लोग बाहर से चली जाती है तो बचा होता है बार वो उससे पूछता है कि अभी भी और फाइट करना चाहता है, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो फाइट कर सके। और वह देख चुका होता है कि पहले से उसने एक डीमन तक को टैम कर लिया है और उसके पास मैजिक भी नहीं है, इसलिए वहाँ से वह चला जाता है हार मानकर। अब दो लोग यहाँ बचे होते हैं तो दोनों काफ़ी यदि ऑकवर्ड सिचुएशन में होते हैं और पता नहीं उन्हें क्या बात करनी है, इस बात से वह शॉक्ड होते हैं। अचानक से लेफी उनसे कहने लगती है कि वह उसके साथ में हमेशा ही रहना चाहती है, उसको अकेला ना छोड़े, वह उसके साथ सर्वेंट बन के ही रहना चाहती है। वह काफ़ी शॉक्ड होता है कि उसने उसको इतना बुला भरा कहा फिर भी। तभी वह घुटनों पर बैठ जाता है और अपने लव को कन्विंस करना चाहता है और कहता है कि आज से वह उसका मास्टर नहीं है, वह उसकी कोई सर्वेंट नहीं है और ना उसे मास्टर बुलाने की कोई ज़रूरत है, इसीलिए आज से हम लोगों का जो रिश्ता है। और तब खुद शॉक्ड हो जाता है और रुक जाता है, अपने लव को कन्विंस नहीं कर पाता और अपने सर को झुका लेता है। सोचने लगता है आखिर क्या अब अपने बर्ड्स को भी नहीं ला सकता है अपने जवाब पर। और वह काफ़ी शॉक्ड हो एकदम चिल्लाते हुए उठता है और उसको पकड़ते हुए कहता है आज से वो उसकी वूमन है और कोई भी उसको टच नहीं कर सकता, पूरी लाइफ वो उसके साथ में रहने वाली है मरते दम तक। ये और वह फिर अचानक से खुद ही बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड होता है और क्रिटिसाइज कर रहा होता है खुद के लिए कि सच में अपने लव को कन्विंस नहीं कर पाया वो उसके सामने, कितनी ज़्यादा बुरी बात है। इधर वह काफ़ी खुश होती है कि कोई तो है जिसने उसको अपनाया है और अपने साथ रखने के लिए कहा है। और तय अपने पास से वही कॉलर निकालती है, स्लेव कॉलर, और कहती है कि वह उसे ये पहना दे। ये उसकी याद दिलाता है कि जब से वह उसके साथ में आई है और उसके साथ में रह रही है, ये उसकी यादें हैं। वह उसको पहना देता है और सोचने लगता है ये एक वेडिंग या फिर कह सकते हैं एंगेजमेंट रिंग से थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। इधर दिखाया जाता है वे लोग खड़े होते हैं और दिन निकल आया होता है, जहाँ पर वह पूछती है अगर हम लोग मतलब मैं तो मास्टर ने बुला सकती हूँ तो हम लोगों का रिश्ता क्या है।
वह काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन में होता है और ब्लश करते हुए सोच रहा होता है, अगर अब इसको कोई तो समझाओगा कि मेरा रिश्ता क्या है उसके साथ में। इधर दिखाया जाए तो बहुत सारे लोग बात कर रहे होते हैं कि जो सॉर्सरर जैकिन है सच में इतना बुरा नहीं है जैसा कि डेमन को लोग समझते हैं। वह इतना बुरा भी नहीं है, वह एक आम बंदे की तरह ही है। और ये सॉर्सरर इस बारे में बात कर रहे होंगे कि कितनी कम एज में वह बंदा आज डीमन बन चुका है। लोग ज़्यादा जेलस नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा होता है। इधर दिखाया था चर्च में जहाँ पर पैलाडिनो बाकी सब लोगों को बुलाया गया होता है और जहाँ पर चेस्टर होती है अपनी रिपोर्ट देती है कार्डिनल की और बताती है कि जो जैकिन है उसको फ्रेम किया गया था, उसने उसके पूरे मिशन पर मतलब पूरा साथ उसकी इन्वेस्टिगेशन की है। उसे पता चला है कि उसको फ्रेम किया गया किसी और के नाम पर, वह ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन वह कहते हैं तुम ये गलत कर रही हो और एक डीमन के यानी सॉर्सर के साथ में मिल रही हो, इसी जैसे तुमको अपनी होली नाइट की पोजीशन है वो वापस करनी होगी, यानी कहीं तो उसके स्वाद वापस देनी होगी। लेकिन तभी उसके अंडरलिंग्स होती हैं, वह कहते हैं गार्डियर से कि आखिर उसमें उसकी यानी चेस्टर कोई भी गलती नहीं है, आपको एक बार उसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन वो उसको रोकते उन दोनों को उन लोगों को रोकती हुई कहती है सट अप, तुम लोग चुप रहो। सोचने लगती है सॉर्सरर जैकिन के बारे में कि सच में इतना बुरा भी नहीं है और उसके पास जो पोजीशन है होली नाइट के होने के बाद भी वह सच में कुछ भी नहीं कर सकती है। वह एक सर्वेंट से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बस स्वाद वापस कर देती है अपनी और अपनी पोजीशन को भी छोड़ देती है। उसको इस तरह देखकर जो कार्डिनल होते हैं वह कहते हैं तुम चिंता मत करो, आगे चल के तुम्हारी जो पोजीशन है वो सेफ है, आगे चल के मैं पूरी ट्राई करूँगा तुम्हारी इस पोजीशन तुम्हारा वापस मिल सके और तुम फिर से एक होली नाइट बन सको। लेकिन उसकी बात सुनकर वह काफ़ी ज़्यादा ही शॉक्ड होती है, अगर उसका मतलब क्या है। तो बंदा उसके पास जाता कार्डिनल और कहता है कि तुम एक होली नाइट थी, लेकिन अभी तुम्हारे ऊपर जो कीचड़ उछाला गया फिर कह सकते हैं तुम्हारा जो आरोप लगा है उसको वह ट्राई करेगा जल्द से जल्द पूरी तरह से साफ करने का, और जिसके बाद उसको फिर से होली नाइट की पोजीशन वापस मिल जाए और वह अपनी स्वाड को फिर से ले सकती है। उसके पास स्वाड है, उसने तुम्हें चूज किया है और तुम्हारा काम है सॉर्सर को खत्म करना। और एक सीक्रेट स्वाड यूजर राफायल वह भी यहाँ पर आ रहा है। उसकी बात सुनकर तो काफ़ी शॉक्ड जाती है। राफायल वह बंदा है जो कि कट्टर है, खास तौर से इस बात के लिए सॉर्सर को मारने के लिए बहुत ज़्यादा रूटलेस है और वह ये साबित करने आया है कि जो चेस्टर है वह एक देशद्रोही कह सकती है या फिर चर्च को उसने धोखा दिया है। इधर दिखाया जाता है हमें जैकिन का जो कि एक जगह बुक पढ़ रहा होता है, अपने मार्क के बारे में भी सोच रहा होता है, लेकिन तो अचानक से पीछे दरवाजा खोलता है। जैकिन देख लेता है, लेकिन वह बिल्कुल चुप से बिना आवाज़ के छुप कर आ रही होती है। जैकिन कहता है चलो उसे सरप्राइज करना है, सरप्राइज करने दो, लेकिन वह छोटी पड़ जाती है उसकी आंखों को हाथों से बंद करने में ही, बिकॉज वह अभी सीढ़ी के ऊपर एक पैर रखकर खड़ा होता है। वह सोच रही होती है आखिर अभी उसे क्या कहना चाहिए। वे लोग दोनों काफ़ी एक सिचुएशन में होते हैं, लेकिन वह खुद भी शॉक्ड होती है आखिर वह इस तरह से उसको सरप्राइज करने की क्यों ट्राई कर रही थी, उसे भी नहीं पता होता है। लेकिन वो उसको तरफ देखता है और सोचता है सच में वह कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही है, इसीलिए वो उस बात के लिए छोड़ देता अभी के लिए। वह उसे कहती है अभी डिनर रेडी हो गया है, चलो। वो उस खाना तैयार कर दिया होता है तो वह भी आकर देखता है जिसमें काफ़ी तरह की डिशेज इस बार तैयार की हुई होती हैं। वह भी खाना स्टार्ट करता है। जब भी एक डिश को ट्राई करता है तो उसके सच में खुश हो जाता है वैसी डिश खाकर, बिकॉज उसको पहले खाना अच्छा खाने को मिलता नहीं था और सच में अभी का खाना जो होता है काफ़ी ओपी होता है। तभी वहाँ पर देखता है बाहर की साइड उसका बैरियर तोड़ के कोई अंदर आ गया होता है, तो वह उस पर अपनी वही बैठी बैठी अटैक करने की ट्राई करता है, लेकिन अपने बैरियर से अटैक को ब्लॉक कर लेता है, जो कि एक लिजार्ड टाइप मॉन्स्टर होता है जो कि ह्यूमन टाइप दिख रहा होता है। लेकिन वह अपनी बहुत बड़ी स्पेस यूज करके उसके दरवाजे को तोड़ते हुए पैलेस के अंदर आ जाता है, उसके डाइनिंग रूम में। वह कहता है सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सरप्राइजिंग भी है कि तुम मेरे यहाँ तक अंदर तक घुस आए, कुछ तो बात है। क्योंकि लिजार्ड टाइप मॉन्स्टर होता है। वह वहीं पर रुक कर उससे कहता है कि वो उस पर उसकी पोजीशन को छीनने वाला है उसको मारने के बाद एक आर्च डीमन की। वह कहता है अभी उसके पास टाइम नहीं है तो थोड़ा खाना खाने के बाद बात करते हैं, रुक जाओ। वह रुकने लगता है, लेकिन अचानक से वह एकदम अपना अटैक तैयार करता है और अटैक कर देता है, लेकिन वह बिना एफर्टली ऐसे ही उसके अटैक को रोक लेता है। तो वह अपने मुंह से एक लेजर बीम अटैक करने की ट्राई करता है, लेकिन तभी वह उसके ऊपर अटैक करता है जिससे वह दूर जाकर गिरता है और उसके हेलमेट होता है निकल जाता है, जिसे देखकर जो नेफी होती है तुम स्पीड से भागती हुई जाती है। वह सोचने लगता है कि ये क्या चक्कर है। अंदर जाकर देखती है तो वहाँ पर उसे पूरे आर्मर के अंदर एक छोटी बच्ची होती है, जिसे देखकर वह शॉक्ड होता है, क्या उसने अभी अभी एक बच्ची को नॉकआउट कर दिया, जो कि सच में उसके लिए काफ़ी शॉकिंग होता है। लेकिन तभी नेफी कहती है चिंता मत करो, वह अभी बिल्कुल ही ठीक है। वह थोड़ी चैन की सांस लेता है कि चलो कम से कम वह ठीक तो है, पर एक बच्ची को उसने नॉकआउट कर दिया। इधर जब वह उसको गेस्ट रूम में सुला दिया होता है तो वह जैसे वह सीधी उठती है तो सबसे पहले चेकिंग के एक पंच मारती है जिससे कि वो उसे नॉकआउट कर सके, लेकिन कोई फायदा नहीं। वो उसको रोक लेता है उसकी छोटी सी फिस्ट को और वह कहता है आखिर वह यहाँ पर क्या कर रही थी। तो बताती है वह अंश डीमन बन चुका है, एक आर्च डीमन बन चुका है, उसको पोजीशन मिल चुकी है, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया है और अब उसे फाइट करके उसकी पोजीशन छीनना चाहती थी, बिकॉज उसकी मैजिक स्पेल कैंसलेशन की काफ़ी तारीफ है और काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है उसका नाम इसी जैसे। इसलिए उसने प्लानिंग की थी कि मैजिक की वह स्पेल यूज नहीं करेगी जिसकी जैसे आसानी से उसके साथ फाइट कर पाएगी अपनी ब्रूट यानी डायरेक्ट ऐसी
हेल्थ स्ट्रेंथ के साथ में ही। वह कहता सच में तुम्हारा जो अटैक था पाम का काफ़ी अच्छा था, यहाँ तक कि वह लेजर जिसका शायद मैं सामना नहीं कर पाता बना स्पेल यूज की है। सच में तुमने काफ़ी ओपी, मेरे ख्याल से तुम एक ड्रैगन हो है ना। हाँ तुम एक ड्रैगन हो, यानी ड्रैगन चाइल्ड हो, और तुम यहाँ पर इस तरह से आर्मर पहन के आई मेरे ऊपर अटैक करने के लिए। गजब है। बस सोचती है ओ मैं तो पूरी तरह से अब रिबिल्ड हो चुकी है उसकी पूरी आइडेंटिटी। लेकिन जब वह बिल्कुल बहुत ज़्यादा शांत बैठी हुई तो सोचने लगता अपने पास्ट के बारे में ही कि पहले वह भी तो ऐसा ही था। हाँ बिल्कुल ऐसा ही था। उसकी फूड चुराते टाइम पकड़ा जाता था, उसको पनिशमेंट मिलती थी, और अब वह भी सेम ऐसे ही ट्राई कर रही है। आर्च डीमन जो कि उसको सबसे ज़्यादा कमज़ोर लगा इसलिए उस पर अटैक करने की ट्राई की उसने, कमज़ोर देख के। वह उसको कहता है उसको इस बात की पनिशमेंट तो मिलेगी जब उसने एक आर्च डीमन के घर में उसने की हिम्मत की, अटैक करने की हिम्मत की है। वह कहता है तुम्हें पूरे 1 हफ्ते तक नफ़ी की हेल्प करनी होगी उसकी पूरे गाँव मतलब काम में, घर का जो भी काम है उसमें हेल्प करनी होगी। उसकी पनिशमेंट सुनकर तो वह काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, लेकिन नेफी उसको रोकने की ट्राई करती है। एक बच्ची उसको ये थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन वह कहता कोई फर्क नहीं पड़ता। वेलफर्ड कहती है कि वो उसको खाने नहीं जा रहा है, यानी वह एक डीमन है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता है। वह कहती है कि ह्यूमन से उसने सुना है कि एक डीमन की मतलब ड्रैगन की बॉडी को मीट खाने के बाद ह्यूमन सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। तब नेफी भी इसके बारे में पूछती है क्या ये सच है, तो वह कहता है हाँ ये सच है। कुछ ऐसी टेक्निक्स है जिसके ऐसे बताया जाता है कि डीमन जो ड्रैगन्स की बॉडी होती है मीट उसको खाने से लोगों के अंदर काफ़ी पावरफुल होती है और भी पावरफुल होते जाते हैं। लेकिन वह एक बच्ची ड्रैगन है जिसको केवल उसका टेस्ट ही बिगाड़ देगी, उसके मुंह का टेस्ट बिगाड़ने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती है। वह काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है। वह कहता है ठीक है अभी उसको जो पनिशमेंट मिली है उसको हेल्प मतलब पूरी करनी पड़ेगी। इधर सोचने लगता है पास्ट के बारे में जब वह पकड़ा जाता था तो बाकी बड़े लोग थे, बच्चे थे, पाकर उसको थोड़ा खाना शेयर करते थे उसको पिटने के बाद में। इधर उसको सूप ला कर देती है, लेकिन वह सोच रही होती है मेलफोर्ड नहीं, वह उसको नहीं लेकर फेंकने जा रही होती है। लेकिन तभी जैकिन कहता है जैकिन कहता है हे अगर तुमने उसकी फूड को फेंक दिया तो सच में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई भी फूड को वेस्ट करे। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा अभी के अभी, और वैसे ही मुझे नेफी का फूड बनाया हुआ फेंकना है, वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो उसके बाद से डर जाती है और खाना स्टार्ट करती है जो उसे बहुत पसंद आता है, तो वह खाती रहती है। वह उसे चला जाता है कि उसे काम पर लगते रहना, पूरे 1 हफ्ते तक काम करना। लेकिन वह जाते टाइम वह कहती है कि इस सच में तुम विश्वास है कि मुझे इस तरह अकेले उसके साथ छोड़कर जाना, मैं उसको हार्म नहीं कर सकती हूँ। तो वह कहता है कि तुम्हें पहली बात तो उसको छोड़ने के बारे में सोचनी भी नहीं चाहिए। अगर तुम्हें पता है तुम कहाँ तुम बहुत बड़ी गलती कर बैठोगी, और ऊपर से वैसे भी वो तुमसे ज़्यादा पावरफुल, तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कर चली जाते हैं। इधर वह देख रहा होता है छुपकर कि सच में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। उसको थोड़ा शक होता है, लेकिन वह काम करवा रही होती है, दोनों लोग काम कर रहे होते हैं। और मेलफोर्ड कह रही होती है कि सच में जो डीमन किंग है या मतलब आर्च डीमन है जैकिन, मैं सच में काफ़ी डरावना। तो लेकिन नेफी कहती नहीं मैं इतना डरावना भी नहीं है, वह काफ़ी यदि अच्छा है और उसको काफ़ी काइंडली भी है। लेकिन तुम आखिर पावरफुल बन के हो, तुम क्या करना चाहते, तुम्हारा क्या प्लान है। तो वह कहने लगती है कुछ नहीं खास, वह उसके पास में कोई एक घर भी नहीं है जहाँ पर कि वह जा सके, इसलिए अभी तो वहीं पर रहने की प्लानिंग है, मतलब जब तक है तब तक यहीं पर है। वह सोचने लगता है सच में उसके लिए सच में काफ़ी ज़्यादा ही सैड बात है कि उसका कोई घर भी नहीं है। सेम उसकी तरह ही सिचुएशन उसे महसूस हो रही होती है। इस तरह से 2 दिन बीत जाती हैं और वे लोग अपने काम में लगे होते हैं। और आर्च डीमन यानी कहें तो जैकिन में अपने रिसर्च में लगा होता है फॉर्मल आर्च डीमन के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। तभी वहाँ पर आती है बेलफर और उसको इन्वाइट करती है खाने के लिए। जब वह खाने के लिए बैठे होते हैं तो माफ़ी मांगती है कि उसके वजह से खाना थोड़ा ख़राब हो गया है, लेकिन वो उसको सच में काफ़ी क्यूट लग रही होती है, लेकिन कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। और तभी वह नेफी से कहता है कि अभी वह जाने वाला है फॉर्मल आर्च डीमन के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, इसीलिए वह उसको अपने साथ में लेकर जाने वाला है। वह काफ़ी शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि उसको अपने साथ में लेकर जाएगी तो उसकी वह मैजिक पावर्स वगैरह हैं और जो स्पेल्स वह देखने वाला है उन सभी को वह भी चुरा सकती है। फॉर्मल डीमन के मतलब वह पैलेस पर जाने वाला है जो कि 13 आर्च डीमन पहले था उसके। तो वह कहने लगता है उसके फ़र्क नहीं पड़ता, ये तुम ऐसा कर भी सकती तो कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम एक बच्ची हो मेरे सामने और कुछ नहीं, तुम एक ड्रैगन हो या फिर तुम एक सॉर्सर हो, या फिर तुम कितनी स्पेल चुरा लो या फिर कुछ कर लो, लेकिन तुम एक बच्ची के अलावा और कुछ नहीं हो। और यदि तुम चुरा सकती हो तो तुम चुरा लेना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वह काफ़ी यदि इमोशनल हो जाती है कि सच में उसने उसे कुछ नहीं कहा, रोने लगती है। तो उसका सर को पैट करने लगता और कहता है हे चुप 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 जाओ, बिल्कुल चुप हो जाओ, और जो खाना है उसको खा लो। मैं उसको खाना खाने देता है और बात कर रहा होता है उसको अपने साथ ले जाने के बारे में। और कहता है पहली बात तो यही, तो मेरे लिए काम करोगी तो तुम बिल्कुल सेफ रहोगी, कोई भी एक आर्च डीमन के अंडरलिंग को हर करने की सोच भी नहीं सकता। तो उसके लिए तैयार हो जाती है। इधर वह वापस सो जाती है और वहाँ पर आसपास में भी लोग बैठे होते हैं। वह उसके हाथ को पकड़ लेती है और कहती है पापा। इधर वह जो नेफ्यू होती है सब देखकर चौंक जाती है और उससे कहती है ये हमारी एक बच्ची की तरह है। लेकिन तभी वह अचानक से थोड़ी देर शांत रहता है, लेकिन जब उसे महसूस होता है उसने क्या कहा तो एकदम शॉक्ड रह जाता है और ब्लश करने लगता है। और तभी नेफ्यू को महसूस होता है वह ब्लश करने लगती है और कुछ एक्सक्यूज ढूंढने लगती है। लेकिन तभी उसके हाथ को पकड़ लेता है और सोचने लगता है कि वह किस तरह से अपनी लाइफ को नॉर्मली जी सकते हैं, या फिर कह सकते हैं हस्बैंड वाइफ की तरह। उसको मानना ही होता है। इधर दिखाया जाता है नेक्स्ट डे वो लोग सब काम पे लग गए होते हैं, जहाँ पर कि
काफ़ी अच्छा कर रही होती है बट ड्रैगन गर्ल भी, और इस तरह से नॉर्मल काम को कर रही होती है जो कि काफ़ी ईजी, उसे नहीं लग रहा होता है कि वो एक स्लेब की तरह यहाँ पर ट्रीट की जा रही होती है। उसके हिसाब से ये कोई स्लेब वगैरह नहीं है, उसके पास कुछ ऐसे ऑर्डर नहीं दिए जाते हैं जो कि यदि मना कर दिए तो छोड़ दिए जाते हैं, कोई उस पर दबाव नहीं है। वह सब काम करने के बाद में, इस नॉर्मल खत्म करने के बाद वह भी साथ में बात लेती है, और ये सारी जो रूटीन होती है वह डेली की नोट कर रही होती है, सोचने लगती है कि जैकन के बारे में क्या सोचे। वह एक डीमन लॉर्ड है लेकिन तब भी वह उतनी ज़्यादा क्रूअल नहीं है, यानी उसे जैसा होना चाहिए जैसे कि वह नेफी के साथ में उनका रिलेशनशिप उसे पता नहीं समझ में आता है कैसे भी दोनों एक मास्टर और सर्वेंट हैं, लेकिन फिर भी उसको अच्छे से ट्रीट करता है, साथ में एक ही टेबल पर बैठकर मास्टर सर्वेंट खाते हैं, यहाँ तक कि वो उसको मैजिक भी सिखाता है जब उसके पास फ्री टाइम होता है, इसीलिए उसको काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है। लेकिन हमेशा ही जब वह मैजिक सिखा रहा होता है तो नेफी है वह जैकिन के लैब पर ही क्यों बैठी होती है, और उसे देखता है कि बार बार वो उसके सर को भी बालों को टच करने की ट्राई करता है, लेकिन अपने हाथ को बीच में ही रोक लेता है, जो कि सच में उसे काफ़ी ज़्यादा अनएसियस लगता है। इससे वह काफ़ी ज़्यादा मतलब हेट नहीं करती ना, उसे बुरा लग रहा होता है, बस वह वेट करती कि शायद वह कभी उसमें कामयाब हो सके, बिकॉज वह एक डीमन लॉर्ड है फिर भी इस तरह से बिहेव करता है। लेकिन जब भी वह सामने जाती है तो अचानक से वे ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे कि उनके बीच में कभी कुछ मतलब अभी कुछ हो ही नहीं रहा होता है। इस तरह से सारे नोट्स होते हैं, बना रही होती है उसके साथ में अभी क्या हो रहा होता है। तभी एक दिन वह कहता है कि वो डीमन लॉर्ड का जो कैसल है वहाँ पर हमें जाना चाहिए ढूंढने के लिए, बिकॉज उसे कैसल उसके बाद मिल गया तो इसे हम सब लोग चलेंगे। इसीलिए वह आया होता है पहले मेलोन की शॉप पर, जहाँ पर कि वह कुछ क्लॉथ दिला सके उस ड्रैगन गर्ल के लिए, जहाँ पर कि वह काफ़ी शौक और खुश होती है क्यूट सी छोटी सी लॉली गर्ल को देखकर हक करती हुए, और उसे कुछ कपड़े दिखाती हुई कि काफ़ी क्यूट उस पर लग रहे होते हैं। पूछती कि अब उसको हमेशा अपने साथ रखने वाला है, लेकिन यहाँ लगता है वह कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इधर वो सोचने लगता है वैसे देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा भी है, उसको भी इतनी ज़्यादा क्यूट पहनने लगती थी लेकिन उसे काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही होती है, तो वह सोचता है पहले वह आर्मर पहना रहती थी बिना किसी क्लॉथ के, अब उसके क्लॉथ हैं वो काफ़ी अच्छे क्यूट उस पर भी लग रहे हैं। इस तरह से वह आकर दोनों लोगों का ही हाथ पकड़ लेती है, वह काफ़ी क्यूट लग रही होती है पहले के बजाय, लेकिन ये देखकर वह काफ़ी शॉक्ड हो जाता है, सोचता है ये फीलिंग जो है नेफी के लिए उसकी बहुत ज़्यादा अलग है। पहले भी उसकी फीलिंग्स थी उसके लिए प्यार या फिर प्रोटेक्ट करने के लिए थी, लेकिन इस बार उसकी चाइल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए फीलिंग्स हैं हम दोनों के बीच में, इसलिए काफ़ी अलग फील उसे हो रहा होता है। और जैकिन अपने इन इमोशन को डील करने की ट्राई ही कर रहा होता है, लेकिन उससे पहले चेस्टर मार्केट में घूम रही होती है और वह अपनी ड्रेस अप में नहीं होती, आर्मर में नहीं होती है, सोच रही होती है कि जो न्यू बंदा आने वाला है या फिर कहीं तो वह जो नाइट आने वाला है वह काफ़ी खतरनाक है। वह चाहती है कि जैकिन को जल्द से ना ढूंढ पाए, उसके केस में जैकिन को वह अलग ही रख सके, लेकिन आखिर वह ऐसा क्यों चाहती है उसे भी नहीं पता। आखिर उसने अपनी आर्मर या फिर नाइट की जो ड्यूटी है वह उसने छोड़ दी केवल जैकिन के लिए, आखिर उसे भी नहीं पता क्यों। आखिर नेफी और जैकिन दोनों काफ़ी अच्छे, आगे चल के फ्यूचर में उनका एक चाइल्ड भी हो सकता है। सच में कितनी ज़्यादा क्यूट फैमिली होगी और जैकिन कितना ज़्यादा लवली फादर होगा। वह बस चाहती है कि जब उसकी मृत्यु हो जाए, डेथ हो जाए, तो वह दोनों लोग आकर उसके लिए फ्लावर चढ़ाएं। लेकिन अचानक से देखकर शौक जाती है कि जैकिन और नेफी के बीच में एक चाइल्ड होता है और वह कहती कि उनका बायोलॉजिकल चाइल्ड है। आखिर उसने इतनी जल्दी ये सब कैसे कर लिया, उसे पता भी नहीं चला उसको ये सब हो चुका है पहले। वह कहने लगता है कि तुम गलत समझ रही हो, इसका कोई चाइल्ड नहीं है और अब तक उसने नेफी को कुछ भी नहीं किया है। लेकिन ये बात सुनकर वह ड्रैगन गर्ल सोचती है आखिर उनका मतलब क्या है। वह पूछती है आखिर ये लड़की कौन है, तो जैकिन कहता है उसे भी आखिर नहीं पता आखिर ये कौन है। वह कहती क्या मुझे नहीं पहचाना, मैं चेस्टर हूँ वही नाइट। तो वह सोचने लगती है हाँ शायद उसको नहीं पहचाना होगा बिकॉज मुझे आर्मर नहीं देखा। वह कहने लगता हाँ मैंने तुम्हें आर्मर के बिना पहले देखा नहीं था इसीलिए मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। वैसे आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। अचानक से वहाँ पर कुछ और गार्ड्स आते हैं जो कि उसके अंडरलिंग्स होती हैं और वह कहते हैं आपको इस तरह से बाहर बिना प्रोटेक्शन घूमना काफ़ी खतरनाक है। वह भी सब देख रहा होता है, जब वो उसको देखते हैं तो अच्छे से वो उसको बेइज्जती मार देने लगते हैं। लेकिन तभी वह गर्ल होती है वो अपना ड्रैगन के लिए तैयार होती है कि आखिर कुछ गड़बड़ हो तो, लेकिन जैकिन कहता है चिल करो। जैकिन की बात सुनकर ड्रैगन गर्ल यानी वेल होती है वह काफ़ी अधिक काम हो जाती है और कहती है ठीक है, वह काफ़ी हो जाती है। इधर वे चेस्टर को लेकर दोनों नाइट्स होती है वो चले गए होते हैं, इसलिए वह कहता है चलो तो हम भी जो फॉर्मल आज डीमन था पहले उसका हम कैसल देखने के लिए चलते हैं, शायद जैसा कि हमने प्लानिंग की थी। फिर लोग वहाँ से पहुँच जाते हैं फॉर्मल आज डीमन के पैलेस में, जहाँ पर कि उनको एक बड़ा सा गेट दिखता है जिसे देखकर वह कहते हैं उसे कुछ ऑरा महसूस हो रहा है जो कि ड्रैगन हंटर का है, जो कि उसे पहले भी फेमिलियर था, ये काफ़ी फेमिलियर था। वे गेट खोलकर अंदर जाते हैं जहाँ पर उन्हें गोलेम दिखता है जो कि इस पैलेस को शायद प्रोटेक्ट करता है। जब अंदर तरफ जाते हैं तो बताती है देखो ये सिंबल, यहाँ पर एक फॉर्मेशन बनी होती है और वह कहती है थोड़े ड्रैगन से रिलेटेड है तो इसे वह ओपन कर सकती है। वह कहता काफ़ी अच्छा है, वह ओपन कर रही होती है लेकिन वह इधर राइस को मतलब नेफ्यू को पैड कर रहा होता है, लेकिन तभी उसको देखता है बेल को और वह एकदम शॉक्ड होकर वहाँ से अंदर चले जाते हैं बिकॉज उसे काफ़ी awkward लगता है यदि कोई किसी उसको कुछ और हरकत करते हुए देखे। पहुंच जाते हैं अंदर, एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी होती है अंडरग्राउंड सेकंड फ्लोर पर, और तभी जैकिन कहता है उन सभी लोगों से कि उसके जो एम्बलम हाथ पर है जिसके अंदर आए हैं उसकी तरह यदि इससे रेट कोई बुक मिल जाती है तो उसको ढूंढो जिससे उसे और भी इन्फॉर्मेशन मिल सके आर्च डीमन के बारे में या इस सील के बारे में। तभी वो एक बुक देख रहा होता है, उसके पास बेल आती है और कहती है
हे क्या मैं तुम्हारी तरह आगे चले कभी फ्यूचर में बन पाऊंगी? तो वह कहता है हाँ बिल्कुल, बिकॉज तुम्हारे पास में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स है जीने के लिए, तुम्हारी काफ़ी लॉन्ग लाइफ होती है, तुम मुझसे बहुत ज़्यादा पावरफुल होगी आगे चल के। लेकिन वह थोड़ा शक कर रही होती है और कंफ्यूज होती है। वह कहती है क्या वह हमेशा उसके साथ में रह सकती है? इस बात से वो कोई उसे ध्यान नहीं देता और देखता भी नहीं है। बुक रीड करना कंटिन्यू करता है और फिर वह कहता है यदि वह यहाँ पर रहना चाहती है उसके साथ में रह सकती है जब तक वह चाहे, जब वह चाहे तब वहाँ से जा भी सकती है। उसे वह हक करती है और कहती है कि वो उसको कभी भी छोड़कर नहीं जाएगी। और ये देखकर वो काफ़ी शॉक्ड होता है कि आखिर उसका एटीट्यूड इतनी जल्दी बदल कैसे गया। सोच ही रहा होता है, अचानक से उसको एक गर्ल मतलब बुक मिल जाती है उस गर्ल को, जिसमें कि 12 जो सीक्रेट स्वार्ड्स हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन होती है। वो उसको छीन लेता है जिससे वह शॉक्ड होती है। वह देखने लगता है उसके हाथ में जो एम्बलम बना है उस पर जो लिखा हुआ है, और जो सीक्रेट स्वार्ड जिसने देखी थी उसने चेस्टर के पास में, उस पर जो लिखा हुआ था यानी सीक्रेट स्वार्ड्स पर वह सेम ही लैंग्वेज में लिखा हुआ है। यानी उनके देखी जाए तो सेम लैंग्वेज में कुछ उस पर स्पेल्स लिखी हुई हैं, जिससे कि उसे कुछ कंफर्मेशन मिलती है और कहती है ये काफ़ी सिमिलर है। वो सबसे कहते हैं कोई बुक लेना चाहती हो तो ले लो जितनी बुक लेनी है और हम यहाँ से चल रहे हैं। वह निकल जाते हैं। इधर दिखाता है चेस्टर का जो कि आई होती है रेफेल के पास में, जहाँ पर कि और जो नाइट्स होते हैं उसके वे भी साथ में आए होते हैं। रेफेल होता है वह बता और पूछता है कि आखिर जिस नाइट को निकाल दिया गया था और जिससे स्वाड भी उसकी होली स्वाड ले ली गई थी, क्या वह तुम ही हो? तो चेस्टर कहती है ऑफ कोर्स वह वही है। तो वह कहता है आखिर तुमने कितनी सारे अब तक सोर्सर को मारा है पूरी लाइफ में? तो वह कहती है इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आखिर एक नाइट ने कितने सोर्सर को मारा, इससे उसका कैरेक्टर डिपेंड नहीं करता, उसकी काबिलियत दिखाई जाती है। उसके पीछे जो और नाइट्स होती हैं वह कहते हैं चेस्टर आकर तुम ठीक से बात करो। उस रेफेल एन कहे तो सीनियर है उसको इस तरह से गुस्सा मत दिलाओ। वह भी काफ़ी गुस्से में होता है और कहता है उसने पहली बार किसी को इस तरह से बात करते हुए देखा है, जो कि एक लड़की होकर तुम इस तरह से बात कर रही हो तो मारी जाओगी। अगर डराने लगता है उसको मारने जा रहा होता है। पॉप पीछे से आ जाता है और उसको रोकती हुई कहता है ये इस तरह से तुम्हारे पास में कोई अथॉरिटी नहीं है कि तुम किसी को मार सको। लेकिन वह कहता है ओह तुम पॉलिटिशियंस कहीं के, तुम केवल इस मैटर्स में ऐसी मैटर्स में बस दखल दे दो और कुछ नहीं, तुम्हारे पास यही और क्या, और इस तरह से उसको बढ़ावा दे रहे हो। लेकिन तभी वह कहती है इस तरह से पॉप से थोड़ा ठीक से बात करो, तुम तो इज्जत से बात करो उनसे। इस बात से और गुस्से में होकर स्वाड से अटैक करने वाला होता है, लेकिन पॉप फिर से उसे रोक देता है। पॉप की बात सुनकर वह काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड या फिर गुस्से में दिख रहा होता है। वह कहता है इस गर्ल के पास जो स्वाड है वह स्वाड ने हर किसी को अपने अपने व्यक्ति को चूज करती है, इसको चूज कर लिया इसलिए इसको मारने के बाद वह स्वाड किसी और को मिल जाएगी, इसलिए उसे मारना ही ठीक है। पॉप उस स्वाड को लेकर आ जाता है, उस गर्ल को दे देता है जिससे कि वो फाइट कर सके। लेकिन बंदा वहाँ से चला जाता है जिसके पास में शायद कोई प्लान के अकॉर्डिंग उसने ये सब की होती है। इधर वह भी देख रही होती है। इधर दिखाया जाता है वे लोग मतलब चेक इन बैठा होता है बार के साथ में एक बार में, जहाँ पर बार कह रहा होता है कि वैसे तुम्हारे पास में एक अडॉप्टेड डॉटर है ना, तो क्यों ना तुम जो कैसल है आज टीम का कैसल है उसका मुझे मैनेजर बना दो। मैं कहता नहीं, तो मैं कहता क्यों नहीं, ऐसा रहे कि मैं तुम्हारे लिए काम करूं और तुम मुझे कुछ मैजिक बुक दे दो। वो कहता नहीं वे, उसको मना ही कर रहा होता है। मैं कहता आखिर उसका मतलब क्या है, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा हूँ ना, तुम्हारा फ़ायदा हो सकता है काफ़ी ज़्यादा ही, है ना। वैसे तुम्हें सतर्क रहना चाहिए बिकॉज एक न्यू नाइट आया है जो कि 499 सोर्सर्स को तो मार चुका है, तो उसके बाद जानते हो। वह कहता आखिर वह है कौन, तो बताता है मुझे नहीं पता, बस उसके चेहरे पर मैंने सुना एक बहुत बड़ा जख्म है। तभी अंदर कोई एंट्री मारता है और वह पीछे देखती हैं तो भाई बंदा खड़ा होता है, आगे चमक रही होती है उसकी इतना बड़ा बॉडी बिल्डर जैसे दिख रहा होता है। बार्ड उसे देखकर काफ़ी यदि शॉक्ड होता है और कहता है ये क्या नाइट यहाँ पर आया है, और भी एक सॉर्सर है और नाइट की हमेशा ही बहुत ज़्यादा दुश्मनी रही है, इसलिए वह गर्ल होती है। वह तो अचानक से समझ कि वहीं बेहोश से आती है उसको देखकर। वो उस बंदे को देखता है, बार्ड उस पर अटैक करने की जाने लगता है जिससे कि वो उसको खत्म कर सके, और वह जैकिन से भी कहता है अटैक करने के लिए। वह भी अटैक करने तैयार होते हैं दोनों लोग, लेकिन तभी उसकी स्पेल को जैकिन होता है कैंसिल कर देता है। बार्ड कहता है आखिर ये क्या, तुम मतलब तुम कितना क्रेजी हो रहे हो, तुम इस तरह से मेरे स्पेल को तुम डिस्ट्रॉय कर दिया, कि तुम करने की क्या प्लानिंग कर रहे हो। जैकिन कहता है तुम वापस आओ और यहाँ पर चैन से बैठो, यहाँ पर हमें कुछ बात करनी है। मुझे ये लगता है वह बंदा यहाँ पर फाइट करने के लिए आया है। मैं कहता ओह तो चलो लाए, शायद कोई तो ऐसा सॉर्सर है जो कि थोड़ा बहुत दिमाग को भी यूज करना जानता है। तभी बेबी वहाँ पर वापस आ जाता है, लेकिन वो सोचने लगता है कि इस तरह का जो नाइट है यहाँ पर क्यों आया है। और तभी जैकिन रेफल को भी ऑफर देता है कि सामने आकर बैठे और यहाँ पर हम बैठ कर आराम से बात कर सकते हैं यदि तुम्हें कोई बात करनी है तो। वह उसकी बात को मानता है और तुरंत सामने आकर बैठ जाता है। और इधर में बंदा बार्ड सोता है। वह कहने लगता है ठीक है मैं उस लेडी को देखता हूँ जरा, उसको वह बेहोश हो गई है, वह थोड़ी बच्ची है, मतलब ठीक तो है ना। वे सोचने लगता है ये बंदा जो कि हमेशा अपनी स्पेल्स को इस तरह से यूज करता रहा है बुरे काम के लिए, पहली बार किसी अच्छे काम के लिए यूज कर रहा है, जो कि इतनी ज़्यादा ऑकवर्ड फेस बनाते हुए। वह काफ़ी यदि ऑकवर्डली वहाँ पर बैठा होता है, बिकॉज इस तरह से उसे नहीं पता है बैठने के लिए, तो कह दिया अगर बात क्या करनी है। वह काफ़ी यदि इंट्रोवर्ट बंदा है हमेशा से ही, इसे सोच रहा होता है वह वर्ड की जगह होता है कितना अच्छा होता है। बेशक उस गर्ल को हेल्प की जरूरत नहीं है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा है। फिर पूछता है रेफेल नाइट से कि आखिर वह यहाँ पर क्या कर रहा है, उसका पर्पज क्या आने का। तो वह कहने लगता ओ ठीक है। वह बताता है कि वह आज डीमर जिसको तुमने इंजर किया था और कहीं तो नाइट्स उस दोनों को उनको तुमने इंजर किया था ना। वह कहता ऑफ कोर्स मैं ही वही हूँ। वह सोचने लगता है वह चेस्टर की बात जरूरी कर रहा है।
वह काफ़ी हंसने लगता है और कहता है सच में ये तुम कितनी ज़्यादा छोटी साइज में और फिर भी ब्लंडनेस जैसा तुम्हारे चेहरे पर कुछ है। और जैकिन पूछता कि वैसे तुम तो सोर्सर को हंट करना काफ़ी हॉबी है तुम्हारी, तो आखिर तुम्हारे साथ में 2 सोर्सर बैठे हैं लेकिन फिर भी तुम उनको छोड़ रहे हो, फिर मतलब कहें तो हट क्यों नहीं कर रहे हो? बिकॉज तुम 499 तो पहले हट कर चुके हो। वे कहने लगता ओ वे लोग तो सच में काफ़ी ज़्यादा आगे चल के बैलेंस खड़ा कर सकते थे या फिर थ्रेड्स बन सकते थे, इसलिए उनको क्लियर करना काफ़ी अच्छा था या फिर ज़रूरी था। वे सोचने लगता उसने सोचा था जिसने करीब 500 के लमसम सोर्सर को मारा है, बस इसमें कितना ब्रूटल कितना बैलेंस से भरा होगा, लेकिन ये तो अंदर सच में काफ़ी इंटेलिजेंट भी दिख रहा है। लेवल पहुंचता है। बेसिक बात बताओ, अभी चेस्टर यानी जो नाइट है उसको तुम्हारे क्या लगता है कि वह कितनी ज़्यादा तुम्हारे लिए थ्रेट रही है? भाई क्या लगता है इस बारे में तो मैं नहीं कह सकता कि कितना भी उसके लिए थ्रेट्स है, लेकिन इतना जरूर है अब तक की वह सबसे फॉर्मेडेबल अपोनेंट उसकी रही है। लेकिन लगता है ऐसा है तो फिर तो चर्च के लिए उसकी कोई भी यूज नहीं रहा है ना? उसको हमें वहाँ से निकाल देना चाहिए। ये सुनकर वह काफ़ी यदि शौक रह जाता है। वह कहता है कि उसका मतलब क्या है कहने का? तो वह कहने लगता है कि जब हम लोग न्यू आर्च डीमन के खिलाफ जा रहे थे या फिर उसके खिलाफ सफ़ा करने की रणनीति बना रहे थे तो उसने इसलिए ऑब्जेक्शन उठाया, यहाँ तक कि अपनी जो पोजीशन होती है नाइट की उस आर्च डीमन के लिए वह भी छोड़ दी उसने। ये देखकर वह काफ़ी शॉक्ड जाता है सुनकर कि आखिर वह गर्ल जो कि इतने सब कुछ कर रही है अपने आप को इस ऑकवर्ड प्रोसेस में लाकर खड़े कर दिया है, आखिर वह करना क्या चाहती है? वह सच में उसके बारे में काफ़ी शॉक्ड होता है। तभी वो उसको वहाँ से जाने लगता है और जैकिन से कहता है ठीक अभी मैं चलता हूँ और मुझे जो भी कंफर्म करना था मैं कंफर्म कर चुका हूँ। वह कहने लगता है ठीक है। और जब वह जा रहा होता है तो वह कहता है वैसे एक मिनट सुनो, तुम यदि उसको खत्म या फिर कुछ करने की ट्राई भी कर रहे हो तो इस टाउन में बहुत सारे लोग हैं जो कि उसके फ्रेंड है या फिर उसके लिए अच्छा चाहते हैं, तो इसीलिए यदि तुम ऐसा कुछ करना चाहते हो तो तुम्हें उसके बारे में सोचना चाहिए बिकॉज उसके लिए तुम्हारे लिए काफ़ी बुरा नतीजा होने वाला है। तो राफेल कहता है हंसते हुए कि अगर तुम कोई सॉर्सर होकर ह्यूमन की कब चिंता होने लगी। वह कहता है गुस्से में मतलब गुस्से की चेहरा बनाते हुए कहता है तो अपनी हद में रहना चाहिए, ये एक चेतावनी है, इसको मजाक में मत लो, ये काफ़ी बड़ी थ्रेट जो तुम्हारे लिए बन सकती है। वह कहता है जैसा कि उसने तुम्हारे बारे में सुना था और सोचा भी था, तुम वैसे ही हो, उसमें कुछ भी अलग नहीं है। वह क्या लगता है चर्च को एक इन्फर्नो से बदलने से पहले किसी को स्नैप करना जरूरी है। इधर बर्ड्स क्या लगता है उसके जाने के बाद आखिर तुमने उसको इस तरह से जाने क्यों दिया? ये हमारे लिए बड़ा थ्रेट बन सकता है, उसे खत्म कर देना चाहिए था उस नाइट को अभी के अभी। वह कहता क्यों ना तुम्हें हेल्प करनी चाहिए उसे मारने में। वह कहता क्या सच में तुम मुझे मारना चाहते हो? वह कहता है ठीक है अभी चेस्टर चर्च के बारे में सिचुएशन उसे जाननी होगी, चेस्टर के बारे में आखिर क्या सगा चल रहा है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर जाओ बिकॉज तुम टेलीपोर्टेशन मैजिक में काफ़ी यदि अच्छी हो, मेरे बारे में जो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ला कर दो। ये तुम ऐसा करोगे तो मैं तुमको काफ़ी सारी बुक्स भी उनसे लेने दूंगा। यानी आज डीमन के कैसल से बात कर रहा होता है। वह काफ़ी इस बात सुनकर शॉक्ड खुश होकर वहाँ से तुरंत ही गायब हो जाता है बिना कुछ कहे। और फिर वह जब वापस आता है तो देखता है कि थ्रोन के पास में ही जो नेफी होती है बैठी होती है और जिसे देखकर वो काफ़ी शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या तुम अब तक सोई नहीं? तो वह कहती नहीं, वह बस उसका वेट कर रही थी आने की। बिल भी वेट कर रही थी लेकिन वह वहाँ पर सो चुकी है। बेल काफ़ी थक गई थी लाइब्रेरी की सारी बुक्स को यहाँ पर ट्रांसफर करने में और सारी ही उसने ठीक से लगवा भी दी हैं जिससे कि तुम आराम से कोई भी आसानी से पढ़ सको, इसमें कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए वह काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। उनके उसमें ऐसा मूवमेंट आता है जिसके साथ भी उसे किस भी कर सकते, लेकिन अचानक से वहाँ बाढ़ आता है चिल्लाते हुए हे जैकिन, जिसकी वजह से इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है उसकी मूवमेंट खराब करने के लिए कि गुस्से में उसकी तरफ घूरने लगता है। वह काफ़ी डर जाता है और कहता मुझे क्या पता। वह नहीं पता होता है कि अगर वह कितना बड़ा खतरा मोड़ ले चुका है अभी भी, लेकिन उसके पास में होती है चेस्टर जिसके वो बताता है कि उसको किसी ने पॉइजन कर दिया है, इसलिए तुम कभी कभी उसे देखना चाहिए, उसकी सिचुएशन है काफ़ी बुरी हो चुकी है। लेकिन तभी दिखाया जाता है बेल को भी होश आ चुका होता है और वह देखती है उसके सामने एक नाइट होती है होली स्वॉर्ड के साथ में, इसीलिए वह अपने हाथ को ट्रांसफॉर्म करती है ड्रैगन हैंड में और उसको अटैक के लिए जाने लगती है। और वह कहती है इस तरह का कोई भी यहाँ पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन तभी उसको जैकिन रोक लेता है और कहता है ज़रा तुम चिल हो जाओ, लेकिन फिर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता और कहती है कि आखिर वह एक नाइट को क्यों बचाना चाहता है। तो वह कहता है कि आखिर वह एक यहाँ पर एक मेहमान की तरह एक गेस्ट है, इसीलिए मैं किसी भी अपने मेहमान को इस तरह से हट नहीं होने दूंगा, अभी कभी तो रुक जाना चाहिए। वह कहने लगती है तुम्हें पता भी है कि मेरे फादर को एक ऐसे ही नाइट ने मार दिया था जब मैं छोटी थी, इसलिए मैं रिवेंज लेना चाहती हूँ हर एक चर्च के, हर एक नाइट से, हर एक पूरे चर्च से, इसलिए बहुत हेट करती हूँ। वह कहने लगता है लेकिन इस तरह से तुम इसे मारने के बाद कोई फ़ायदा नहीं, ना तुम्हें कोई सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना कुछ, और बल्कि तुम्हारा हत्यारा तुम्हारे फादर का ब्याह अभी भी चैन से जी रहा होगा। तो वह कहने लगती है अगर क्या तुमको जानती है क्या हो गया, तुमको जानती हो रिवेंज के बारे में? तो वो कहता हाँ रिवेंज एक ऐसा जिस बंदे के साथ रिवेंज लेना है उसको इतने ज़्यादा मारो, उसको पीटो से टॉर्चर इतना ज़्यादा करो कि मरने के लिए खुद ही भीख मांग, लेकिन फिर भी तुम उसको नहीं मारो। वह कितनी भीख मांगते रहे लेकिन उसको धीरे धीरे करके टॉर्चर करते रहो तब तक जब तक कि वो खुद ही मर ना जाए, जिससे मिलती है सेटिस्फेक्शन रिवेंज की। वे दोनों ही सेक्टर मतलब शॉक्ड जाती हैं बेल और नीसे, और वह कहते हैं क्या तुमने किसी से रिवेंज लिया है? तो बिल को बताता है नहीं, उसने एक बंदे से रिवेंज तो लिया था लेकिन वह तुरंत ही मर गया, तो इसीलिए उसको इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिली।
वह कहता है ठीक है तो अभी तुम ध्यान रखो, लेकिन उसको अभी तुम हर्ट नहीं करने वाली हो। वह कहती है हाँ आप क्या ही कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वह सोचने लगती है कि जैकिन है ये बंदा है किस किस्म का बंदा कि ये डीमन होने के बाद ऐसी इसकी हरकतें हैं। इधर दिखाया जाता है रात में होश आया होता है जब चेस्टर के लिए तो बताता है नीस ने तुमको बचाया है, इसी वजह से थैंक्स कहना, उसकी वजह से तुम्हारी अंदर जो पॉइजन था वह सॉल्व हो चुका है, उसने तो पॉइजन से बचाया था। वह कहने लगती है हाँ लेकिन मेरे पास बस एक लेटर आया था चर्च के कुछ सीक्रेट से, या फिर कहें तो हायर अप से जो सीक्रेट के काम करते हैं। वे कह रहे थे सारी नाइट्स के बारे में कुछ इकट्ठा करके कुछ करने वाले हैं इसीलिए, लेकिन जब वापस अंदर पहुंची तो उसकी टी रखी थी जिसे पॉइजन थी और आखिरकार वहीं पर वह कोलैप्स हो गई। तो कहता है लेकिन रेफेल तो ये नहीं करेगा, अभी को रेफेल जब करना चाहेगा तो वो तुम्हारे सर को ही चॉप कर देगा, ना कि ऐसी डर्टी ट्रिक्स यूज करेगा। वह बात करने के बाद वहाँ पर सो जाती है। नेक्स्ट डे उसको एक मेड की ड्रेस पहननी होती है जबरदस्ती। जैकिन कहता है हाँ तुम यहाँ पर रहोगी तो फुल प्रोटेक्टेड रहोगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ तो करना होगा, यानी कहे तो अपनी प्रोटेक्शन अपना खाना पीना खरीदना पड़ेगा यहाँ पर काम करके। वह भी हाँ क्या कर सकती है, लेकिन बैल होती है वह अभी भी उसको छोड़ने वाली नहीं होती है। वह कहता है कि तुम चिंता मत करो, वह थोड़ा हेटफुल जरूर है बिकॉज उसके फादर को चर्च के एक बत्ती ने मार दिया था नाइट को, इसीलिए पूरी चर्च से हेट करती है, और तुम भी एक नाइट हो इसीलिए वो तुमको बहुत हेट करती है। लेकिन चिंता मत करो वह अपने रूल्स की काफ़ी ज़्यादा ही पक्की है और अब उसका भी खुद का एक गुरूर है, इसीलिए वो तुमको इस तरह से नहीं मारेगी। वह काफ़ी इमोशनल हो जाती है उसकी बात सुनकर। वह कहता तुम चिंता मत करो, तुम यहाँ पर सेफ हो। लेकिन वह ये तो वादा कर दी थी कि वो उसको नहीं मारेगी, लेकिन प्रैंक से वह नहीं बचती है। वो उसके ऊपर मेढक फेंक कर भाग जाती है और तब ये आवाज़ आती है जैकिन के लिए भी, लेकिन जैकिन भागते हुआ आता और देखता है क्या एक नाइट चेस्टर जो कि होली नाइट होने के बाद भी एक फ्रॉग से डर रही है, और ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है, हंसने लगता है और आखिर ये बंदी चिंता कैसी अब था। काफ़ी फ्रॉग्स और भी मैजिक से बुलाता है और उसके ऊपर फेंक देता है, जिससे तो उसकी और हालत ख़राब हो जाती है और वह रोती है दूर जाकर गिरती है। वह कहता है कि सच में आखिर इस तरह की कोई लेडी अब तक जीवित भी कैसे हो सकती है और इतनी ज़्यादा इग्नाइट भी कैसे बन सकती है। सच में इसको फाइट के अलावा कुछ भी नहीं आता है। इधर बैल जो कि लिख रही होती है सारी डिटेल कि हमारे एक न्यू होली नाइट आई जो कि रहने लगी है, लेकिन सच में वह काफ़ी ज़्यादा डम बैस है। उसके ऊपर जो नाम है चेस्टर पर उसको सूट भी नहीं करता है। उसको कोई भी केले के एक चिक्कल कोई भी आगे फेंक कर उसे गिरा सकता है, उसको वह भी डॉच नहीं करना आता है। पता नहीं किस तरह से भी एक होली नाइट बन चुकी है और इस तरह से अब तक सर्व कर रही है, और अब तक बची हुई कैसे है। उससे ज़्यादा डम बैस कोई होगा नहीं, उसको स्पाइडर डाल दो तो उससे भी इतनी ज़्यादा डरती है। ऐसी छोटी मोटी शरारतों से उसे डराना बहुत ज़्यादा आसान है, इसीलिए अब मैं सीधा कहूँ तो अब मैं पे खुद बोर हो चुकी हूँ उसको इस तरह से प्रैंक कर करके। वे सच में काफ़ी ज़्यादा डम बैस है। ये क्या कर अपनी डायरी होती है बंद कर देती है, तभी नॉक होता है और वहाँ पर से जैकिन आता है, अंदर को बैठता है। तो वह कहती है क्या तुमने मैंने जो प्रैंक किया उसके लिए तुम मुझे डांटने आए हो। तो वह कहता नहीं तुम ये सब कर सकती हो, लेकिन बस तब नहीं जबकि वह खाना बना रही हो खा रही हो, ठीक है ना। वह कहने लगता है वैसे वह यहाँ पर तुम एक ही बात बताने आया है कि तुम्हारे अंदर या फिर कहे तो तुम्हारे पास कुछ खुद के रीजन्स भी हैं जिससे कि तुम पूरा करना चाहती हो, कुछ उद्देश्य हैं, लेकिन यदि तुम यहाँ से कभी भी जाना चाहो तो हमेशा ही जा सकती हो, और जब भी तुम यहाँ पर वापस आना चाहो तो वापस भी आ सकती हो। इस घर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे और नीस भी तुम्हारा हमेशा वेट करती रहेगी। फिर वहीं पर सोचने लगती है उसकी बात के बारे में। इधर दिखाया जाता है नीस होती है और चेस्टर दोनों ही बात ले रहे होते हैं बात में सोने जाने से पहले। इधर सीन चेंज होता है और बेल सपना देख रही होती है कि उसकी फादर की डेड बॉडी किस तरह से उसे मिली थी, और वह काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। लेकिन तभी पहुंच जाती है चेस्टर के रूम में अपने हैंड को ड्रैगन में बदलकर अटैक करने के लिए, लेकिन तभी उसको एक गाल पर पिंच करती है और कहती सच में इस तरह की बेवकूफ़ नाइट अब तक जिंदा कैसे है, वह किस तरह से बेवकूफ़ की तरह सो रही है। इधर दिखाया जाता है जैकिन के पास में नेफी आती है और वह कहती है कि काफ़ी ज़्यादा ही अजीब बात है बिकॉज बेल है वह पूरी तरह से गायब हो चुकी है, कुछ पता भी नहीं, वह भी शॉक्ड होता है। फिर दिखाया जाता है डायरी में उसने लिखा था जाने से पहले कि मैं सच में काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ जैकिन और नेफी दोनों की एक डॉटर बन के रहने में। यहाँ पर सच में जैकिन का हेड फेड करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और नेफी है उसको इस तरह से हक करती है वह मुझको बहुत पसंद है। मैं सच में इस फैमिली में काफ़ी ज़्यादा हैप्पी लाइफ जी रही हूँ। मेरी लाइफ है सच में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल और इस लाइफ से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है, या फिर कहें तो मैं इस घर को कभी छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ। लेकिन मैं यहाँ रहने के बाद अपने उद्देश्य को भूलती जा रही हूँ। मेरा बदला लेना भी है मुझे, इसीलिए मुझे यहाँ से इस घर से तो जाना होगा। मैं इस घर में और आगे नहीं रह सकती हूँ। इसीलिए अपनी भारी हाथों से उस बुक को बंद करके वहाँ से ड्रैगन बन के उड़ जाती है और थैंक्स कहती है जैकिन के लिए, उसने इसका इतना ख्याल रखा और यहाँ तक कि उसने उसे ऑफर दिया या फिर कहा कि अब उसकी डॉटर बनना चाहती है, और उसने ये डिसीजन उसके ऊपर ही छोड़ दिया। तो बेल होती है वहाँ से चली आई होती है और एक जगह पर आ गई होती है जहाँ पर उसे पता भी नहीं होता है कि उसका कोई पीछा भी कर रहा होता है। तो कुछ सीढ़ियों से उतरती हुई जाती है और पहुँच जाती है एस डीमन इनफॉर्मल एस डीमन के कैसल पर, जहाँ पर जैक के साथ आई थी, और सोचने लगती है यहाँ से जो बुक्स हैं वे इतनी ज़्यादा काफ़ी होंगी कि वो कुछ ज़्यादा पावरफुल हो सके, अपना रिवेंज भी ले सके। लेकिन अभी उसके पास में अथॉरिटी होती है कि जैकिन की हेल्प के बिना भी अंदर जा सकती है, इसलिए खोलने लगती है। लेकिन थोड़ी झिझकने लगती है कि सच में इस तरह से अंदर जाना ठीक रहेगा, क्योंकि इसका मतलब है कि वह जैकिन को ही धोखा दे रही है। लेकिन
आधे ही खोल पाती है उससे पहले उसे पीछे से एक आवाज़ आती है। जब वो पीछे घूम कर देखती है तो वहाँ पीछे एक बंदा खड़ा होता है, जो कि कोई और न बल्कि राफेल होता है, वही होली नाइट, जिसको देखकर वो काफ़ी शॉक्ड हो जाती है। उसके पीछे एक होली स्वॉर्ड खड़ी मतलब टंगी होती है, इसीलिए वह कहती है तो वही नाइट है। फिर सोचने लगती है पास्ट के बारे में, जब उसकी डेड बॉडी देखी थी तो उस ड्रैगन के मीट को कोई खा रहा था, जिसका उसने चेहरा तो नहीं देखा था, ब्लड में सना हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर भी एक मार्क था। इसका मतलब ये वही बंदा है। वह बंदा कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गई बच्ची, और आखिर तुम हो कौन। लेकिन मैं उसको देखकर चिल्लाती हूँ, कहती है तुम भाई हो ना। और ये क्या, अगर गुस्से में अपना हाथ ट्रांसफॉर्म कर लेती है एक डीमन में और अपने आप को बंग भी निकाल कर अटैक नहीं जाने लगती है। वह बंदा भी अटैक नहीं जाने लगता है, लेकिन वह सोचती है इस तरह से रिकलेसली उस पर अटैक करना, अपने डेथ को बुलाना होगा कई बार। वह काफ़ी यदि पावरफुल, इतने पावरफुल नहीं है कि उसे फाइट कर सके, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, इसीलिए जैकिन के लिए हेल्प को बुलाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती है। उसकी स्वाट हिट होने से पहले ही जैकिन वहाँ पर आ जाता है, उसकी स्वाट पकड़ लेता है और कहता है, हे सच में मुझे पता था तुम ही मिलोगी, लेकिन वह कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम अपने लिमिट्स में रहो, वरना तुम इसका नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहना। राफेल कहता है, ओ आखिर तुम यहाँ पर कैसे आ गए, मुझे लगा था तुम तो काफ़ी फॉरबिडन हो, या फिर कहें तो अभी तो अपने कैसल में सो रहे हो, आराम कर रहे हो। लेकिन कहता है, ऑफकोर्स उसे पता था कि पहल आएगी तो कहीं नहीं बल्कि यहीं पर पहले आएगी, उसके बाद ही कहीं पर जाने की सोच सकती है। इसलिए उसने बार्ड को पहले भेज दिया था और बार्ड ने अभी उसको टेलीपोर्ट भी कर दिया था। बार्ड भी यहाँ पर टेलीपोर्ट होकर आ जाता और कहता है, ये मैं कोई तुम्हारा टेलीपोर्ट करने के लिए यहाँ पर कोई टैक्सी ड्राइवर नहीं हूँ। लेकिन बेल सोचने लगती है कि यह सच में वो उसे बचाने के लिए आया है। वह कहते हैं कि उसने तो उसे धोखा दिया है ना, लेकिन वह कहते हैं छोटी मोटी बातों पर ध्यान मत दो। उसके सर को पैट करता है और कहता है, तुम जरा काम रहो। वह काफ़ी ज़्यादा खुश भी होती है और माफ़ी मांगती है और कहती है कि अब वह कभी उसको छोड़कर नहीं जाएगी, अपनी जाने के इरादे को भी छोड़ देती है। वह कहता है ठीक है। इधर दिखाया जाता है हमें निफ़ी का, जो कि बस वेट कर रही होती है टेलीपोर्टेशन के पास में, कि ये दोनों लोग यहाँ सभी लोग हैं सेफली वापस आएंगे। वह कहने लगता है ठीक है, अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर किस तरह से बदला लिया जाता है। ये कहकर उसकी स्वाड को पीछे तरफ फेंक देता है, जिससे राइफल पीछे हट जाता है। वह कहता है ठीक है, अभी तुम वहाँ पर दूर खड़ी रहो और बाढ़ यदि कोई दिक्कत होती तुम उसको प्रोटेक्ट करके रखना। और राइफल से वह कहता है कि उसके साथ अभी वो फाइट करने वाला है। वह कहने लगता है लेकिन अभी उसके मरने का तो टाइम नहीं आया है, लेकिन फिर भी अब ठीक है। इधर वह फाइट करने तैयार हो जाता है और वैसे कहता है अब तुम बस देखो तुम्हारा जो बदला है किस तरह से लिया जाता है, अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ। ये कहकर वह सामने तरफ आ जाता है और राफेल भी फाइट करने के बिल्कुल सामने तैयार हो जाता है। अपनी स्वाड को सामने तरफ लाता है, उसके ऊपर मैजिक चाइंट यूज करने लगता है, इंचांटमेंट, जिससे कि केवल ब्लू कलर की फायर आ जाती है, जिससे कि जो जेंगिन का मैजिक सर्कल होता है उसमें भी क्रैक्स आ जाते हैं, जिससे पता चलता है कितनी पावरफुल स्वाड है। वह कहता है उसकी स्वाड की जो खासियत है वह ब्लू फ्लेम्स हैं, जो कि प्यूरिफिकेशन फ्लेम्स हैं, जो कि किसी भी सॉर्सर को मार के उसकी राख में बदल देती हैं। वह कहता है ठीक है बेल, चलो तुम ध्यान से देखो तुम्हारा रिवेंज अब किस तरह से पूरा होने वाला है और किस तरह से टॉर्चर किया जाता है। इधर तभी वह अटैक करने जाने लगता है अपनी स्वाड के साथ में राफेल, लेकिन वह अपनी एक बैरियर से उस अटैक को रोक लेता है। उसके एक बैरियर में इस बार कोई क्रैक भी नहीं है, क्या एक क्रैक भी नहीं आया होता है, उसकी सारी अटैक को भी पूरे से ब्लॉक कर रहा होता है। और जिसको देखकर राफेल काफ़ी शॉक्ड होता है, तो लेकिन बताता है पिछली बार चेस्टर उसने जब फाइट की थी तो उसने अपनी स्पेल्स में कुछ सुधार किया, जिससे कि उसका जो न्यू बैरियर है उसको हेवनली बैरियर बुलाया जाता है, जो कि आसपास के ऑरा होता है उसको अपने आप ही एब्जॉर्ब करके खुद को रिपेयर करता रहता है, स्ट्रॉन्ग भी बनाता रहता है। ठीक है ना, कैसा है ये, कहकर वो उसको पीछे तरफ फेंक देता है और राफेल दोबारा से अपनी फ्लेम्स को रिस्टोर करता है, अटैक करने के लिए जाने लगता है। वह अटैक होता है वह काफ़ी पावरफुल होता है, जिससे जैकिन डॉज कर लेता है। लेकिन जब अटैक ग्राउंड में लगता है तो एक बहुत बड़ा पूरे ग्राउंड में होल हो गया होता है, जिससे पता चलता है कितना अटैक पावरफुल था। लेकिन सब में जो फ्लेम्स होती हैं फैल जाती हैं, जिसे जैकिन होता है उसको ब्लॉक करने लगता है और कहता है ओ तुम सच में काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल हो। ये कहकर अपने बैरियर से उसको पीछे तरफ हिट कर देता है, जिससे पीछे तरफ हट जाता है। लेकिन जब दोबारा अटैक करता है तो दोनों का अटैक जब टकराते हैं, जिससे कि उसका बैरियर अभी गायब हो चुका होता है। वह कहने लगता है उसका जो बैरियर है वो परफेक्ट अब तक नहीं हो पाया है, केवल 3 अटैक कोई सीक्रेट स्वाड को हिट को ले सकता है। वह जब दोबारा से अटैक करने जाने लगता है तो वह कहता है ये ठीक है, ये कहकर अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए मैजिक यूज करता है, अटैक करता है, जिससे वह जाकर कैसल गेट से टकराता है और कहता है कि शायद अब वह उसकी फ्लेम से खत्म हो चुकी है और उसकी सीक्रेट स्वाड का मैजिक खत्म हो चुका भी, तो अपनी सारी स्पेल कोई भी यूज कर सकता है और अभी वह बिल्कुल ही पावरलेस बचा, यानी सीधा कहें तो अब वह पूरी तरह से जीत चुका है। बेल काफ़ी खुश होती है, इसलिए वास्ते हुए कहता है कि एक नाइट होता है एक सॉर्सर से पावरफुल नहीं हो सकता है उसकी स्वाड की पावर के बिना। लेकिन तभी पीछे से राफेल आता है और कहता है सच में तुम स्ट्रॉन्ग तो हो। इधर दिखाया जाता है तभी उसके मतलब नेफी के पास में आई होती है चेस्टर और वह कहती है कि आखिर जैकिन कहाँ पर है, तो बताती है कि बेल जो कि गायब हो गई थी, इसीलिए जैकिन उसको सेव करने के लिए गया है, उसे वापस लेने के लिए, और वह वैसे टेलीपोर्टेशन द्वारा गए हैं। लेकिन वह काफ़ी शॉक्ड होती है और वह उस जैकिन को हेल्प करना चाहती है और बेल की वजह से ही कर रही होती है कि बेल को वापस लाने के लिए।
लेकिन सच में सोचने लगती है कि आखिर बेल को बचाना चाहती है और अब वह करना क्या चाहती है। चर्च जिससे कि वह पूरी तरह से अभी दुश्मन हो चुकी है, चर्च उसे ख़त्म करना चाहता है, या फिर वह जैकिन के साथ में रहना चाहती है जो कि वह एक सॉर्सरर है। आखिर उसको पता नहीं होता उसकी फीलिंग क्या कह रही हैं। लेकिन तभी नेफी उससे कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें जो करना है वह कर सकती हो, तुम पीछे बचाना जाना चाहती हो तो जा सकती हो, उसके अकॉर्डिंग वे जो भी करना चाहे वह कर सकती है। चेस्टर पूछती है इस्माइल करती हुई और वह कहती है आखिर वह क्या उसके पीछे नहीं जाना चाहती है जैकिन बचाने के लिए। तो वह कहती है हाँ, लेकिन जैकिन ने पहले ही कहा है कि वह यहीं पर उसका रहकर वेट करे, इसीलिए वो उसके ऑर्डर को नहीं मना कर सकती, इसीलिए वहीं पर रुकी हुई है। लेकिन यदि वह जाना चाहती है तो वहाँ पर वापस जा सकती है। इसी वजह से वह काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होती है चेस्टर कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। इसीलिए तो नेफी उसको हक कर लेती है और कहती तुम जरा काम हो जाओ। बताती है वह एक हाउस वाइफ है, इसीलिए उसका काम है यदि उसके हस्बैंड वापस आते हैं, जब भी वापस आते हैं तो उनको वार्मली वेलकम करना, इसीलिए वो उनको बस वेट कर रही है वेलकम के लिए। लेकिन तुम्हारे बारे में यदि तुम चाहो तो हेल्प कर सकती हो, जा सकती हो। वह कहती है वह सच में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज है, हेल्प करने के लिए जाना चाहती है। वह जैकिन के साथ में फाइट नहीं करना चाहती, जैकिन के लिए फाइट करना चाहती है, लेकिन वह इस बात के लिए काफ़ी कन्फ्यूज है। तो वह कहने लगती है तुम ज़्यादा शांत होकर सोचो, पहली बार जब हम पहली बार मिले थे तो उसके बारे में तुम्हें पता है। तो उसने कहा था चेस्टर ने कि वह सच में काफ़ी ज़्यादा एलोन फील करता, अकेला है, जिस वजह से नेफी काफ़ी जेलस हो जाती है कि कोई और भी है जो कि जैकिन को इतना अच्छे से पहचानता है। लेकिन अब वह एक वाइफ की तरफ जी रही है और अब उससे उसे फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि अब वह काफ़ी खुश है कि सच में कोई और भी है जो कि जैकिन को अच्छे से समझता है। वह काफ़ी शॉक्ड होती है चेस्टर की सच में वह इतनी ज़्यादा गिरो हो चुकी है कि इस तरह से खुले से उसे पसंद करती है और प्यार भी करती है। तभी वहाँ से जंप करके चली जाती है वो टेलीपोर्टेशन एरा में, जिससे कि जैकिन की हेल्प कर सके। इधर वह कह रहा होता है, मतलब देख रहा होता है रेफेल के लिए कि उसकी इंजरी जो होती हैं वह एक ब्रीथ के बाद ही पूरी तरह से हील हो जाती हैं। तो जैकिन कहता है चलो ये काफ़ी अच्छा है, वैसे तुम्हारी इंजरी जल्दी हील हो गई हैं, तो जितने ज़्यादा टाइम चाहे वो उतने टाइम तक उसे टॉर्चर करके धीरे धीरे करके स्लोली मार सकता है। और जो मैंने रूमर्स सुने थे कि एक नाइट के बारे में जिससे कि ड्रैगन का ब्लड पिया है, तो लगता है रूमर्स अभी ठीक है, तुम ही हो वह जिसने कि ड्रैगन ब्लड पिया था, है ना। वह कहने लगता सच में लगता है तुम मुझे बहुत ज़्यादा हेट करती हो इसीलिए ऐसे कह रही हो। लेकिन बेल होती है वह कहने लगती है कि वह उसने रॉवल ड्रैगन को मारा था रॉवल के लिए, है ना, जो कि सच में कितना काइंड और कितना स्ट्रॉन्ग डीमन ड्रैगन था। ये बात सुनकर जैकिन काफ़ी शॉक्ड हो जाता है कि रॉवल जो कि 1000 ईयर्स तक जिया था, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल था, और एक ऐसी नाइट या फिर कहे तो रेफेल ने उसको मार दिया था। इस भी काफ़ी शॉकिंग है। लेकिन तभी बेल अपनी बात कहना जारी रखती है और कहती है वह सच में कितना काइंड हार्टेड थे, भी ह्यूमंस की हेल्प किया करते थे और जिसको लोग एक सेज ड्रैगन बुलाया करते थे, जो कि हमेशा से ही बस लोगों की हेल्प करते थे। इधर कुछ नाइट्स आए थे एक दिन और उसको वहाँ से लेकर चले गए, लेकिन कुछ टाइम तक वे नहीं आए तो वह भी उनका पीछा करती वहाँ पर पहुंची। लेकिन उसने क्या देखा, वो ड्रैगन के यानी उसके फादर के पेट में एक स्वार्ड थी, जो कि एक होली स्वार्ड थी, और वहाँ पर एक डेमोनिक बंदा जो उनके ब्लड को पी रहा था। इसीलिए वे इतनी ज़्यादा शॉक्ड हो गई और अपनी इतनी एनर्जी नहीं रही कि वहीं पर आकाश से नीचे गिर पड़ी, और सैडली वहाँ पर वो कुछ नहीं कर सकती थी, बस वहीं पर पड़ी रही। इसीलिए उसका हेट था वो बढ़ता गया और इतनी सैड थी कि अपना बदला भी नहीं ले सकती। जैसे उसकी स्टोरी पूरी होती है तो रेफेल कहता है ओ तो तुम रॉवल की डॉटर हो, है ना, तो फिर तो मैं तुमको भी चांस से मार दूंगी। अगर अपनी स्वार्ड से अटैक करने जाने लगता है और चेकिन अपनी पंच से उसको अटैक करता है, जिससे रेफेल दूर जाकर गिरता है और वह खुद को संभाल लेता है और अपनी स्वार्ड से पावर यूज करने के बाद अटैक करने जाने लगता है। लेकिन दिखाया जाता है बेल, जिससे वह कह रहा होता है ये तुम यहाँ से पीछे की तरफ हट जाओ, बिकॉज काफ़ी पावरफुल अटैक होता है, इसलिए वह अटैक करने जाने लगती है। अचानक से दो अटैक वहाँ पर क्लैश होती हैं, जिसकी वजह से जैकिन काफ़ी शॉक्ड रह जाता है। और जहाँ पे दिखाया जाता है सब साफ होने के बाद कि कोई और नहीं बल्कि चेस्टर आ गई होती है, जिसने कि टाइम पर आकर और अटैक को ब्लॉक कर रखा होता है, जिसकी वजह से रेफर रुक गया होता है। पार्स कहता है ओह माफ़ करना, मैं टेलीपोर्टेशन मैजिक को एरा को बंद करना भूल गया। वह कहता है ये काफ़ी अच्छा टाइमिंग है। लेकिन तो ये बेल से कहता है कि अब ठीक है, लेकिन वह काफ़ी शॉक्ड होती है कि आखिर चेस्टर जो कि नाइट होकर नाइट से फाइट क्यों कर रही है और उसे प्रोटेक्ट क्यों कर रही है। तो वह कहती है वह बस उसके साथ में एक छोटी कामड़ी बात करना चाहती, जैसे जो मैटर है बातचीत से खत्म हो सके। तो जैकिन भी कहता हाँ बिल्कुल, तो बातचीत से मैटर खत्म करना चाहती हो, लेकिन ये इतना ज़्यादा ईजी भी नहीं है। और वह तभी देखता है रेफल की तरफ और कहता है कि सच में अब तुम बता रहे हो कि या फिर कुछ एक्सप्लेन करना चाहोगे। मैं वैसे इस तरह से जो भीख मांग रहे होते मरने के लिए, उनको मारना इतना आसान भी नहीं होता है, रेफल कहता है। ये सुनकर सभी लोग भी होते हैं फ्रॉक रह जाते हैं, आखिर उसका मतलब क्या है कहने का। जैकिन कहता आखिर तुमने रेबल ड्रैगन को मार दिया, लेकिन आखिर तुमने क्यों ऐसा किया, क्या तुम्हें सबके बारे में कुछ एक्सप्लेन करना चाहोगे या कुछ बताना चाहोगे। ये बात सुनकर चेस्टर काफ़ी शॉक्ड जाती है और कहती है रेबल ड्रैगन, तो इसका मतलब रेबल ड्रैगन के नाम से, मतलब रेबल के नाम से लेटर भेजा था बस तुमने भेजा था। ये बात सुनकर तो जैकिन कहता है ओह तो फिर तो अभी तुम्हें और कुछ भी है जो कि तुम्हें एक्सप्लेन करना है, क्या तुम आप शुरू से अपनी स्टोरी को स्टार्ट करना स्टार्ट करोगे। लेकिन अचानक से उसे कुछ महसूस होता है, जो ऑरा होता है काफ़ी डार्कली फैलने लगता है और जो कैसल होता है उसके अंदर से कुछ ब्लैक ऑरा आ रहा होता है। तभी वहाँ से वही
जो गार्डियन होता है, गार्डियन ड्रैगन, वह वहाँ से बाहर तरफ निकल के आ जाता है और जिसका ऑरा काफ़ी खतरनाक होता है, जिससे चेस्टर को काफ़ी वीक फील हो रहा होता है उसके ऑरा की वजह से ही। वो उसे देखता है और कहता है ये काफ़ी अजीब बस ये डीमन की तरह ही ऑरा है, लेकिन उससे काफ़ी ज़्यादा ही वीक है और उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है सीधा कहें तो। और जैगिन कहता है बेस आसपास की जो एरिया की स्पेशल एनर्जी उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, जिससे कि वो खुद को स्ट्रॉन्ग बना सके, लेकिन इसकी वजह से तो पूरी एरिया पूरी तरह से ड्राई हो जाएगी और जिस वजह से यहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी रहने में और इसका असर दिख भी रहा होता है चेस्टर पर। तभी बेल कहती है ये जरूरी स्पेशल पहले इसका गार्डियन है। वह कहता है हाँ चलो पहले इसके साथ डील करते हैं और वह कहता है शायद ही अटैक हुआ था 2 नाइट्स के बीच में, उस अटैक की वजह से ही यहाँ पर आ गया है। वो उसे ऑर्डर देता है अपनी सील का यूज करके कि अभी कभी वापस जाए, लेकिन उसका उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह अपने इस बड़ी सुम को खोलने लगता है, उसके ऊपर एक उन सभी के लोगों के ऊपर एक बीम से अटैक करने लगता है। इस अटैक से बचाने के लिए जैकिन के पास में ज़्यादा टाइम नहीं बचा होता है, इसीलिए उसके पास एक चेस्टर होती है, उसके हाथ को पकड़ता है और ज़्यादा लोगों को सेव नहीं कर पाता, बचने लगता है। लेकिन वह देखता है कि जो बेल होती है वह डायरेक्ट उसके जो बीम का अटैक होता है उसके करेक्ट सामने होती है और बीम के अटैक उस पर हिट होता है, लेकिन दिखाया जाता है वह बिल्कुल ही सेफ होती है। और जब वह सामने देखते हैं तो उसके सामने रेफेल होता है जिसका एक हाथ भी खो चुका होता है उस बीम के अटैक की वजह से, जिस अटैक आकर सीधा उसके ऊपर हिट हुआ होता है, जिसके वजह से सारे लोग शॉक रह जाते हैं। और तभी जैकिन स्पीड से जाता है और अपने एक अटैक यूज करता है उसी हेवली सील के साथ में और अटैक कर देता है, जिसकी वजह से बस गोलेम होता है उसको क्रश कर देता है और वह खत्म हो जाता है। और बेल से आकर पूछता है क्या वह ठीक है, उसको कोई दिक्कत तो नहीं है ना, लेकिन वह काफ़ी शॉक्ड होती है कि रेफल ने उसको बचाया। रेफल से पूछता है अगर उसने ऐसा क्यों किया कि तुम बताओगे कुछ, तो वह कहने लगता है वह बस अपनी ड्यूटी को फुलफिल कर रहा है। और रेफल होता है वह उठने की ट्राई करता है, लेकिन वह इतना ज़्यादा इंजर्ड हो गया होता है और ड्रैगन ब्लड की वजह से रिकवर नहीं हो पा रहा होता है, इस वजह से नाकामयाब रहता है खड़े होने में भी। वह कहता है यानी जैकिन कहता है अब तो लगता है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अब तुम्हारी स्टोरी शायद सुननी ही चाहिए, अब तुम स्टार्टिंग से स्टार्ट करना स्टार्ट करोगे क्या। इधर दिखाया था बेल का, जब वह उस बेल की तरफ देख रहा होता है तो उसे अपने डैड की याद आ रही होती है उसकी तरफ देख के, एंड ड्रैगन की याद आ रही होती है। तो राफल बेल ये बताना स्टार्ट करता है कि वह सच में ड्रैगन के एग्जीक्यूशन के पीछे नहीं था, लेकिन ये बात सुनकर बेल भरोसा कहाँ करने वाली होती, बिकॉज उसने अपनी आंखों से देखा था किस तरह से उसने उसके फादर ड्रैगन को मारा था। लेकिन मैं बताता कि जब वह आया था ड्रैगन के पास में हेल्प मांगने के लिए, बिकॉज काफ़ी सारा बड़ा एक डेमोनिक बींग्स थी, उन्होंने अटैक कर दिया था, इसलिए रेफल ने हेल्प मांगी थी ड्रैगन से और बेतुन लोग हाँ सच में तैयार हो गए थे, इसीलिए दोनों लोग एक साथ फाइट के लिए निकल गए। लेकिन बेल कहती उसने जो देखा था वह गलत नहीं है, वैसे कैसे भरोसा कर ले। तो वह कहता है हम लोग जब फाइट कर रहे थे उस ड्रैगन बींग के साथ में, जो कि कोई ऐसे वैसे नहीं बल्कि वे डीमंस थे डायरेक्ट कहें तो, वे अपनी डेमोनिक पावर के साथ में अटैक कर रहे थे जो इतने ज़्यादा पावरफुल थे और जिसके साथ में लड़ते लड़ते ड्रैगन था जिसने कि अपनी लाइफ को भी कुर्बान कर दिया, लेकिन उन सारे बींग्स को लगभग खत्म करने में कामयाब रहे। तो जैक कहता है हाँ उसने भी कुछ एंशियंट्स भाषाएं लिखी हुई थी या फिर कुछ रूइंस देखी हैं उसने भी, जिसकी उस ड्रैगन बींग को ही तरफ इशारा करती हैं। लेकिन बेल को अभी भी थोड़ा भरोसा नहीं हो रहा होता है कि सच में ऐसा है। बेल कहने लगता है हाँ सच में यही है, लेकिन उस ड्रैगन के साथ में या फिर उसके अंडर काम करके सच में उसे भी थोड़ा गर्व फील होता है। मैं एक नाइट हूँ, हम लोगों ने कसम खाई थी कि ह्यूमनिटी है उसको सेव करके रखेंगे और ड्रैगन उसने अपनी लाइफ दी बिकॉज वह बेल तुम्हें बचाना चाहता था, अपने मरते दम तक इस वर्ल्ड को सेव करना चाहता था, इसीलिए अपने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। और चर्च के जो इंपीरियल नाइट्स है अभी तक उन डीमंस हैं उनके मुकाबले ही करते हुए आए हैं और सॉर्सर कहीं हैं उन सभी से भी। और बात रही उस ड्रैगन ब्लड पीने की, तो सच में मैं गर्व करता हूँ उसके साथ काम करके, लेकिन यूनिटी के लिए मुझे ये करना ही था। हम दोनों साथ मिलकर ही अब उसके ड्रैगन मतलब ब्लड पीने के बाद हम लोग साथ मिलकर ही अब यूनिटी की रक्षा कर रहे हैं और इसीलिए यूनिटी को बचाना हमारा कर्तव्य था या फिर कर्तव्य है, इसलिए मैं गर्व करता हूँ उसके अंदर काम करने के लिए। दोबारा कहता है लेकिन ये बात सच में बेल के लिए थोड़ी ठीक नहीं लग रही होती, बस में काफ़ी इमोशनल होती है कि उसके फादर थे जिन्होंने इस तरह से डेथ को एक्सेप्ट किया ह्यूमनिटी को बचाने के लिए। लेकिन इधर बारबरो होता है, वह कहता है लेकिन तुम अपने आप को नाइट बताते हो ह्यूमनिटी की रक्षा, लेकिन फिर भी तुम कितने सारे सोर्सर को एग्जीक्यूट कर चुके हो, बात सही है ना। मैं कहने लगता हाँ इस बात के लिए मना नहीं करूंगा, जो डेमोनिक या फिर सोर्सर्स होते हैं उन सभी को उसने एग्जीक्यूट किया है। जो इंपीरियल नाइट्स होते हैं स्वाड उठाते हैं, होली स्वाड, उनका एक ही काम होता है सारे सोर्सर्स को खत्म करना। लेकिन इस बात से चेस्टर मना करती है कि वे इस बात के पूरी तरह से हक में नहीं है। लेकिन अचानक से ही जैक को महसूस होता है कि जो डीमन उसने अभी अभी मारा था वह दोबारा से अब होश में आने लगा है। तो जैक उस गोलेम को देखकर तुरंत एक्शन में आ जाता है उस ड्रैगन के लिए या फिर उस गोलेम को एग्जीक्यूट करने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी रेफेल उसे बताता है कि वह गोलेम कोई आम गोलेम नहीं है, वह उसमें उसी प्रकार की या फिर पहले उसने डेमोनिक बींग से सामना किया था उसी तरह की मिस्टीरियस कुछ पावर्स हैं, या फिर कहें तो पहले की तरह ही वह भी है। इसीलिए वह थोड़ा सा पावरफुल लोगों से, इसीलिए उसके साथ में फाइट करना कोई आसान नहीं होगा। लेकिन तभी भी जैक कहता है कि वह अभी अपनी जो न्यूज पावर्स हैं उसकी वह उन पर चेक करना चाहता है, आखिर उसकी जो पावर कितनी इंप्रूव हुई है। लेकिन बीच में चेस्टर आती है और वह कहती है कि नहीं, वह अपनी
पुलिस वार्ड उसके पास उसको चेक करना चाहती है कि अगर जाने लगते अटैक करने के लिए। जब अटैक करने जा रही होती है तो जैक कहता है तुम्हें पता है उसके जो बीम अटैक है उसकी वजह से उसका आर्मर के साथ वह भी पूरी तरह से जल सकती है। वह कहती है हाँ उसे पता है। जैसे वह अटैक करता है यानी वह गोलेम तो वह भी अपनी जो होली स्वार्ड से उसके अटैक को रिफ्लेक्ट कर देती है या फिर बीच में से फाड़ देती है। लेकिन तभी मौका देखकर जैक भी जाता है और उसकी बॉडी की यानी एक हैंड पर अटैक करता है जिससे कि छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन वह ये देखकर शॉक रह जाता है जिस गोलेम को ऊपर उसने अटैक किया था उसका जो हाथ था छोटे छोटे स्टोन होने के बाद भी उनके अंदर खुद की कॉन्सियसनेस होती है और वे उसके ऊपर अटैक के लिए तैयार होते हैं। लेकिन तभी चेस्टर आती है बीच में और छोटे छोटे टुकड़े कर देती है उन सभी स्टोन्स के, जिसके बाद वे खत्म हो जाते हैं। और वह कहता सच में ये थोड़ा अजीब है और जो ब्लैक एनर्जी थी वही टोटल से इसे कंट्रोल कर रही थी। वह अपनी उसी हेवनली सील का यूज करता है और जाकर अटैक कर देता है उस गोलम के ऊपर, जिसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा ब्लैक ऑरा निकलने लगता है और जिसके बाद मिस्टीरियस तौर पर वह गोलम मर जाता है। चेस्टर पूछती है आखिर अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ था तो एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता है। आखिर उसकी जो एबिलिटी या फिर उसकी जो न्यू हेवनली सील है मैं कोई ऐसी वैसी नहीं, बस ने उस पर काम करना स्टार्ट किया है। वह अपने आसपास के सारे मानव को एब्जॉर्ब करती है। उसी सील को उसने उस गोलेम के अंदर हिट किया जिसे उसके अंदर के सारे मानव को उसने एब्जॉर्ब किया और उसके अंदर एक करप्ट कर दिया जिसकी वजह से D1 में मारा गया है। लेकिन सच में काफ़ी अच्छा था, अभी मुझे और भी काम करना बाकी उस सील पर। लेकिन तभी चेस्ट कहती सच में तुमने बहुत अच्छा किया। लेकिन पहली बार नाम लेकर जैक उसकी तारीफ करता है जो कि सच में उसके लिए थोड़ा एम्बेरसिंग होता है, पहली बार उसने ऐसा कुछ किया होता है। लेकिन फिर भी वे काफ़ी खुश होते हैं और जो वह कह रही होती है वैसे तुम्हारी जो एल्फ फ्रेंड है उसकी वजह से ये सब ज़्यादा हुआ है, जैक कह रहा है। वे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं इस बात के लिए। लेकिन अभी चेस्टर काफ़ी खुश इस बात से ज़्यादा होती है कि शायद वह कंपेनियन के तौर पर उसके साथ काम करने के लिए ज़्यादा फिट रहेगी। लेकिन उनके बीच में बेल तभी कहती है इधर ज़्यादा ध्यान दो, अभी तो उसकी यानी रेफल की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। इस अटैक की वजह से वह आकर उसे हील करने की ट्राई करता है। वह काफ़ी इंजर्ड हो गया होता है, उसका ब्लड थोड़ा ज़्यादा निकल गया होता है इसीलिए। तो रेफल कहता है वैसे सच में अभी मैंने जो फाइट देखी थी चेस्टर में सच में मैं उसके लिए मानता हूँ उसने किस तरह से उस गोलेम को मार दिया, एक काफ़ी बड़ा ही एक सिंबल के तौर पर उसको वह आगे चल के जरूर रिपोर्ट करने वाला है और उसके लिए होली स्वाड मिली इसीलिए उसको वह भी अपॉइंट करने वाला है। लेकिन चेस्टर कहती आकर उस पर कैसे कोई बिलीव करने वाला है कि ड्रैगन के नाम पर यदि वह अपना नाम ये यूज़ करेगा रेफेल तो वह लोग ज़्यादा बिलीव करेंगे। वह कहता है लेकिन ये ड्रैगन ही था इम्पायर ड्रैगन जिसने कि एक पूरी तरह से ऑर्गेनाइज बनाई थी या फिर अपने आप को सेक्रीफाइस किया था और अपने ब्लड को भी उसे ऑफर किया था, इसलिए उसके तौर पर ये ऑर्गेनाइजेशन चल रही है। लेकिन तभी जैक कहता है लेकिन फिर भी तुमने कितने सारे सॉर्सर्स को मार दिया, अगर उसके बारे में तुम्हें क्या कहना चाहोगे, उसमें तुम क्या कहोगे। तो भाई कहने लगता है वैसे सच में मुझे सॉर्सर्स इतने सारे मारे उनमें मैं कोई मुझे कोई खुशी नहीं मिलती है, बल्कि मैं तो उन सभी सॉर्स के साथ में खुशी से मिलकर साथ में रहना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ वे कुछ बुरा काम करें। लेकिन जब भी मैं कुछ बात करने की ट्राई करता हूँ तो वे मुझ पर अटैक करने लगते थे, इसीलिए मुझे मारना पड़ा। यानी वो स्माइल करके भी दिखाता है, कैसे स्माइल करता है जिसकी वजह से तो हर कोई गुस्सा हो जाता है। जैक कहता है तुम्हें पता है तुम्हारी इसी की वजह से मुझे भी गलतफहमी हो गई थी कि तुम चेस्टर पर अटैक करके उसे खत्म करने वाले हो या फिर उसे नुकसान पहुंचाने वाले हो, जो कि वेल्ड को गलत महसूस हुआ था इस बात के लिए ही। वह कहने लगता है लेकिन नहीं मैं ऐसा कुछ क्यों करने वाला हूँ, मैं बस चेस्टर के यहाँ पर थोड़ी हाँ इंक्वायरी करने के लिए आया था और थोड़ी आसपास में जानकारी लिए भी। लेकिन चेस्टर कहती है कि आखिर वह कौन था, तो फिर जिसने कि मुझे पॉइजन करने की ट्राई की थी तो मुझे मारने की ट्राई नहीं कर रहे थे। तो वह कहता सच में तो तुमने ये भी नोटिस कर लिया। लेकिन वह बेल से जाने से पहले कहता है उसका लास्ट टास्क बचा, उसके बाद वह अपना हेड है वह भी उसको उसे देने के लिए तैयार, ऑफर करने के लिए तैयार। लेकिन बेल पूछती है आखिर बेस ने ड्रैगन बेल यानी उसके फादर के साथ काम किया, आखिर तुम्हें क्या लगता है वह कैसे थे। तो वह कहता सच में उसके लिए एक गर्व की बात है उसके साथ काम करने के लिए, उनके साथ काम किया उसके लिए। लेकिन तभी जैगन कहता है चलो हम साथ में चलते हैं डॉटर, और ये कहकर जाने के लिए तैयार होते हैं। वे लोग जब कैसल में पहुंचते हैं जहाँ पर कि उसकी वाइफ यानी जैगन की वाइफ उसका इंतजार करती है और वह उसको पूरी तरह से वेलकम करती है सभी लोगों को एक साथ में, जहाँ पर कि अपनी डॉटर से एक हक पाती है स्टेप डॉटर से। इधर कैसल मतलब चर्च में दिखाया जाता है जहाँ पर कि जो नाइट्स होते हैं आ गए होते हैं, या फिर कहें तो जो चेस्टर के जो अंडरलिंग्स होते हैं वो आ गए होते हैं और जो रिपोर्ट करते हैं कि चेस्टर के बारे में उन्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। लेकिन वह कहता भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ढूंढना तो स्टार्ट ही हुआ है। लेकिन सच में इसमें दो लोग पहले से ही शामिल हो चुके हैं या फिर पहले से ही दो होली स्वार्ड्स हैं जो कि शामिल हो चुकी हैं इस मैटर में ही, जहाँ पर कि रेफेल भी इस मैटर में पहले घुस चुका है इसीलिए। लेकिन वो बात करता है कि सच में मैंने इस तरह से उसे पॉइजन किया और लेकिन वह नहीं मरी, जिसके बाद मैं चाहता था कि स्वाड है वह फ्री हो जाए। लेकिन फिर भी वह स्वाड फ्री नहीं, या फिर बात कर रहा है चेस्टर को उसने ही मतलब पॉइजन दिया था और जो स्वाड है वह किसी और को मिल सके, इसीलिए इसीलिए वह सोच रहा होता है कि वह उसकी सिंस हैं उसके लिए किस तरह से सज़ा मिलने वाली है। लेकिन तभी इस बारे में वह प्लानिंग कर ही रहा होता है और खुद को सोच ही रहा होता है। लेकिन अचानक से दरवाज़ा छूटता है और वहाँ से रेफेल आ जाता है। लेकिन दरवाजे तोड़ने के बाद वह कमज़ोर होने की वजह से वहीं गिर जाता है घुटनों के बल। उसे देखता है वह चर्च का पॉप और वह कहता है कि रुको रुको मैं तुम्हें हील करता हूँ। ये कहकर अपने पास एक बोतल लाता है जिसमें कुछ ब्लड होता है और उस ब्लड को उस तरफ ले जाने लगता है जिससे कि वो उसकी जख्म पर लगा सके।
लेकिन वो उसके हाथ को कट करते हुए कहता है कि आखिर मैं भी और तुम्हारे हाथों से पॉइजन नहीं होना चाहता हूँ। लेकिन वह चिल्लाने लगता है तो अपने पैर को उसके मुंह में धंसा कर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी, इस तरह से पॉप होने के बाद भी इस तरह से तुम पुलिस वार्ड के लिए इतने ग्रीडी कैसे हो सकते हो, और तुमने उसे पॉइजन देने की ट्राई की, इसमें तुम्हें और तुम्हारे जो पाप है उनके लिए सजा तो मिलेगी। लेकिन पॉप सच में काफ़ी ऐसे डर गया होता रेफेल से। हाँ, वह सच में इतना ज़्यादा डरावना करेक्टर ही बन चुका होता है। लेकिन उसके चिल्लाने की आवाज़ होती है बाहर की तरफ भी आ रही होती है। वह कहता है सबके पीछे जो भी, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, अपनी यानी आफ्टर लाइफ कहें तो मरने के बाद में सबका मैं पता लगा कर उसे खत्म करूंगा। फिर दिखा रहा है चेस्टर का, जिसको भी पता चल गया होता है कि हाँ उसी पॉप ने उसे पॉइजन करने की ट्राई की थी, लेकिन फिर भी उसे अभी कैसल मतलब चर्च जाना होगा, हाँ उसको रिपोर्ट भी करनी होगी। लेकिन जब वह जा रहा होता है तो बेल को इग्नोर मार रही होती है या फिर कर देती है, लेकिन वह कहती है कि वह ठीक से जाना, ठीक है ना, ऑल द बेस्ट। लेकिन वह जा रही होती है वहाँ से, अपनी इमोशन को फिर कंट्रोल नहीं कर पाती है और एकदम रोने लगती है और कहती है हाँ सच में क्या मैं उस ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरह से कंट्रोल कर पाऊंगी या फिर चला पाऊंगी, या फिर कहीं जो ड्रैगन ने बनाई थी और रेफेल ने अब उसको ही उसका लीडर बना दिया था। यानी जब मरने से मतलब उस टाइम हमने देखा था, जब बता रहा था ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उस टाइम ही उसने चेस्टर को लीडर बना दिया था। वैसे सच में इस बात के लिए काफ़ी फ्रस्ट्रेट होती है। लेकिन तभी यहाँ पर रेफेल आता है और कहता है हाँ तुम कर पाओगी, ऑल द बेस्ट। मैं कहती क्या सच में तुम यहाँ पर हो? मुझे लगा था ओल्ड मैन तो मर चुका है। लेकिन वह कहता है मेरे अंदर ड्रैगन ब्लड है, उसके जैसे मेरी सारी बोन्स और इंजरी जो सारी हील हो चुकी हैं। वह कहने लगती है क्या सच में? रेफेल बताता है कि उसने अपनी इम्पीरियल नाइट के तौर पर अपना इस्तीफा दे दिया, फिर रिजाइन कर लिया है और अब वह यहाँ पर हैगा उसकी हेल्प करने के लिए, उसकी पूरी हेल्प करेगा। और उसने जैसा कि वादा किया था कि लास्ट टास्क के बाद वह बेल को अपना सर ऑफर करेगा, या फिर चाहे तो वो उसे मार भी सकती है बदला लेने के लिए। लेकिन जैकन कहता नहीं, उस पर कोई ज़रूरत नहीं, बस वह उसको एक बटलर के तौर पर बना लेगा। वह कहता सच में ये काफ़ी अच्छा है कि वह आखिर जैकिन की उसकी रिसर्च में हेल्प कर सकता है, कुकिंग में भी वह एल्फ की हेल्प कर सकता है। लेकिन तभी बेल देखती है कि उसका एक हाथ है वह नहीं है, इसीलिए वह उसका मैजिक यूज करके उसे कुछ आर्टिफिशियल या फिर नकली हाथ बना लेती है, बना देती है जिससे कि वह थोड़ी बहुत तो उससे अपनी काम कर ही सकता है। लेकिन चेस्टर अब रोने लगती है एक बच्ची की तरह कि सच में अब अकेली इकलौती है जो कि यहाँ से इस घर को छोड़कर जाने वाली, सारे लोग यहीं पर हैं। वह सच में इमोशनल होकर कहती कि अब इस घर में वापस आ सकती जब चाहे तब। और तभी जैकिन कहता यस ऑफ कोर्स, तुम जब चाहो तब आ सकती हो, जब तुम्हें टाइम मिले, आल्सो वेलकम, ऑलवेज वेलकम। मैं कहती ठीक है, गुड बाय करके चली जाती है और कहती है उसके जैसी टाइम मिलेगा वह आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर तभी वेलवर्ड आता है और वह उससे कहता है आखिर अब तुम मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए ना। लेकिन वह कहता है जैकिन अभी कभी तुम जाओ और उसका ख्याल रखो। वह कहता है ठीक है, मैं एक बेबी सीटर ही बनकर रह गया हूँ और कुछ नहीं बचा है मुझे। लेकिन तभी जैकिन के पास नेफी आती है और उसके हाथ को पकड़ लेती है और काफ़ी एम्बेरस करती है, उसको हक कर लेती है, नहीं उसकी हैंड को हक कर लेती है और जो कि काफ़ी ब्लश कर रही होती है। लेकिन तभी जैकिन उससे माफ़ी मांगता है, उसको इस तरह से अकेले रात छोड़कर चला गया। उनको इतना करीब देखकर बेल होती है उसकी आंखों को रेफलर बंद कर देता है, लेकिन वह उसको छुड़ाने ट्राई करती है। इस तरह से वो नेक्स्ट अपनी डायरी को लिखना स्टार्ट करती है या फिर कंटिन्यू करती है कि जिस तरह से वह यहाँ पर रह रही है, वह सच में अब इस घर को छोड़कर नहीं भागना चाहती है। और वैसे यदि भाग कर चली जाएगी तो सॉर्सर से बचना उसके लिए शायद नामुमकिन है, या फिर वह उसको ढूंढ ही लेगा। और उसको सच में कितना ज़्यादा बॉम अप फील हुआ था जब जैकिन उसको वहाँ पर बचाने के लिए आया था, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी है। वह सच में कहने से हेजिटेट कर रही है, लेकिन ये सच्चाई है कि जो जैकिन है और वह नाइट, वे दोनों ही सच में उसके बारे में बहुत केयर करते हैं, इसीलिए वह भी यहीं पर रहना चाहती है। और वह नाइट सच में एक बहुत बढ़िया या फिर बहुत पावरफुल स्वार्ड्समैन है। उसने सोचा था कि वह एक स्वार्ड्समैन होने के नाते उसने उसके फादर या फिर खैर ड्रैगन को भी मार दिया था, लेकिन वाइट ड्रैगन को उसने नहीं मारा था, उनके साथ मिलकर उसने फाइट किए थे। और वह सच में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, और जब भी वह कुकिंग वगैरह बनाता है या फिर जो भी स्वीट्स वगैरह बनाता है तो उसकी कुकिंग भी काफ़ी अच्छी है। और उसको पहले वह उसी को ट्राई करने के लिए कहता है, और जो कि सच में काफ़ी कुछ अच्छी कुकिंग करता है नेफी की तरह ही। इसीलिए उसको ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। इतनी सारे बार भी उसके जब भी मौका मिलता है तो बेल मतलब नेफी और जैक के बीच जब भी कुछ होता है या फिर करीब होते हैं तो वह उसकी आंखों को ज़रूरी दूर कर देता है, फिर बंद कर देता है। लेकिन वह काफ़ी अच्छा है। इधर वह जो कुकिंग उसने बनाई होती है उसके बारे में रेफेल बताना स्टार्ट करता है, या फिर कहें तो जैकेल रेफेल को बताना स्टार्ट करता है ये जो कुकिंग है उसको उसका ओनर था मैक, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है, जो कि सच में काफ़ी अच्छी हैं। पर जैकेन उन कुकीज़ की या फिर जो स्वीट्स उसने क्लोज जाता और उससे नेफी से कहते हैं उससे होल्ड करने के, लेकिन सच में काफ़ी दोनों ब्लस करने लगते हैं और दोनों यार कहें तो नेफी होती है वो उसको खिलाने के लिए तैयार भी हो जाती है। लेकिन जैसे उसको खिला रही होती है तो उस टाइम बेल पर या फिर बेल होती है जो उसकी और ज़्यादा करीब जाकर उसे देखने की ट्राई करती है। लेकिन इस तरह से जो रेफेल होता है वो उसको रोकने की फिर से ट्राई करता है, यानी उसको आंखों को ढकने की ट्राई करता है उनको इतनी लवली डवली या फिर उस एज में न दिखने के लिए। लेकिन वो उससे बचने की बार बार अब ट्राई कर रही होती है और आखिरकार वो उसकी आंखों क्लोज कर लेता है। वह कहता है कि तुम्हारे लिए देखना ठीक नहीं है तो बताती है, वैसे भी ये दोनों इतने लवली डवली या फिर ऐसे हैं, मेरे ख्याल से इनको फर्स्ट किस करनी भी करीब 3 या 4 साल लगने वाले हैं, तो तब तक शायद मैं कोई बच्ची नहीं रहूँगी, तो ये सब मेरे लिए काफ़ी यदि आम होने वाला है, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ।
लेकिन इस तरह से वो डायरी में लिख रही होती है और कहती है सच में ये लोग कितने ज़्यादा अच्छे मेरे लिए, मुझे इन सभी की हेल्प करनी होगी, इसके रिपे में भी उसके लिए मुझे स्ट्रांग बनना होगा। इधर नेक्स्ट डे पे लोग शॉपिंग पर जा रहे होते हैं जिसके लिए नेफी ने उसे बुलाया होता है या फिर बेल को कि चलते हैं। तीन लोग जब जा रहे होते हैं तो सारे विलेजर्स लोग देखते हैं कि सॉर्सरर है, उसकी वाइफ और चाइल्ड सच में कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। उनकी जो फैमिली एक हैप्पी फैमिली बन चुकी होती है और तीन लोगों की शॉपिंग होती है, पूरी हो चुकी होती है और तो ये कहते हैं चलो चलते हैं। लेकिन तभी नीसी की नजर जाती क्लॉथ शॉप पर, यानी मेलबोर्न की शॉप पर, जिसे देखकर वो थोड़ा एक्वर्ड सोचने लगता है आखिर पहले कैसे इंसिडेंट हो चुकी है। भी जाकर उसे कुछ स्वीट्स देती है और उसे थैंक्स कहती है इतनी सारी रेसिपी देने के लिए। मेलबॉर्न भी उसे थैंक्स कहती है और बताती कुछ न्यू क्लॉथ भी आए हैं, उसे एक बार ट्राई जरूर करनी चाहिए। और वह उससे कहती है चलो आ जाओ, जबरदस्ती से ले आने लगती है। लेकिन आखिर जैगिन होता है वो उसे क्या करे, तो इसलिए अंदर शॉप की तरफ चला जाता है जहाँ पर उसे एक फोनोग्राम मिलता है जिसे देखकर वह काफ़ी शॉक्ड होता है। मेलबॉर्न और नेफी भी देखने लगती हैं आखिर वह क्या कर रहे हैं। वह बताने लगता है इस फोनोग्राम के बारे में कि ये एक म्यूजिक सेट है जिसको एक विक्टर नाम के एक म्यूजिशियन ने बनाया था जब उसने म्यूजिक को परफेक्ट कर लिया था। लेकिन मेलबॉर्न आकर बीच में इंटरफेयर कर दिया और उसे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा होता इसीलिए। लेकिन बताती ये ठीक नहीं है अभी। बताती पास्ट के बारे में कुछ बच्चे थे जो कि हर दुकान पर इसको कचरे में से लाकर बेचने की ट्राई कर रहे थे, लेकिन किसी ने नहीं लिया, तो इसीलिए एक शॉप पर यानी मेरी शॉप के सामने छोड़कर चले गए। फिर उसने इसे अंदर उठाकर रख लिया। लेकिन जैकिन उसे देखता तब जैकिन भी अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है कि जब वह बच्चा था तो वह भी कुछ ना कुछ चीज़ें बेचना चाहता था ढूंढ डाल कर जिससे कुछ कॉइन मिल सके। एक बार उसे एक कुर्सी मिलती है यानी चेयर, तो जिसको एक मोटा बच्चा छीन लेता है। वह भी बस खाने के लिए कुछ जुगाड़ करता था, इसलिए वह काफ़ी सारे कॉइन ऑफर करता है और कहता है वैसे खरीद रहा है। मेलबॉर बताती कि लेकिन ये खराब है, इसे कोई काम का नहीं है। तो वह कहता है कि यार ये कोई दिक्कत होगी तो अपने मैजिक से ये ठीक कर लेगा। ये सीन चेंज होकर दिखाया जाता है। बरवाडो और चेस्टर दोनों लोग ही आ गई होती हैं जैकिन के रूम पे या फिर घर पर, जहाँ पर कि वह थोड़ा जल्दी आ गए होते हैं और वे लोग बस जैकिन को और उसकी फैमिली का आने का वेट कर रही होती हैं। राफेल उन्हें बताता है कि अभी जो रेसिडेंस या फिर लोग हैं वह आने वाले हैं, इसलिए उन्हें थोड़ा वेट करना चाहिए, वे लोग थोड़ा जल्दी आ गए हैं। लेकिन पूछने की ट्राई कर दिया कितना टाइम लगने वाला है। फिर इस तरह से बात कर रही होती, लेकिन वे कह रही होती है कि सच में उसे काफ़ी अजीब लग रहा है इस तरह से बटलर के तौर पर रेफर को देखने पर। लेकिन रेफेल की बात खत्म करो, इधर तब तक उनकी फैमिली भी आ जाती है और वह काफ़ी खुश होकर जाकर ग्रीट करती है और जाफर की जैकिन भी आता है। लेकिन चेस्टर उसको भी आकर ग्रीट करती है तो जैकिन कहता है वो आखिर ये कौन है जिसको तो उसने पहले कभी भी इन्वाइट ही नहीं किया था। यानी वह कह रहा होता बर्बाडो के बारे में, तो उसको बिना इन्वाइट के यहाँ पर कैसे आ गया। लेकिन तभी बैल होती है, वह कहती है नेफी से कि अब कोई बच्चा कुचा खाना है वह उसे दे सकती है। लेकिन वह इस बात सुनकर बर्बाडो काफ़ी अनॉयड हो जाता है। लेकिन जैगन उसे मारता है और कहता है क्या मेरी डॉटर के साथ में तुम इस तरह से बहस करोगे यदि वो कुछ करना चाहती है तो। लेकिन तभी नेफी कहती ठीक है वह आज डिनर के लिए इंतजाम करने जा रही है। लेकिन तभी चेस्टर कहती कि बेबी उसका खाना बनाने में हेल्प करेगी। तो बेल पूछती कि बेबी खाना बनाना जानती है, तो कहती हाँ थोड़ा बहुत तो जानती हूँ। उस नेफी कितना तो मतलब हेल्प कितना नहीं जानती हूँ। तभी गलती से खाना सब गिरा देती सब्जियाँ, तो उसको बेल होती है प्रिपेयर करने की रोकने की ट्राई करती है। इसे काफ़ी ज़्यादा ही दुखी होने लगती है। इधर सोच रहा होता है जैकिन कि सच में ये गर्ल जब भी आती है तब केवल तबाही मचाती है। वह उस मोर फोनोग्राम को ठीक करने की ट्राई कर रहा होता है तो वहाँ पर बर्बाद आकर बताता है तुम्हें सचमुच चर्च में जाकर कुछ देखना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर कुछ नजर रखनी चाहिए, बिकॉज एक दिन वह गर्ल है वह मरने वाली है या फिर कोई ना कोई उसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो बताने लगता है काम के बारे में। वह गर्ल सच में कितनी ज़्यादा अपने काम में दिक्कतें खड़ी करती है। जब वह कल काम कर रही थी उसने सब कुछ ठीक कर लिया था, यानी कहे तो चेस्ट ने, लेकिन गलती से वह टी उठाने गई थी तो उसकी वजह से उसने सारे पेपर्स थे उनको सबको नीचे गिरा दिया और आखिरकार सब मैसअप कर दिया। और उसके बाद में फिर वह रोने लगी, आखिर उसे क्या करना होगा तो। लेकिन उसने अपने मैजिक से उसकी हेल्प की थी और कि हर काम में संभालने के लिए इस तरह से सारे पेपर्स को उसने एक तार कर दिया। और जब रखने के लिए जा रही थी डोर्स में या फिर कहे तो लाइब्रेरी में, तो वहाँ पर वह उन सारे फर्नीचर्स को अपने ऊपर गिराने वाली थी जिसको उसको खुद ही रोकना पड़ा। और आखिर कहें तो पूरी रात उसको 1 मिनट सोने को भी नहीं मिला, बस उसकी हेल्प ही करते हुए निकल गए। कि सच में ऐसी मैसअप गर्ल कोई काम कर सकती है, इसीलिए उसे फ्रस्ट्रेशन हो रही है, उससे अच्छा तो उसे ही मार दे। तो जैकिन कहता है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मर जाओगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम्हें उसका काम करते रहना होगा या हेल्प करनी होगी। लेकिन मैं सोचने लगता है चलो ठीक है अभी तुम इतना काम कर रहे हो तो फिर तुम जब चाहो तब यहाँ पर ड्रिंक करने के लिए आ सकते हो। इधर दिखाया जाता है नेफी जो कि कहती है उससे अपना सूप उसको एक बार ट्राई करने के लिए। जब वो उसको पीती है तो उसके रिएक्शन को वो देखना चाहती है। लेकिन वह भी एक बार ट्राई करती है और कहती है ठीक है सच में ये उसको पुराने बेकार वाटर की तरह उसे स्वाद लगता है। वह कहती है मुझे सच में डिनर के लिए कुछ तो सेव करके रखना होगा, इसलिए नेफी अपने सूप को वहीं पर ढक देती है और कहती है इसको किसी को भी सर्व करने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो कुछ और ट्राई करना चाहती है। और वह कहती ठीक है वो कुछ और बनाने वाली है डिनर के लिए। इस तरह से डिनर का टाइम हो गया होता है जहाँ पर फोनोग्राम होता है उसको भी जैक ने ठीक कर दिया होता है और वे लोग बजाना उसे स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर कि कुछ पियानो और कुछ और आवाज़ें या फिर आने लगती हैं जो कि काफ़ी अच्छी लग रही होती हैं। वे लोग कहते हैं सच में काफ़ी अच्छा। लेकिन जैकिन कहता है सच में ऐसी ब्यूटीफुल चीज़ें एक सॉर्सरर घर में रहना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन फिर भी राफेल कहता है कि उसे इसके बारे में
थोड़ा बहुत याद है, या फिर कहे तो ऐसा सॉन्ग उसने एक बार एक डांस पार्टी में या फिर एक पार्टी में गया था तो वहाँ सुना था, जहाँ पर कि कुछ कपल्स थे उसके साथ में डांस कर रहे थे सॉन्ग के साथ में। लेकिन सभी लोग खाने के लिए बैठ जाते हैं, तो जहाँ पर चेस्टर बताती है सच में जो डिशेज उसने बनाई हैं वे काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। लेकिन बर्बाडो से कहता है कि सच में वह एक चाइल्ड है और उसको सच में ये इतनी ज़्यादा अजीब या फिर अलग अलग तरह के टेस्ट लग रहे हैं। वह क्या लगती है ऐसा कुछ नहीं, वह कुछ क्या कह रहा। लेकिन वो उसे बताना स्टार्ट करता है कि वह एक बच्ची है। वह इस बात से काफ़ी भड़कने लगती है और कहती है तुमने ड्रिंक कर लिया है और तुम इस तरह से ड्रिंक कर रहे हो खाने खाते टाइम। लेकिन वह कहता उसको पहले से परमिशन मिल चुकी है जैगिन तरफ से, और वह कहने लगता है वैसे उससे तो वह ठीक ही, वह एक चाइल्ड है जो कि एक खिलौने के साथ में सोती है। वह कहने लगता है कहती लेकिन कोई नहीं, वह उसको पोको जो कि फेवरेट टॉय है। वह कहने लगता हाँ लेकिन फिर भी वह टॉय तो है ही ना, इसीलिए वह उसके साथ में रखती है। वह कहने लगती है सच में कितना ज़्यादा बुरा है वो उसके टॉय के बारे में ऐसे गलत बात बोल रहा है या फिर मजाक बना रहा है इसीलिए। लेकिन नेफी उसे बताती है कि जब तुम्हारे ऊपर पॉइजन का अटैक हुआ था तो वह केवल बर्बाद हुई था जिसने तुम्हें बचाया था, इसलिए वो काफ़ी थैंकफुल भी होती है कि ठीक है तो उसने बचाया तो उसे थैंक यू सो मच। लेकिन बर्बाडो कहता हाँ क्या फ़र्क पड़ता है, तुम सच में एक बच्ची से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो कि टॉय के साथ में खेलती हो। वैसे उस टॉय का नाम क्या था, अरे हाँ पोको ना। लेकिन वह सच में काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है कि आखिर वह किस तरह से ऐसे उसका मजाक बना सकता है। इसी वजह से सब लोग होते हैं कान बंद कर लेते हैं और जो म्यूजिक होता है वो थोड़ा ख़राब होने लगा होता है। तो आखिर सब लोग डर कर रहे होते हैं, लेकिन जो राफेल होता है वो जाकर उस म्यूजिक के पास में एक हाथ मारता है, इससे म्यूजिक बंद हो जाता है। और जैकिन कहता है ठीक है अब तुम्हें इस तरह से बातें कुछ बताने की जरूरत नहीं। वह कहने लगता है हाँ और क्या, लेकिन वह इतने सारे कामों को भी तो खराब करती रहती है ना अपनी शॉप में, और उसे सब कुछ पता है। नेफी कहती है कि अब उसे चुप रहना चाहिए, इसे कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। और फिर वो सूप को पीता और कहता सच में ये सूप कितना ज़्यादा बेकार। लेकिन नेवी कहती है उसने तो ऐसा कोई सूप सर्व भी नहीं किया था। लेकिन जेस्टर कहती क्या सच में, वह कहती है आखिर इस टेस्ट की वजह से वह सच में उसका मूड काफ़ी ज़्यादा ही खराब हो जाता है। वो रोने लगती है इस बात के लेकर कि सच में उसका सूप इतना बेकार था। लेकिन उसको एक नया नज़ारा देखने को मिल रहा होता है जैकिन के लिए। इधर देखते हैं तो जैकिन होता है वह फोनोग्राम को ठीक कर रहा होता है। यहाँ पर कि नेफी आकर पूछती है आखिर वह क्या कर रहा है, आखिर वह इतनी ज़्यादा मेहनत इसके लिए क्यों कर रहा है। उसकी बात सुनकर वह कहता है वह उसको ये गिफ्ट देना चाहता है इसे सही करने के बाद, जिससे कि वह आराम से जब चाहता है उतना म्यूजिक को सुन सके। ये बात सुनकर नेफी काफ़ी खुश हो जाती है। वह कहता है सच में उसे ये काफ़ी अच्छा लगता है एक फ्रेंड्स के तौर पर, फ्रेंडशिप के तौर पर। उसके पास में कुछ पहले भी फ्रेंड थे जो कि उसके साथ में कुछ चीज़ें शेयर किया करते थे, इसीलिए वह उसको एक गिफ्ट के तौर पर देना चाहता था। लेकिन नेफी पूछती है क्या तुम जिस फ्रेंड्स के बारे में बात कर रहे हो क्या कोई और भी है जो कि तुम्हारे साथ में सर्वाइव कर पाया है। इसकी बात सुनकर वह सोचने लगता अपने पास्टनों के बारे में, और सोचने लगता आखिर ये कौन बच्चे थे जो कि इस फोनोग्राम को भी बेच कर गए थे। इस तरह से वह उसको ठीक करना स्टार्ट करता है और कुछ टाइम बाद आखिरकार वो उसको रिपेयर भी कर लेता है और वो उसको बजाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन उसकी जो धुन होती है वह काफ़ी अच्छी लग रही थी, दोनों लोग ही सुन रहे होते हैं। लेकिन बेल जिसको भी एक मौका मिल गया होता है और छुपकर उन दोनों की लवली डबली बातें सुन रही होती है और देख रही होती है खड़े होकर। लेकिन राफेल कहाँ पीछे छोड़ने वाला होता है। इधर दिखाया जाता है नेफी जो कि कुछ गुनगुना रही होती है मेलोडीज को, जिसके मतलब म्यूजिक के साथ में, और जैकन को ये काफ़ी अच्छी लगती है। वो उसकी तारीफ करने जा रहा होता है लेकिन अचानक से रुक जाता है। उसकी इस तरह की फितरत नहीं है कह सकते हैं, इसीलिए वह थोड़ा रुक जाता है। लेकिन दोनों ही डांस करने के लिए अब तैयार हो गए होते हैं, वो इनवाइट भी करते हैं, लेकिन उनको नहीं पता किस तरह से डांस किया जाएगा। राफेल वहाँ पर आता है और बेल को वहाँ से पकड़ कर ले जाता है, और राफेल आकर उनको कुछ इंस्ट्रक्शन देता है डांस के बारे में। लेकिन इधर वो दो लोग जो हमेशा लोनली रहता था जैकिन, अब डांस कर रहा होता है या फिर कुछ डांस सीख रहा होता है। इधर नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है विलेज में, जहाँ पर कि एक सुनसान गली या फिर कह सकते हैं जहाँ पर ज़्यादातर बच्चे होते हैं, वहाँ पर यही म्यूजिक बज रहा होता है, एक मेलोडी वाला म्यूजिक, जहाँ पर सारे बच्चे इसको एंजॉय कर रहे होते हैं। आसपास के लोग भी इसको देख रहे होते हैं। लेकिन सच में जो नेफ्यू होती है और जैक के बीच में फर्स्ट डांस हुआ होता है, और यहाँ पर कहे तो उनकी लव स्टोरी अब आगे तरफ बढ़ रही होती है। इसी साथ में ये सीरीज तो यहीं पर एंड होती है। लेकिन यदि आपकी पसंद की कोई सीरीज आप एक्सप्लेन करवाना चाहते हैं तो नाम कमेंट कर सकते हैं एनमी का, जल्दी उसकी पे वीडियो आ जाएगी। तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड। गुड बाय, सायोनारा।